इंटीग्रल कैलकुलस एक ऐसा मैथमेटिक्स की ब्रांच जिसमें कई सारी मैनिपुलेशन की वजह से डिफिकल्ट लगता है कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में कब कौन सा कॉन्सेप्ट या कब कौन सी ट्रिक लग जाती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इंटीग्रल कैलकुलस को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा भी मानते हैं कि सर पता ही नहीं चलता कब इसके अंदर क्या पुट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इस इंटीग्रल कैलकुलस को आसान करते हैं। जो जेईई मेन में आए हुए क्वेश्चन से अभी जनवरी अटेम्प्ट वाले उन क्वेश्चंस को यहाँ पर हम स्टडी करेंगे और एग्जामिनर के माइंडसेट को भी डिकोड करेंगे कि कैसे हम इन चैप्टर्स के अंदर महारत हासिल कर सकते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर मेजरली आप जानते हैं 4 चैप्टर्स आते हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी दोनों मिला के इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की बहुत सारी अप्रोचेस होती है, उसमें कब कौन कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं ये सब मैंने आपको यहाँ पर समझाया है कि ये लिखा हुआ हो तो ये वाली ट्रिक अप्लाई कीजिएगा, ऐसा लिखा हो तो ये अप्लाई करते हैं। जब आप ऐसे इसको इस तरीके से सोचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा सिमिलर क्वेश्चन सर ने क्लास में कराया था, यहाँ बताया था कि अगर ऐसा प्रोफाइल हो तो इसके अंदर ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। थोड़ा सा ये जो इसमें इंटीग्रेशन की ट्रिक्स होती हैं बहुत ज़्यादा याद करने जैसा नहीं है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेंट ज़्यादा होते हैं। फिर 3rd चैप्टर इसी के अंदर आपका है एरिया अंडर द कर्व, जिसके अंदर कर्व का ग्राफ बनाना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना और जिस रीजन का वो एरिया कंप्यूट कर रहे हैं उसी के बारे में बात करना। वरना कई सारे एरिया होते हैं ग्राफ बनाने के बाद, हम पता नहीं कौन सा एरिया कैलकुलेट करके आ जाए। इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, क्वेश्चन के अंदर जो पूछा है उसके ऊपर फोकस करना और उसी की कैलकुलेशन निकाल कर लेकर आना, कर्व ट्रेसिंग की हेल्प करना। इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, आसान भी बनते हैं। हम फोकस करने वाले हैं एग्जामिनर में रिसेंट ट्रेंड्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर हम डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस का मिक्स देखते हैं और थोड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा भी दिखता है। और वहां का जो फेमस कॉन्सेप्ट है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली फॉर्म जिसके ऊपर एग्जामिनर्स की हाईलाइटेड है, उसकी प्रैक्टिस ढेर सारी करनी। तो ये सब आपको बिल्कुल इस सेशन के अंदर देखने को मिलेगा। रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि मैंने यहाँ पर आपको एक बुकलेट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें उस क्वेश्चन के नीचे स्पेस प्रोवाइडेड है, जैसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए हमने किया था। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एग्जांपल से आपको मैं समझा दूं। आप देख सकते हैं आपके पास एक बुकलेट है, क्वेश्चन के नीचे स्पेस प्रोवाइडेड है। सबसे पहले ये चैप्टर वाइज है, जैसे आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है तो आप उसके क्वेश्चन एक साथ कर सकते हैं, डेफिनेट के करने हैं, एरिया के करने हैं या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के करने हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको 1 गो के अंदर उसका पहले अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद आपको उसके साइड में उसके सॉल्यूशंस के लिए इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, सीधे उसके सॉल्यूशन उसी के पास में QR कोड है। अगर आप टैबलेट पे कर रहे हैं तो टच करके पहुंच सकते हैं PDF से डायरेक्टली, और अगर आप अपने घर पे इसका प्रिंट आउट निकाल के यूटिलाइज कर रहे हैं तो फिर आप QR कोड को स्कैन कर लीजिए। इंटीग्रल कैलकुलस हम सब की जेईई में जो परफॉर्मेंस होती है उसके लिए बहुत इसेंशियल पार्ट इसका रहता है। ऐसा मैंने आज तक ऐसा इंजीनियर नहीं देखा जो इंटीग्रल कैलकुलस छोड़कर गया हो और IITian बन गया हो या NIT गया हो। इंटीग्रल कैलकुलस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बहुत सारे स्टूडेंट को इसको सॉल्व करने में मज़ा भी आता है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे भी DS स्टूडेंट्स हैं जो इन टॉपिक से डरते हैं, लॉजिक नहीं कनेक्ट कर पाते हैं। तो सभी से कहूँगा अच्छे से लॉजिकली एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। इन केस अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो उसके बाद सोचिए कि ऐसा क्यों किया गया। वो जब क्यों को आप सुनेंगे तब थॉट वहाँ से डेवलप होता है कि अच्छा ऐसा था इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ये एक प्रोसेस है जो एक सर्टेन टाइम के बाद आप सीखेंगे। अभी टाइम है आपके एग्ज़ाम में, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने जेईई के मैथमेटिक्स के स्कोर्स के अंदर एक अच्छा इजाफा आप मार्क्स के अंदर कर सकते हैं। याद रखिएगा कॉन्सेप्ट से मार्क्स आते हैं, लेकिन तभी आते हैं जब कैलकुलेशन भी हमारी सही हो। जो यहाँ मैनिपुलेशन, कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन तीनों की जुगलबंदी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ढंग से इन सवालों को सॉल्व कीजिए और अपने जेईई में जो आपका स्कोर आने वाला है उसको और बेहतर बनाइए। मैं आपके साथ हमेशा मैथमेटिक्स की बातें यहाँ पर करता रहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे बारे में थोड़ा कम जानते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वायरल टीचर नहीं हूँ। तो मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आप ही का कॉलेज का सीनियर हूँ और पियर्सन की जो बुक्स आती है उनका ऑथर भी मैं ही हूँ। तो यहाँ पर अगर आप एक फोकस करें, जो कोटा की मेथोडोलॉजी है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कैसे आप इन सवालों को अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं, इनके ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या हो सकती हैं। अगर मैंने कभी कोई मेथड यूटिलाइज़ किया और दूसरा वाला लेंदी अप्रोच यूटिलाइज नहीं किया
तो वहाँ पर एक रीज़न कैलकुलेशन का हो सकता है, उसको छोड़ने का। दूसरा टाइम, क्योंकि एग्ज़ाम में हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से नहीं लड़ रहे होते हैं, एग्ज़ाम में हम कैलकुलेशन और टाइम से भी लड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो अप्रोच वही अच्छी है जो कम टाइम में कम कैलकुलेशन में आंसर तक पहुँचाए, ठीक है। तो ऐसा आपके साथ कई बार होगा कि आपके से कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और लेकिन उसके मल्टीपल अप्रोचेस है, तो कौन से रूट को डिसाइड करना है, कौन से मेथड को डिसाइड करना है, यही से प्रैक्टिस की बातें हैं। कुछ सजेशन है मेरी तरफ से, पहले चैप्टर वाइज बुकलेट्स को आप सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद सभी के आंसर की एक साथ देखिएगा, एक एक करके आंसर्स ना देखें, ठीक है, नंबर 1। सेकेंड, सोल्यूशंस वहीं पर आपके सामने हैं, चाहे आप QR कोड से करें या उसको टच करके करें, सोल्यूशंस आपको दिख जाएंगे, अच्छे से उनको सुनिए। जो क्वेश्चंस आपसे सही से सॉल्व हो गए हैं, एक बारीक नज़र से उनका सॉल्यूशन ज़रूर देख ले, क्या पता वहाँ पर कोई और ऑल्टरनेटिव अप्रोच दे रखी हो। तो जो सवाल हमें आते हैं उनसे भी हम सीखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और मैं एडवाइस आपको करूँगा कि इन सब को सीखने के बाद मैथमेटिक्स के बाकी जो ब्रांचेस जो आपके कवर्ड नहीं है या आपको लगता है कि कुछ चैप्टर जो आपने छूटे हुए हैं, उनको भी आप एक मीडियम लेवल तक ज़रूर करके जाइए, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें इंटरमिक्स क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो किसी भी मेजरली ऐसा नहीं कि बहुत सारा सिलेबस हमने छोड़ रखा हो, मेहनत करोगे तो रिजल्ट तक ज़रूर पहुँचोगे, ठीक है। और हाँ, ये बुकलेट आपको मिलेगी कैसे, यहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कीजिए कि सर हमें इंटीग्रल कैलकुलस की बुकलेट चाहिए, तो बस आपको सीधा वो आपको DM कर दी जाएगी। समझ गए? बस पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। ये स्टूडेंट्स, मेरी आपसे 3 अपील है। नंबर 1, इस चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मैथमेटिक्स के ढेर सारे कंटेंट हम इसके ऊपर लेकर आते रहते हैं। कई बड़ी बड़ी सीरीज हमने इसके ऊपर चला रखी है, जैसे कोटा मॉड्यूल्स के सॉल्यूशन की बात हो रही है, PYQs JEE एडवांस की जो सीरीज है वो हम लेकर आ रहे हैं, और भी नए कोर्सेज इस पर लाने के लिए एक मोटिवेशन मुझे आपसे चाहिए, जिसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। सेकेंड, कमेंट कीजिए जो आपको लगता है कि हाँ मुझे इस बात पे सर की बात अच्छी लगी, या मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन भी हो सकता है, या मेरे मेथड में क्या मिस्टेक है, या आपकी कोई और जनरल आपको लगता है कि मेरी एकेडमिक प्रॉब्लम ये इसका एड्रेस होना चाहिए, वो सब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमेशा उसके नीचे कमेंट करके 2 वर्ड एप्रिसिएशन के लिख सकते हैं। थर्ड है, एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास जो कि मैथमेटिक्स से डरते हो या जिनको मैथमेटिक्स बहुत पसंद आती है, उनके पास इन वीडियोस को शेयर जरूर करें, जिससे जो स्टूडेंट्स मैथमेटिकल अप्रोच डेवलप नहीं कर पाते हैं या उसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो चारों तरफ मैथमेटिक्स के फोबिया की कहानी चली आ रही है, उसको हम सब मिलकर हटा सके। ओके, तो इन तीनों अपील्स पे आप गौर कीजिएगा, बाकी आप आगे सुन सकते हैं। एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं जो JEE मेन 2026 में पूछा गया। साइन पावर -11/2 कॉस पावर -5/2 dx लिखा हुआ है। अगर हम साइन और कॉस दोनों की पावर्स का सम निकालते हैं, वो आता है -11/2 -5/2 -8 आ रहा है। जब भी साइन और कॉस की पावर्स का सम नेगेटिव इवन इंटीजर आता है, ये ट्रिक याद रखिएगा, जब भी साइन और कॉस की पावर्स का सम नेगेटिव इवन इंटीजर आता है तो इसका मतलब है कि वहां पर tan थीटा बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। तो फिर हम भी वही करते हैं, जो इंटीग्रेशन हमारे पास लिखा गया है, यहाँ है साइन पावर है -11/2, तो हम भी यहाँ पर cos x पावर -11/2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ये डेटा हमने बनाया। आगे जाते हैं तो साइन अपॉन कॉस, ये आपके पास से tan बन जाएगा। यहाँ से आप देखिए पावर से थोड़ा बैलेंस कीजिए, यहाँ कॉस आता है, ये आपके पास से -8 बनते हैं। अब tan तो अपने पास है ही सही, कोशिश ये करनी है कि इसको जब हम tan को t पुट करते हैं तो फिर sec² x आपके पास बनता है, cos पावर माइनस में है तो ये sec पावर 8x आपके पास से बनने वाला है, ठीक है। अब आगे पहुंचे, यहाँ पर tan पावर -11/2x लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 1 + tan² x है और क्यूब कर देते हैं, और एक sec² x को हम सेपरेट कर देते हैं। ये sec² x है, स्क्वायर है, क्यूब करोगे तो पावर 6 बनेगा, 6 और 2 8 बन जाएगी आपके पास से। ये डेटा आपके पास से निकल के आता है। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं कि हम tan x को t पुट कर दें।
10x को t पुट करने के बाद डेटा बनता है sec स्क्वायर x की वैल्यू आपके पास है dt बनती है। ये है t पावर -11/2, 1 प्लस आपके पास है t स्क्वायर की पावर क्यूब है और ये dt है। ठीक है, आगे बनाते हैं बात को। t पावर 11/2 आपके पास है, 1 प्लस आपके पास, इसको ओपन कर लीजिए, t पावर 6 है, 3t पावर 4 है, 3t स्क्वायर है और dt है। अब फॉर्मूलेस बिल्कुल हमारे टिप्स पर होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब, ऐसा नहीं कि वहां पे हमें सोचना पड़ रहा है, स्पीड चाहिए सब चीज़ों में। तो यहाँ पर ये t पावर 6, 3t पावर 4, 3t स्क्वायर डेटा बना। अब ये मल्टीप्लाई में आएंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखिएगा t पावर -11/2 प्लस पावर 6 है, 6 और ये 11/2 है आपके पास है, 1/2 बनेगा, पावर में 1/2 रहेगा। फिर यह पावर 4 है, 4 आप देखेंगे 8 बनेगा, यानी t पावर -3/2 बनेगा। अगला चलते हैं, t स्क्वायर है, आप यहाँ से 4 बनाइए तो 4 वहाँ से जाएगा तो 7 बनेगा। ये डेटा आपके पास से बना। ठीक है, और कॉफिशिएंट्स का भी ध्यान रखिए, 4 टर्म आएंगे, एक का 1 है, एक का 1 है, फिर 3 और 3 है, लास्ट वाला में कॉफिशिएंट 3 और 3 है। इंटीग्रेशन करते हैं, t पावर -9/2 डिवाइड बाय -9/2, t पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, t पावर -1/2 -1/2, t पावर -5/2 अपॉन -5/2 प्लस c, ये डेटा है, ये रेसिप्रोकल 1/t। अब एक बात याद रखिएगा, सभी आंसर्स हमारे पास कॉट में लिखे हुए हैं, तो इतना दिमाग में रखिए कि जब 10x की वैल्यू t है तो जब हम वापस रखना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, या तो 1/t हमारे पास बन जाए t पावर -1, इसको डायरेक्टली हम cot x बना सकते हैं, तो t पर नेगेटिव पावर्स रखिए ताकि हम उसको कन्वर्ट कर पाए। यहाँ -2/9 है और ये t पावर -1 पावर आएगी 9/2, फिर डेटा बनेगा 2/3, इसकी भी पावर -1 अगर हम करेंगे तो पावर बनेगी -3/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, अगला वाला देखिए आप, पहले से ही -6 बन रहा है, t पावर -1 है और हाफ आ जाएगा, यहाँ पर 6/5 है, t पावर -1 है और 5/2 बनेगा प्लस c, t पावर -1 कॉट है, बस कॉट को रख देंगे, ये आपके पास है कॉट पावर 9/2x आता है, यह है 2/3, कॉट पावर -3/2x आता है, 6 आता है, कॉट पावर 1/2x बनता है, 6/5 कॉट पावर 5/2x प्लस c बनता है। सो लेट्स सी क्या डेटा आपके पास से बनेंगे, उनको चेक कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में गिवन है पी वाई क्यू ए आर द पॉजिटिव इंटीजर जीसीडी 1 है। क्या मतलब होता है, जीसीडी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, यानी को प्राइम्स है, ये एक दूसरे के मल्टीपल नहीं हो सकते, तब बात पूछा है। आई की वैल्यू है 1 2 3 4, सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, फिर आपसे एक डेटा पूछा गया है, तब आप ध्यान से उसी ऑर्डर में बात कीजिएगा। कॉट्स पावर 9/2 यहाँ लिखा हुआ है, सामने माइनस है, P1 की वैल्यू 2 आई है, Q1 की वैल्यू 9 आती है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। ये GCD वाली बात ये है, अगर इसको 4/18 लिख सकते हैं, 4/18 भी 2/9 ही होता है, लेकिन हम 4 और 18 नहीं ले सकते क्योंकि 4 और 18 में 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 2/9 लिखे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, बात ये है। अगला ढूंढिए, आपके पास से 5/2 वाली पावर कहाँ है, 5/2 वाली पावर ये रही, इसके आगे भी माइनस है, 5/2 वाला पावर ये है, P2 का वैल्यू 6 है, Q2 का वैल्यू हमारे पास है, Q2 का वैल्यू 5 है, ये खत्म हुआ। आगे है हाफ पावर, हाफ पावर यहाँ पर है, हाफ पावर तो आपके पास यहाँ बनाइए, P3 की वैल्यू 6 है और Q3 की वैल्यू भी 1 आता है, फिर -3/2 है, ये रहा -3/2, यहाँ प्लस है, P4 है, मतलब बात समझ में आती है, P4 हमारे पास से 2 आता है और Q4 हमारे पास से 3 निकल के आता है, 2/3 कॉट पावर -3/2, 2/3। यहाँ 15 लिखा हुआ है, P1 P2 P3 P4 Q1 Q2 Q3 Q4, 15 आप देखिए तो आपके पास से डेटा बनता है, 2 है, 6 है, 6 है, 2 है, डिवाइडेड बाय 9 है, 5 है, 1 है और 3 है। कॉम्बिनेशन बनाइए, यहाँ से 9 कैंसिल होगा इससे 4 टाइम्स, 36 है,
3 कैंसिल होगा 5 टाइम्स और 5 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास 2 × 8 और ये डेटा आपके पास से निकल के आता है 16। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का मार्क करेंगे 16। एग्जाम में इसको बनाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको चाहिए कि m+n अगर नेगेटिव इवन इंटीजर आ रहा हो तो फिर 10 में उसको कन्वर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। गुड कॉन्सेप्ट, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड होता है, आना चाहिए आप सभी बच्चों को। ठीक है, बना लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस अगर हम करें तो यहाँ पर हमें एक fx निकालना है जो 2 - x² e⁻x है। पूरा डेटा यहाँ पर लिखा गया है। e⁻x ठीक है, यहाँ पर हम 2 देखिए 1 + x है, 1 - x है, दोनों का प्रोडक्ट अगर हम करके देखें तो 1 - x² बनना चाहिए। यहाँ 2 करके लिखा हुआ है तो फिर इसको हम ब्रेक करने की कोशिश यहाँ पर कर देते हैं। लेट्स रीराइट इट दिस वे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो √1 + x आता है, यहाँ पर भी √1 - x है और एक 1 - x बचेगा क्योंकि पावर कितनी है 3/2, तो एक हाफ पावर और एक सिंगल पावर हम सेपरेट कर सकते हैं। इतना लिखने के बाद इसको थोड़ा हम चाहते हैं कि सेपरेट किया जाए कि क्या और इसको बना सकते हैं। तो आप देखिएगा ये e⁻x से यहाँ 1 आता है, ये दोनों अगर आप थोड़ा कॉम्बिनेशन से बनाएंगे पास वाला आपका 1 - x और 1 + x बन चुका है। ये अंडर रूट है, यहाँ अंडर रूट है और एक 1 - x भी लिखा गया है। चलिए आगे चलते। e⁻x से यहाँ पर आप इसको थोड़ा थोड़ा देखना चाहें तो मैं चीज़ें अभी इसी फॉर्म में सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं ये इसको कैंसिल करता है और यहाँ रूट है, यहाँ एक पावर है तो हाफ पावर यहाँ भी बनेगा। वी आर हैविंग दिस डेटा। जब कभी e⁻x के पास दो फंक्शंस अगर ऐड करके लिखे हुए हों तो फिर एक रिलेशन है वो आप सबके दिमाग में आना चाहिए। e⁻x fx + f'(x), ये अगर हमारे पास लिखा है e⁻x fx + f'(x) तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आता है अपने पास से और ये बाय पार्ट्स करने से निकल कर भी आ जाता है। अगर आपको सोचना हो कैसे आया तो आप यू कैन जस्ट कंसिडर दिस एज अ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इसके बाद बाय पार्ट्स लगा देना, आ जाएगा आपके पास आंसर। तो ये रिजल्ट आता है कि एक बार fx होता है प्लस उसका डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास फंक्शन f है और ये है इसका डेरिवेटिव। आप चेक कर लीजिए इसका डेरिवेटिव अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकलेगा। √ पहले 1 - x का स्क्वायर बनेगा, फिर √1 - x, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1/2 टाइम्स √1 + x माइनस √1 + x, फिर इस आगे वाले का डिफरेंशिएशन 1/2 टाइम्स √1 - x इंटू -1। ये डेटा आपके पास से बनता है। सिंप्लीफाई करते हैं, डेटा आप देखिएगा तो यहाँ 1 - x है, यहाँ भी 1 - x, एलसीएम लेंगे तो ऊपर 1 - x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √1 + x, √1 + x, ये आपके पास है 1 + x बनेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ से 2 ये है, यहाँ पर 2 ये है तो 2 एलसीएम है, √1 + x, √1 - x, ये डेटा बना और यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये डेटा है। x से x चला गया है, 1 + 1 2 होता है वो भी चला जाएगा और ये डेटा जो बन रहा है वो सेम डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आई बात, सेम डेटा है। तो ये क्या बन चुका है f और ये कंफर्म हो गया कि दिस इज एन f'। तो रिजल्ट लिखने में आएगा हमारे पास है e⁻x fx + c। यहाँ f ये लिखा है तो कंफ्यूज करने में बच्चों को रिजल्ट याद रहता है तो जानबूझ के यहाँ पर इसको भी fx ही माना हुआ है। तो याद रखिए ये कैपिटल F है, दिस इज डिफरेंट फंक्शन। कोई भी फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव अगर यहाँ पर लिखा है तो उस तरह से हम बात कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग दिस एज अ कैपिटल F, नॉट द सेम फंक्शन विच इज गिवन टू अस। ठीक है, तो रिजल्ट ये बना। अब ये किसका डेटा है अगर आप देखें तो ये स्मॉल fx का डेटा है। √1 + x/1 - x e⁻x + c। हमें f(0) निकालना है, हमने लिखा है f(0) वैल्यू आती है 0। ये डेटा 1 बनता है, यहाँ e⁻0 है और ये 1 है। c का वैल्यू -1 आता है। fx आप बना सकते हैं जो आपके पास है e⁻x
1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1। सी का वैल्यू पता चल गया। हम इंटरेस्टेड हैं कि एफ ऑफ हाफ कैसे निकाला जाए। जब फंक्शन निकल के आ चुका है वहाँ पर बड़े प्यार से आप हाफ की वैल्यू भी रख दीजिए, बाकी सब तो फिर बन ही चुका है। तो हाफ अगर हम रखेंगे तो यहाँ 3/2 और यहाँ 1/2 और पावर में भी ई पावर हाफ बन चुका है, ये भी हाफ आपके पास से है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन हाफ। तो डेटा आपके पास से यहाँ से √3 बना है और ये भी √e है, -1 है, और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये डेटा आपके पास से आता है √3e -1, जो कि है लिखा हुआ हमारे पास से ए ऑप्शन। वी आर गोइंग टू मार्क इट एज एन ए ऑप्शन। तो याद रखिए सभी बच्चे, अगर e पावर x है तो ये वाली प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन बहुत सारे बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते, कैसे सॉल्व होगा। डायरेक्ट इसकी एप्लीकेशन कई वर्षों से पूछी जा रही है, याद रखिए। कैपिटल F मैंने यहाँ पर लिखा है क्योंकि स्मॉल f दे रखा था, ठीक है। बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं, याद रखिए। e पावर x से दो फंक्शंस को ऐड करके लिखा गया है, तो हो सकता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ट हो, इतनी प्रैक्टिस करके जाइए। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो जेई मेन के अंदर पूछा गया है। दिया जा रहा है कि ix लिखा हुआ है 3dx अपॉन 4x प्लस 6 रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि सर यही पता नहीं चलता कि क्वेश्चन के अंदर पुट क्या करना है। और इसकी ऐसा नहीं, ये चैप्टर थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि इरेशनल टाइप ही, मतलब कब क्या हो जाए पता नहीं चलता है। लेकिन फिर भी अगर कुछ स्टैंडर्ड टाइप अगर दे रखी है तो वहाँ से फिर हमें आइडिया लग जाता है, हम टीचर्स को भी वहीं से पता चलता है। जैसे आप इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, यानी फॉर्म अगर हम देखें तो 1/लीनियर रूट क्वाड्रेटिक है। अगर ये वाला फॉर्म कभी भी हो तो फिर आप लीनियर को 1/t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पर हमें क्या पुट करना होगा, 4x प्लस 6 का वैल्यू t पुट करना होगा, 1/t पुट करना होगा, जो हमारे पास से डेटा बनाता है 4dx की वैल्यू -1/t² dt बनती है। जो हमारे पास से dx का वैल्यू लेकर आता है -1/4t² dt। और यहीं पर अगर हमें कभी x का वैल्यू निकालना होगा तो हम लिखेंगे 1/t - 6/4, ये t का x का वैल्यू बन जाएगा, ठीक। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब आते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर। 3dx आपके पास है, dx का डेटा आपने देखा कितना आने वाला है, -1/4t² dt है। ये लीनियर टर्म 4x प्लस 6 आपके पास से 1/t बन रहा है, दिस इज 1/t। इस डेटा को थोड़ा आप देखिए क्या लिख सकते हैं, 4 अगर हम कॉमन ले लें तो ये x² प्लस x प्लस 1 माइनस 1 है। देखिए आप 4x² 8x प्लस 4 माइनस 1 इज 3। और इसको अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि ये 4 है और यहाँ पर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट। तो यही हम डेटा यहाँ पर बनाते हैं। ये आता है √4 आपके पास से आता है। x का डेटा आपको मालूम है क्या रखना है, x प्लस 1 है, सो आई एम हैविंग 1/4 1/t, और यहाँ पे x को आपने रखा, फिर है +1, ठीक। x को हमने रख दिया, फिर इसका है होल स्क्वायर, ये 4 टाइम्स इसका होल स्क्वायर हो गया है, देन देयर इज अ -1। ये डेटा आपके पास लिखा गया। चलिए सिंप्लीफाई करते। -3/4t² dt आपके पास है, 1/t है। इसको ओपन करते हैं और देखेंगे क्या डेटा हमारे पास से आकर बनने वाला है। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये अपने पास है 1/16t² माइनस, ये डेटा कितना बनेगा पहले वो देख लेते हैं, फिर होल स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि अभी इसके अंदर +1 भी करना है। तो ये बनेगा आपके पास से 1/4t, ये 3/2 बनेगा, फिर यहाँ पर 1 भी है तो 1/2 और आएगा आपके पास से। दिस इज द डेटा। t से t कैंसिल है, वी आर हैविंग -3/4 dt/t, एक t बचेगा। यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 4, ये है 1/4t² माइनस यहाँ पर 2ab विच इज 1/4t, हाफ का स्क्वायर 1/4 आता है, ये डेटा आपने लिखा, एंड देयर इज अ -1,
ठीक है, अब आप देखिए 4 1/4 कैंसिल हो गया, 1 बनेगा, 1 - 1 इज कैंसिल्ड आउट, और बाकी जो बचा है उसके हिसाब से इसको देखेंगे तो ये डेटा बनता है -3/4 dt। यहां पर ठीक है, डेटा बन गया। सिंप्लीफिकेशन की बात है, कैसे इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहां पर t है 1/4t स्क्वायर है, 1/t भी लिखा हुआ है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल है, तो आपके पास से एलसीएम अगर हम लेंगे तो डेटा बनता है 16t स्क्वायर, जो आपके पास है 4t स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। 4t स्क्वायर 4 से मल्टीपल है, और 1 - 4t हमारे पास से डेटा दिख रहा है कि 1 - 4t और बनेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। यहां पर 4t स्क्वायर लिखा गया है। अब इसके अकॉर्डिंग बस हमें यहां पर, ठीक है, सिंप्लीफाई और करना है। 4t स्क्वायर से 2t ऊपर आएगा तो एलसीएम आपके पास से बनता है -3/4, ये डेटा आपके पास से बनता है 2t, यहाँ t है, और ये अंडर रूट आपके पास से बन गया है 1 - 4t, एंड दिस इज dt। ये dt आपके पास है, -3/2 है, इंटीग्रेशन है 1 - 4t का पावर है -12, एंड इट इज dt। ये आपके पास से बनता है। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। -3/2 1 - 4t, हाफ पावर बनेगा +1 और हाफ यहाँ भी बनेगा, देन देयर इज अ +c, इससे कैंसिल हो जाएगा। इट इज -3 1 - 4t पावर हाफ, एंड इट इज +c। ठीक, ये डेटा बनता है। पूछा क्या है वो देखिए, I0, दिस इज IT। अब t को हमें रिप्लेस करना है वापस से, तो t की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास से t कितना है, जहां पर द वैल्यू ऑफ t इज 1/4x + 6, ये बनता है। एक बात और है, जब हम इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करने गए हैं तो इसका कोफिशिएंट -4 है, तो वो -4 भी यहाँ पर बनेगा, तो पावर +1 तो आ गया है, पर इसका कोफिशिएंट -4 है, ये भी यहाँ पर बनेगा। तब आप इसको देखेंगे, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस प्लस बन जाता है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 3/4 और जनरेट होता है। वी आर हैविंग 3/4, 1 माइनस, इट इज 4/4x + 6 पावर हाफ +c। यह है 3/4, आप एलसीएम लेंगे इसका, तो यहां से आपके पास है 4x + 2 डिवाइडेड बाय 4x + 6 पावर हाफ। ये है आपके पास से ix का फंक्शन। अभी भी मार्क्स नहीं देना चाहते, अभी कोई डेटा दे रखा है I0, फिर उसके बाद हमें I½ पर डेटा निकाला है, वो भी a√2/b + c है, उससे कंपैरिजन होके a + b + c के आगे जाके तब जाके मार्क्स देंगे। मतलब पूरे एग्जाम में इंटीग्रेशन हो गया है, आगे का भी और भी है जिसमें 2-3 मिनट और लगने वाले हैं, तब जाके हम आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं अगले वाले पेज पे लिख लेता हूं कि Ix हमारे पास से क्या बना। Ix वी आर हैविंग 3/4, और ऊपर है आपके पास है 2x + 1, और ये है 2x + 3, 1/2 + c आपके पास लिखा हुआ है, 1/2 + c। I0 की वैल्यू आपको पता है, I0 की वैल्यू हमारे पास से है √3/4 + 20। यह है 3/4, आप 0 रखिए तो 1/3 आता है, तो डेटा आपके पास बन गया है। ये है आपके पास से √3/4 + 20, ये √3 है, जो यहाँ से √3/4 + c बनता है, दे बोथ गेट्स कैंसिल्ड आउट, द वैल्यू ऑफ c इज 20, द वैल्यू ऑफ c इज 20। अब आगे बताइए क्या निकालना है, I½ का डेटा निकालते हैं, जो है 3/4, हाफ रखोगे तो ये 1 बन जाएगा, यहाँ भी 1 बन जाएगा, 1 + 3 पावर 1/2, और c का वैल्यू है 20। इट इज 3/4, ये 2/4 आपके पास से बनता है, जो हाफ आता है ये √2 बन जाएगा। ठीक है, 2/4 इज 1/2 + 20 हमने लिख दिया डेटा। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब आइए मैच कीजिए क्या लिखा हुआ है। हम चाहते हैं a√2/b + c लिखा रहे,
फिर वहां से ए बी सी नेचुरल नंबर हो, ए और बी का कॉमन 1 आए, ए रूट 2 बाई बी। अभी रूट 2 हमारे डिनोमिनेटर में लिखा गया है तो रूट 2 थोड़ा ऊपर बना देते हैं, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इट इज 3/8 रूट 2 प्लस 20 ए बाई बी रूट 2 प्लस सी, शायद यही डेटा है, देख लीजिए, ए बाई बी रूट 2 प्लस सी। ठीक है, अब आइए कंपेयर करते हैं। द वैल्यू ऑफ ए इज 3, द वैल्यू ऑफ बी इज 8, द वैल्यू ऑफ सी इज 20। नाउ अल्टीमेटली दे आर आस्किंग फॉर ए प्लस बी प्लस सी। वो डेटा हम बनाने जाएंगे तो डेटा बनेगा 3 प्लस 8 प्लस 20, इट इज कमिंग एज फाइनली कमिंग एज 31। और ये देख के अगर हमें ऑप्शंस में मिलेगा तो वो जो सुकून है वो अलग ही होगा। और अगर ये हमें ऑप्शंस में नहीं दिखता है तो फिर वापस से समय ना खराब करते हुए फिर से कैलकुलेशन को हमें देखना चाहिए। रियल टाइम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए आपको टाइम लग रहा होगा कि ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अगर मुझे ये एग्जाम में सॉल्व करना होगा तो मैं इतना समझा के नहीं करूँगा, जल्दी फटाफट से सोचूंगा सॉल्व करने के लिए। 31 इज द आंसर। ठीक है, 31 वी आर गेटिंग एज द फाइनल आंसर, जिसमें समझाया कि भाई कब कैसे क्वेश्चन अप्रोच होगा। 1/L रूट क्यू है तो ये पुट करना होगा। तो मैं आपको इन सॉल्यूशंस के साथ साथ सोचना भी सिखा रहा हूं कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, 1/L रूट क्यू है, लीनियर है आपके पास से 1/Q। ठीक है, 1/T पुट किया जब कभी ये फॉर्म लिखा हो। ऐसे आप इनफाइनाइट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिसमें 1/ लीनियर रूट क्वाड्रेटिक हो। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक रूट लीनियर होता तो फिर रूट लीनियर को टी पुट कर देते। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को सॉल्व किया, करेक्ट आंसर वी आर गेटिंग एज 31। ठीक है, बना लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एफ लिखा है, इंटीग्रेशन है 1 माइनस साइन लॉग टी 1 माइनस ln t dt है, t इज ग्रेटर देन 1, ये बात बताई गई है। फिर कुछ डेटा हमें दिए हुए हैं। यहाँ पर जैसे ln t हमें दिख रहा है तो सबसे पहला काम ही यही करना है कि ln t को ही p पुट कर लेते हैं। तो t की वैल्यू e पावर p आपके पास से बन जाएगी, तो dt को हम रख सकते हैं e पावर p dp। ठीक, इंटीग्रेशन को अगर हम देखें जो हमारे पास से t के टर्म्स में आएगा, वापस से बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 माइनस साइन p बन जाता है, 1 माइनस कॉस यहाँ से भी p बनता है। dt की वैल्यू है e पावर p dp। और जब भी ये e पावर x या e पावर p दिखता है और दो टर्म्स अगर साथ साथ लिखी गई हो तो दिमाग में वही बात आती है जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। कहीं ये क्वेश्चन इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर तो नहीं है जहां पर f(x) प्लस f'(x) एक फंक्शन में उसी का डेरिवेटिव लिखा होता है तो उसका इंटीग्रेशन e पावर x f(x) प्लस c जनरेट हो जाता है। तो लेट्स सी क्या ये इसी के ऊपर बना हुआ क्वेश्चन है या नहीं है। तो यहाँ पर हम पहुंचे तो हमने इसको बना दिया, ये है e टू दी पावर p 1 माइनस, डेटा बनाएंगे तो बनता है 2 साइन p/2 कॉस p/2। यहाँ पर अपने पास से 1 लिखा गया है, हाफ को भी हम डबल एंगल में हाफ एंगल में चेंज कर देंगे p को, 1 माइनस p²/2 dp। ये डेटा मैंने बना दिया। ठीक है, 1 से 1 चला जाएगा, e टू दी पावर p है, यहाँ से आपके पास से 1/2 आता है, साइन स्क्वायर है यहाँ पे आप लेकर चलिए तो डेटा आपके पास से बनता है कॉसेक स्क्वायर p/2। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और आपके पास से 2 बनेगा जो बनता है कॉट ऑफ p/2 dp। ठीक है, साइन बना कॉसेक, साइन से साइन कैंसिल है, 2 कॉट यहाँ से डेटा बना। अभी जो हाफ का फैक्टर है थोड़ा इसको भी अगर आप चाहें तो यूटिलाइज कीजिए, यही कहूँगा, और एक माइनस साइन भी कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से आपके पास बनता है कॉट ऑफ p/2 1/2 कॉसेक स्क्वायर p/2 dp। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास से आ रहा है। आगे क्या चाहते हैं, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व, ये फंक्शन अगर हमारे पास से f है तो ये इसी का डेरिवेटिव है f'। इससे कंफ्यूज मत होना, आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल F। ठीक है, ये सब कैपिटल F है क्योंकि स्मॉल f हमें ऑलरेडी गिवन है। तो बताइए, कॉट p/2 का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर p/2 और p/2 का हाफ और बनेगा जो यहीं पर लिखा गया है। तो ये हमारे पास से इंटीग्रेशन में बन जाएंगे e पावर p और f जो बनेगा कॉट ऑफ p/2 प्लस c। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब p उधार का है, अब हम p को चुका देते हैं, p की वैल्यू आती है log t,
तो रख देते हैं डेटा अपने पास, फाइनली क्या निकल के आता है। तो एफ टी पे हम इंटरेस्टेड हैं, टी पी का वैल्यू वापस से बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पी की ई पावर पी कितना होता है टी, तो वी आर गेटिंग दिस एज माइनस टी। फिर कॉट है, पी की वैल्यू लॉग टी आता है, लॉग टी बाई टू, पी की वैल्यू लॉग टी बाई टू आता है, देन देयर इज अ प्लस सी। तो बच्चों हमारे पास ये डेटा निकल गया, तो बधाई हो, फंक्शन आया है। अब आगे सुनो, आगे क्या पूछा है। ई पावर पाई बाय टू अगर हमसे पूछा है एफ ऑफ ई टू द पावर पाई बाय टू, यहाँ डेटा हमने रखा, फिर आता है टी की जगह माइनस ई पावर पाई बाय टू, ये बनता है कॉट। ई पावर पाई बाय टू आप रखोगे तो पाई बाय टू करोगे, पाई बाय 4 बनता है, देन देयर इज अ प्लस सी। और ई पावर पाई बाय टू का डेटा आपके पास से आता है माइनस ई पावर पाई बाय टू, इसका वैल्यू कितना आता है माइनस ई पावर पाई बाय टू। ये दोनों आपके पास से अगर आप देखेंगे तो सिक्वेंशियली आप देखेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे। आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ सी एस जीरो, आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ सी एस जीरो, ये डेटा जीरो आया है। तो और बेटर हमारे पास से फंक्शन निकल के आ गया है, माइनस आता है, टी आता है, कॉट आता है, एल एन टी बाई टू आता है, ये फंक्शन आ गया। अभी भी क्या चाहते हैं, वैल्यू निकालिए एफ ऑफ ई टू दी पावर पाई बाय 4 पर डेटा निकालना है। ई टू दी पावर पाई बाय 4, यहाँ से आता है कॉट, और लॉग बनेगा पाई बाय 4, आधा कर देंगे, पाई बाय 8 आता है। 22.5 डिग्री आपके पास से आता है यहाँ से डेटा, ठीक है। चलिए बना लेते हैं, ये है ई टू दी पावर पाई बाय 4। तो ये डेटा आपको पता हो तो √2 प्लस, वो जो छोटी छोटी बातें ट्रिग्नोमेट्री में बोलते थे ना कि सर ट्रिको कहाँ काम आता है, ये भी देखो कितना अच्छे से आ गया। 22.5 डिग्री की tan थीटा के अंदर वैल्यू √2 - 1 होता है, कॉट के अंदर 22.5 होता है, tan का 67.5 डिग्री, जो √2 + 1 डेफिनेटली 1 से बड़ा होगा, तो √2 + 1। छोटे छोटे कभी मिस्टेक्स आ जाए तो बेसिक्स आइडिया लगा सकते हैं कि tan बढ़ता है, कॉट घटता है, ठीक है। तो 22.5 डिग्री जो होगा 45 से कम होगा, 45 डिग्री से कम होगा, कॉट 45 1 होता है। tan में देखा जाए तो 22.5 कम होगा 1 से, लेकिन कॉट में क्योंकि डिक्रीज करता है तो 22.5 बड़ा होगा, √2 + 1 इसकी वैल्यू आती है। अल्फा कंपेयर कीजिए यहाँ से, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, दोनों ही नेगेटिव में रहेंगे, -√2 and -1, दिस इज आवर फाइनल आंसर। -√2 - 1, वी आर गोइंग टू मार्क इट एज अ फर्स्ट आंसर, वी आर गोइंग टू मार्क ए एज द फाइनल आंसर, ठीक है। स्मार्ट क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हर वर्ष कुछ ना कुछ इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। इसको अपना दोस्त बना लीजिए कि ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। चलिए जेई मेन का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर जैसे अवेंजर मूवी होती है ना, कई सारे हीरोज एक साथ आ जाते हैं, वैसे ही इस चैप्टर के अंदर भी, इस क्वेश्चन के अंदर भी कई सारे चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा, उसका भी ट्रिकी वाला प्रोफाइल है, आसान वाला नहीं है कि सीधा पुट किया और बात बन जाएगी। सेकंड, लिमिट हमें दिख रहा है, फिर मैट्रिसेस हमें दिख रही है, और मैट्रिसेस के अंदर छुपा हुआ है f'1, यानी डेरिवेटिव भी निकालना होगा। फिर एडजॉइंट सिंगल एडजॉइंट नहीं है, डबल एडजॉइंट के साथ दिया है, उसका भी डिटर्मिनेंट निकालना, इसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, वो याद होगा तब ये बात बनेगी। यानी ये सवाल वही स्टूडेंट्स बनाएंगे एक तो जिनके पास थोड़ा टाइम हो, प्रैक्टिस अच्छी की हुई होगी, तभी ये विद इन टाइम फ्रेम में होगा। सेकंड, ये सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है, कि हम पहले इसको आइडेंटिफाई कर पाए, एडजॉइंट को जानते हो, समझ गए। तो इतनी सारी चीज़ें आजकल जेईई एडवांस में मैथमेटिक्स में अच्छे सवाल इतने पूछे जा रहे हैं। कैसे इसको डील किया जाए उसके बारे में थोड़ा देखिए आप। यहाँ है 2 पावर 9 है, 2 पावर x पावर 2 है, x पावर 9 है, 10 है, और आपके पास यहाँ पर 9x पावर 8 भी लिखा गया है। जब यहाँ पर कभी भी 3 टर्म्स लिखी हुई होती है ना, तो किसी एक टर्म की पावर को कॉमन लेने की कोशिश कीजिए। ऊपर हायर पावर से 7 है, x पावर 10 है, 9 है, x पावर 8 है, यहाँ से x पावर 9 जो टर्म है उसको मैं बाहर लेता हूँ, तो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो x पावर 18 ये बन जाएगा, और ये 1/x पावर 9 यहाँ बनेगा। x स्क्वायर कॉमन, x पावर 9 कॉमन लिया है तो 1/x पावर 9, 1/x पावर 7 बचेगा। देन there is a 2, इसका हो रहा है स्क्वायर, यहाँ पर आगे हम पहुंचते हैं। पावर 18 से डिवाइड करने जाओगे तो आपके पास से डेटा बनता है 7/x पावर 8,
प्लस यहाँ से और डिवाइड कीजिए तो ये 9 आता है अपॉन x पावर 10 आपके पास से बनता है। ठीक है, तो यहाँ से 7 अपॉन x पावर 8 आता है, 9 अपॉन x पावर 10 आता है, और ये डेटा आपके पास है। ये यहाँ से 2 बनता है, इसका है स्क्वायर, और ये आता है dx। ठीक, सब्स्टिट्यूट कीजिए, जो डिनोमिनेटर में लिखा गया है उसको हम टी पुट कर लेते हैं। 1 अपॉन एक्स पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 7 प्लस 2 की वैल्यू टी बनती है अपने पास से। -9 है, एक्स पावर -10 आता है, 7 है, -8 आता है, ये dx आता है, और ये बनता है dt। ठीक है, डेटा बना दीजिए। 9x पावर 10 है, 7x पावर 8 आता है आपके पास से, एंड दिस इज योर dx, जो आगे जाके बनता है -dt। तो क्या यही डेटा ऊपर लिखा हुआ है? जी बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। तो हमारे पास ऊपर वाला डेटा बन गया है -dt अपॉन यहाँ पर लिखा गया है टी स्क्वायर। दिस डेटा इज टी, ये बन गया टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन आपके पास से बनकर आएगा 1/t प्लस सी। टी उधार का है, क्या था टी, बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो डेटा हमारे पास बन गया है यहाँ से f ऑफ x है, t का डेटा t की वैल्यू x के टर्म्स में फिर से रखेंगे 1 अपॉन, ये डेटा आप देखिएगा 1 अपॉन एक्स पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 7 प्लस 2 एंड प्लस सी आपके पास से डेटा बन जाता है। ठीक है, ये टी हमने यहाँ पर रख दिया, ये डेटा आपके पास से बना। सिंप्लीफाई करें, यहां पर थोड़ा देखिएगा तो आपके पास से x पावर 9 ऊपर आ जाएगा। इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, प्लस 2x पावर 9, x पावर 9 हमने एलसीएम ले लिया है, और आपके पास से प्लस सी बनता है। ठीक है, ये डेटा आपने बनाया। क्या चाहते हैं वो देख लीजिए यहाँ से। वैसे हमें f ऑफ 1 भी पता है कितना डेटा आएगा, 0 पर वैल्यू 0 आती है। देखिए x ऑलरेडी कैसा है, पॉजिटिव है। तो अगर हम यहाँ पर लिमिट लगा के देखें 0 प्लस पर, लिमिट दिया हुआ है कि 0 आता है, तो ये 1 प्लस 0 प्लस सी है। आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ सी एज 0। फिर भी हमें f ऑफ 1 की वैल्यू दे रखी है कि 1/4 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 1/4 आ रहा है नहीं आ रहा, 1 रख के देखिए, 1 प्लस 2 और ये 4। ठीक है, 1/4 बनती बात, हमने इससे निकाल दिया। अब क्या पूछा, यहाँ पर f-1 हमें नजर आ रहा है। अब जो क्रांतिकारी बच्चे हैं वो क्या करेंगे, सर फंक्शन आ गया है, डिफरेंशिएट कर देते। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला, वो बड़ा सा जो फॉर्मूला होता है कि सर इसको मैं ऐसे लिख लूंगा कि f(x) मेरे पास लिखा गया है, यहाँ पर है x पावर 9, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x पावर 9। जी बिल्कुल आप लगा सकते हो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो थोड़े से जो स्मार्ट बच्चे हैं वो क्या करेंगे कि सर जब मैं f ऑफ 1 पता है तो मैं इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। एग्जाम टाइम में ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन अगर आपने कर दी तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि आपका डेटा ही गलत आ जाए। अब आप इसको प्रोडक्ट करने के बाद डिफरेंशिएट कर दीजिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी मैनेजेबल रहेगी, और थोड़ी सी नहीं, काफी हद तक आप इसको मैनेज कर जाएंगे। ये 9x टू द पावर 8 आता है। आप यहाँ पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 रखते ही आपके पास से 20 आता है। यह है f ऑफ 1, यहाँ से आपके पास से 4 आता है, f-1 है, और ये 9 आता है। ठीक है, f-1 की f ऑफ 1 की वैल्यू 1/4 आता है। f-1 का डेटा आप निकाल दीजिए, यहाँ से 5 आएगा, 5 यहाँ से चला जाएगा, तो ये वाला डेटा भी 1 निकल के आता है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, f-1 इज 1। ये पूरा होने के बाद अभी भी उनकी इच्छा नहीं कि मार्क्स दे दें प्यारे बच्चे को, नहीं, अब आगे जाएंगे, ये सॉल्व करवाना है। ए को देखिए आप क्या लिखा है, ए जो है हमारे पास से, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, क्या डेटा बनेगा। 0 0 1 0 0 1, आपके पास से 1/4 है, 1/4 है, इसका वैल्यू 1 आया है। f-1 इज 1, और अल्फा स्क्वायर 4 1, अल्फा स्क्वायर 4 1। अब देखिए यहाँ पर
इसके अलोंग हमें इसे ओपन करना चाहिए क्योंकि हमें यहां पर 00 नजर आ रहा है, तो 1 आएगा, इसके अलोंग हम ओपन करेंगे तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, दिस इज द डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बी जो है वो एडजॉइंट लिखा हुआ है, एडजॉइंट इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 81 है और हम अल्फा स्क्वायर में इंटरेस्टेड है। ठीक है, देखिए बी जो लिखा गया है वो है एडजॉइंट और एडजॉइंट ऑफ ए, ये डेटा है। अगर मैंने इसका डिटर्मिनेंट लिया, अब अगर हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता तो ये बनता है डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होल स्क्वायर, ये डेटा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डेल्टा पावर n-1 का होल स्क्वायर, ये डेटा आपके पास से आता है। ठीक है, ये जो डेटा है हमें दिया हुआ है दिस इज एन 81, n जो होता है वो उसका ऑर्डर होता है, तो ये बनता है 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास दिया हुआ है 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर है, 3 माइनस 1 आप करोगे तो 2 का स्क्वायर बन जाता है, तो ये आपके पास से 3 पावर 4 लिखा गया है, यहां पर भी 4 आता है। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस 3 बनती है, पावर 4 हटा देंगे तो प्लस माइनस 3 बनता है। अब 1 माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 3 भी आती है और 1 माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 3 भी बनती है। यहां से देखें तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू -2 आता है, एक रियल नंबर का स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं आ सकता। दूसरा यहां से अगर हम देखें तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 4 भी आती है। अब हम मैच करके देखते हैं क्या आंसर बना। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास से 4 आती है। तो कितने सारे हीरोज थे इस मूवी के अंदर। एक तो इंटीग्रेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ये कॉमन लेने वाले क्वेश्चंस अगर आपने किए हुए हैं तो फिर आप तो इसको जल्दी से बना पाएंगे, वरना यही सोचने में लग जाता है कि आगे कैसे बढ़े, है ना। और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन के बाद फिर ये कांस्टेंट निकालना, यहाँ पर थोड़ा टाइम, अगर आप न्यूमरेटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे डिवीजन के बाद, थोड़ा सा 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे। डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव कीजिए क्योंकि हमें f(1) भी पता है। ठीक है, यहाँ से डेटा आया, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली, फिर पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आके बन जाता है कि जिसको ये फॉर्मूला पता है तो बात बन जाती है। अगर 2 एडजॉइंट की जगह 3 एडजॉइंट होता तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1 का होल क्यूब बन जाता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बातें हमें पता हो। हर चैप्टर को इतना जरूर सीखिए कि अगर कोई मिक्स क्वेश्चन आए तो हमें किसी एक ऐसे चैप्टर की वजह से उसको छोड़ना ना पड़े जो हमें नहीं आता हो। तो एक मॉडरेट लेवल तक हर चैप्टर को आप जरूर तैयारी कीजिए। मैथमेटिक्स से भागे मत, सॉल्व करना चाहोगे तो सवालों को आप बना दोगे। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेशन के ऊपर है। देखिए लिखा है dx है अपॉन में x पावर 2/3 और 2x पावर हाफ लिखा हुआ है। यहाँ जो 3 है और यहाँ जो 2 है ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और सब्स्टिट्यूशन से इसको हमें ट्राई करना चाहिए। जब कभी ऐसा लिखा होना तो इन दोनों का आप एलसीएम लिया कीजिए 2 और 3 का, तो वो बना है 6। ये जो रेशनल पावर्स है 2/3 और हाफ, हम चाहते हैं कि इनको हटाया जाए, इंटीजर पावर्स लेकर आ जाए। तो हमारा सब्स्टिट्यूशन यही होना चाहिए कि हम x को पुट करें, x की को t⁴ जो इनका एलसीएम है 6। ऐसा करने से dx आपके पास बनता है और ये फिर 6 टाइम्स t⁵। इंटीग्रेशन की तरफ चलेंगे, जो dx है वो ये डेटा आपके पास से बनेगा, अपॉन में है, यहाँ देखिएगा x है, x की जगह हम रखने वाले हैं t⁵। ये जो 2/3 पावर है वो ऐसे ही रहेगा, फिर 2 है, यहाँ भी है t⁵, पावर है हाफ। आगे पहुंचे, यहाँ पर 6 पावर है, 3 है, कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, वी आर गेटिंग t⁴। यहाँ पर 2 आपके पास है और ये क्यूब है, यहाँ से t⁵ बनता है। इंटीजर पावर्स आ गई जो हम चाहते थे। दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, जो हम कॉमन लेना चाहते हैं उस वाली टर्म को। सो t⁵ कॉमन लेंगे तो आपके पास से t+2 डेटा बनेगा। ये डेटा अपने पास आया। ठीक है, क्यूब कॉमन ले लिया, पावर 5 है, कैंसिल होगा, स्क्वायर बचेगा। f(x) आपके पास है, 6 आपके पास कॉमन है, यहाँ है t², यहाँ है t+2 और ये है dt। यहाँ पर आकर हम फंस गए, ऊपर क्वालिटी के नीचे लीनियर है, इंटीग्रेट तो हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें लेटरली सोचना होगा कि कैसे लेटरल थिंकिंग से इसको बनाया जाए, क्या यहाँ पर लिखा जाए, बात बन जाए। देखो t+2 है, यहाँ t² है, a² - b² का फॉर्मूला दिमाग में आता है तो -4 और +4 कर देते हैं। तो t² - 4 के जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तब हमारे पास से 2 फैक्टर्स होंगे इसके, t-2 और t+2। ये डिवाइड हो जाएगा t+2 यहाँ से,
और ये यहाँ से 4/t+2 भी आपके पास से डेटा बनता है। +2 वाला कैंसिल हो जाएगा आपके पास से, t का इंटीग्रेशन आपके पास से बनता है t²/2 और 2 का बनता है dt। यहाँ आता है 4, ये बनता है log, ये है t+2 और ये है प्लस यहाँ से। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। fx का डेटा हमारे पास से बनता है 3t² - 12 टाइम्स t प्लस 24 log t+2 और यहाँ पर ये प्लस c आता है। अब यहाँ पर t उधार का है, t की वैल्यू अगर आप एक्चुअल में देखें तो t की वैल्यू है x⁻1/6, where the value of t is x⁻1/6, क्योंकि x की वैल्यू t⁻6 है। कुछ और डेटा हमें गिवन है जी, बिल्कुल सही, हमारे पास f की वैल्यू पता है। तो सबसे पहले तो हम t को फिर से x के टर्म्स में लिखेंगे, x⁻1/6 आप रखोगे तो ये x⁻1/3 बनेगा क्योंकि स्क्वायर है। फिर 12 है, यहाँ से x⁻1/6 बनेगा। फिर हमारे पास लिखा हुआ है 24, देन इट इज द टर्म्स इन रिटर्न इन द log t+2 भी लिखा हुआ है। t का मतलब x⁻1/6 +2 + c। ठीक, आगे क्या चाहते हैं वो देखिए आप, f हम बनाना चाहते हैं। ये रहा, हमने f बनाया, तो ये 0 यहाँ से आया 24, ये बना ln2, ये बना c। सामने है आपके पास है -26 + 24 ln2 + 24 ln2। 24 से 24 चला गया, सो द वैल्यू ऑफ c इज -26। द वैल्यू ऑफ c इज -26। ये डेटा अपने पास से आ गया है। आगे क्या चाहते हैं, f का डेटा। चलिए f निकालना शुरू किया। रखिए आप यहाँ पर 3 - 12 + 24, यहाँ पर आपके पास ln3 + c, ये डेटा है। c हमें मालूम है कितना है, ये -9 है, c का वैल्यू 26 है, + 24 ln3 आपके पास से डेटा है। वी आर हैविंग -35 + 24 ln3। कंपैरिजन करना है इसका, अगर आप देखें तो चाहिए हमें a + b ln3 से कंपैरिजन। करेक्ट बात है, a + b ln3 कंपेयर करना है। a और b दोनों इंटीजर हो, z मतलब इंटीजर, और a + b का डेटा निकालना है। सो यस, द वैल्यू ऑफ a इज -35, द वैल्यू ऑफ b इज 24। सो हियर a + b का डेटा आपके पास से -11 निकल के आ रहा है। सो वी आर गोइंग टू मार्क इट एज 3rd इज द फाइनल आंसर। ठीक है भाई, तो याद रखिए ऐसे अगर फ्रैक्शनल पावर्स में है तो जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं ना, उनका एलसीएम वाला डेटा पुट किया करो। ऐसी तरकीब कॉन्सेप्ट सीखा, उससे अकॉर्डिंगली बात बनाइए, वो ताकि आपको कभी ये डाउट ना आए पता कैसे चला कि x को t⁻6 रखते हैं। तो ये फायदे हैं एक एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने के। ठीक है, बना लीजिए। चलिए एक ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं जो जेईई मेन में पूछा गया है। यहाँ लिखा गया है इंटीग्रेशन है 1 - 5 cos² अपॉन में है sin पावर 5x cos² dx। दोनों को सबसे पहले हम सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ जो इंटीग्रेशन हम चाहते हैं, यहाँ अगर आप करके देखोगे तो पहला वाला टर्म बनेगा आपके पास से sin पावर 5x एंड लिखा हुआ है cos² देन dx। आगे हम गए, cos से cos चला जाएगा, आपके पास आएगा 5 आएगा और ये डिवाइड में रहेगा sin पावर 5x dx, ये लिखा गया है। इस इंटीग्रेशन को थोड़ा बनाइए तो ये 1 cos² आपके पास डेटा बनेगा sec²x और यहाँ से हम sin पावर -5x dx लिख सकते हैं। ठीक है, ये डेटा हमने इसी अकॉर्डिंग लिख लिया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का नाम आपने सुना होगा। आइलेट तो यहाँ फेल हो जाएगा क्योंकि दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ अगर हम इसको देखें और यहाँ अगर हम देखें तो sec² जो सेकंड फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन करना होता है, तो sec² को हम ले लेंगे सेकंड फंक्शन है और ये जो है ये है अपना फर्स्ट फंक्शन। तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो फंक्शन हमें फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन करना हो तो हम फर्स्ट को सेम रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस होता है फर्स्ट का डेरिवेटिव करना होता है सेकंड का इंटीग्रेशन और जो टर्म बनेगी उनका मल्टीप्लाई का फिर से इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आपके पास डेटा बनता है 10x, इसको हम सेम रखेंगे फर्स्ट वाले फंक्शन को, माइनस आता है फर्स्ट वाले फंक्शन सेकंड वाले का इंटीग्रेशन सेम और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, -5 आता है sin टू दी पावर -6 बन जाएगा और sin x के साथ डेरिवेटिव cos x dx। -5 यहाँ से sin
-5x dx आपके पास से बना। सिंप्लीफाई करते हैं, लेट्स सी क्या डेटा बनता है। आप यहाँ पहुंचे, डेटा आपके पास है 10x आता है, यहाँ है sin पावर 5x, ये साइन वाला डिवाइड में आ गया। अब देखना माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ 5 है, आगे में पहुंचा, यहाँ tan है और यहाँ अगर आप देखोगे tan को sin cos में चेंज कर लेते हैं। tan वाला डेटा में लिखा मैंने sin अपॉन cos, ठीक है। यहाँ sin पावर 6 लिखा हुआ है जो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin पावर 6, यहाँ cos x है dx है, ठीक है। और ये आगे आता है -5 dx अपॉन sin पावर 5। cos से cos चला गया है, यहां से sin पावर 5 आता है, यहां भी sin पावर 5, ये दोनों कैंसिल हो गए, चेक कर सकते हैं आप। sin पावर 6 से sin पावर 5 आता है, यहाँ भी sin पावर 5 है, दोनों कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। ये डेटा आपके पास से बना, तो लीजिए फंक्शन आ गया आपके पास से, ये है tan x अपॉन sin पावर 5 x प्लस सी, ये हमारे पास है इंटीग्रेशन, ये fx प्लस सी है, सो दिस इज इंटीग्रेशन। अब देखो ये सी और ये सी अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ पर हम इसको सी डैश भी ले सकते हैं। क्या कुछ हमें और डेटा दिया है? जी बिल्कुल। f ऑफ पाई बाय 6 अगर हम यहाँ से देखें जो हम चाहते हैं, तो हम i ऑफ पाई बाय 4 निकालते हैं और i ऑफ पाई बाय 6 भी निकालेंगे, दोनों डेटा हम निकाल लेते हैं। f ऑफ पाई बाय 4 अगर आप निकालना चाहेंगे तो आपके पास है 1 अपॉन 1/√2 पावर 5 प्लस सी डैश आता है, जो बेसिकली आपके पास से f ऑफ पाई बाय 4 बन चुका है। और यहाँ पर आप 30 डिग्री बनाएंगे, इट इज़ 1/√3 एंड इट इज़ हाफ पावर 5 प्लस सी डैश। सो अल्टीमेटली आई वुड से आई एम राइटिंग f ऑफ पाई बाय 4 प्लस सी डैश, और ये है आपके पास है f ऑफ पाई बाय 6 प्लस सी डैश। टेक द डिफरेंस, जैसा चाहिए वैसा बनाइए। पहले पाई बाय 6 को माइनस किया गया है, सी डैश से सी डैश कैंसिल हो जाएगा, जो हम चाहते हैं पाई बाय 6 और पाई बाय 4, ये डिफरेंस आप लेंगे। आई एम हैविंग 32/√2 माइनस आपके पास ये बनेगा डेटा 4√2, आपके पास से और डेटा बन जाएगा, ठीक है। कोफिशिएंट देख लेते हैं क्या क्या डेटा बनता है। यहाँ पर 32/√3 आपके पास से बन रहा है डेटा, ये है डेटा। चलिए एलसीएम लेते हैं, क्या बात बनती है। 4 हमने एक एलसीएम ले लिया है, 4/√3, तो यहाँ आता है आपके पास है 8 माइनस 4 कॉमन आ गया है √6, दिस इज द डेटा। 4/√3 8 माइनस √6 लिखा हुआ है, दिस इज द बी, बी इज द आंसर। 4/√3 8 माइनस √6 आपके पास है, इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो डुएबल क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करते हैं, जो पूछा गया है -π/6 से π/6 है, पाई प्लस 4x पावर 11, और ये डेटा लिखा हुआ है। जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बेस्ड है वो है जैक रूल, कि अगर -a to a अपने पास fx dx लिखा गया है, तो फिर ये डेटा बनता है अपने पास से f ऑफ x प्लस f ऑफ -x इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a, यहाँ 0 बन जाता है, यहाँ a dx, इस रूल के ऊपर है, ठीक है। चलिए इसी को अप्लाई करते हैं, इसी को हम जैक रूल भी कहते हैं। इसको पहचानना बड़ा आसान होता है, -a से a होता है, -π/6 से π/6 है, तो सेम इंटीग्रेशन हमारे पास से बनेगा 0 से π/6। यहाँ पाई प्लस 4x पावर 11 आपके पास है, 1 प्लस पहले जैसा फंक्शन लिखा है वैसा ही रहेगा, फिर x की जगह हम क्या चेंज कर देंगे माइनस के साथ, तो माइनस दिस डेटा अपॉन 1 माइनस साइन मॉड के अंदर -x। तो याद रखिए, एक बार f ऑफ x आता है, दूसरी बार f ऑफ -x। -a to a 0 to a में कन्वर्ट हो जाता है, तो 0 से π/6 हो जाएगा। मॉड ऑफ -x मॉड x सेम ही बात होती है, याद रखिए। जो भी आएगा एब्सोल्यूट नंबर आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो इनका अगर हम चेक करें तो डिनोमिनेटर सेम बन चुका है दोनों टर्म्स का, तो इसको हम एज एलसीएम एक साथ रखेंगे, और ऊपर वाले नंबर सब अगर हम देखें तो ये सिंप्लीफाई हो चुके हैं।
ये भी कैंसिल है, ये वाला भी कैंसिल है। डेटा आपके पास है और ये मॉड की अगर हम बात करें तो ये 2 पाई बन चुका है। क्योंकि हम पॉजिटिव में बात कर रहे हैं तो मॉड भी अपने पास यहां से प्लस से ओपन होगा। 1 माइनस साइन आता है, x प्लस पाई बाय 6 अपने पास लिखा गया है। ये डेटा है, ठीक है, दिस इज द डेटा। अब देखिए ये बहुत फेमस इंटीग्रेशन होते हैं 1/1 प्लस साइन वाली बात जो बनाते हैं हम यहाँ पर। तो 1 प्लस साइन के लिए क्या करना होता है, 1 माइनस साइन के लिए 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। 1 प्लस साइन, दोनों जगह हम 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये बन गया आपके पास है dx। तो खैर मैं पहले लिख चुका हूं। चलिए, तो यहां पर आपने 2 पाई रखा, ये 0 से पाई बाय 6, ये 1 प्लस साइन है, यहां पर है x प्लस पाई बाय 6 आपके पास से। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास से बन जाएगा। ये क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जो कितना होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है। तो आपके पास यहां से डेटा बना कॉस स्क्वायर x प्लस पाई बाय 6 dx। अब इस इंटीग्रेशन के बारे में अगर आप सोचते हैं तो 1 कॉस स्क्वायर एक्स आपके पास से बना सेक स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाय 6 प्लस साइन कॉस से तो आपके पास से tan एन सेक बन जाएगा, tan ऑफ x प्लस पाई बाय 6 एंड सेक ऑफ x प्लस पाई बाय 6, it is dx. This is what we are getting. So now the integration of sec square x is tan x and sec x tan x we will get sec x. So we are having now the straight integrations for these two. तो ये आपके पास, ये यहाँ पर अभी हमने इसको लिखा। अब आप यहाँ पहुँचेंगे तो इंटीग्रेशन में आपके पास से रहेगा 2 पाई sec square x integration is tan of x plus pi by 6 and sec x tan x integration is sec x sec of x plus pi by 6, and the limits of integration are from 0 to pi by 6. So let's see what we are getting. So first we are getting tan of pi by 3 and sec of pi by 3 minus tan of pi by 6 and minus sec of pi by 6. This is what we are getting. Tan pi by 3 is root 3, sec 60 degree is 2, it is 1 by root 3, and it is sec 30 degree is 2 by root 3. Just a moment, 2 by root 3, correct. This is what we are getting. तो आप देख सकते हैं क्या हमारे पास आएगा, दिस इज 2 पाई, इट इज रूट 3, इट इज 2, -1 एंड -2 इज रूट 3, 3 बाय रूट 3 इज रूट 3, और ये इररेशनल टर्म्स कैंसिल हो जाता है। फाइनल आंसर हमारे पास से आता है 4 पाई। सो वी आर गोइंग टू राइट 4 पाई एज द फाइनल आंसर। सेकंड हमारे पास यहाँ से आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इसको बना लीजिए, इट्स अ गुड क्वेश्चन, जैक रूल के ऊपर था। चलिए, एक बढ़िया क्वेश्चन है जो मॉडुलस है, ट्रिग्नोमेट्री है, सब्स्टिट्यूशन सबको इन्वॉल्व करता हुआ सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं कैसे इसको हम बनाएंगे। यहाँ पर sin 3x, sin 2x, sin x के साथ लिखा हुआ है, और अगर ट्रिगो हमारी अच्छी है तो हम देख सकते हैं कि 3x और sin x को एक साथ क्लब किया जाए, और जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं वो है sin c प्लस sin d का। sin c प्लस sin d का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास आता है 2 sin c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस डी बाई 2। तो इसके हिसाब से हम इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। मॉड बाहर ही रहेगा, 2 sin c प्लस डी बाई 2, 3x प्लस 4x बाई 2 बन जाएगा 2, और दोनों का डिफरेंस हम लेंगे तो 3x माइनस एक्स इज 2x, हाफ करेंगे x आएगा। sin 2x भी लिखा हुआ है, उसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 sin x cos x है, यहाँ पर dx बनता है, ये i आता है, यहाँ पर 6 आता है, तो ये 2 हम बाहर बना लेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फिर से यहाँ से 2 sin x बनेगा, और cos है तो ये cos स्क्वायर x आपके पास से बन जाएगा। ये डेटा आपके पास बन गया, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो 12 हमारे पास है, 0 से पाई है। ये टर्म ऐसी लिखी गई है कि sin x हम लिख सकते हैं, और डेटा है आपके पास से 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x। 0 से पाई के बीच में अगर हम देखें तो sin x के लिए फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट बनता है जिसमें ये पॉजिटिव रहता है, सो दिस होल टर्म इज पॉजिटिव। लेकिन cos के साथ प्रॉब्लम है,
कॉस तो प्लस भी होगा माइनस भी होगा, 0 से पाई बाय 2 में प्लस होगा, उसके आगे माइनस होगा, तो इसके बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं यहाँ पर 12 रखता हूँ, 0 से पाई अगर मैंने रखा तो यहाँ से आता है साइन एक्स, ये डेटा आपके पास से बनता है 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, आपके पास से डेटा बना। सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या डेटा बनता है यहाँ से अगर हमने cos x को t पुट कर दिया तो डेटा आपके पास से बनता है माइनस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू dt बनती है। x अगर 0 है तो आपके पास से cos 0 की वैल्यू 1 है, और x अगर पाई है तो हमारे पास से cos पाई की वैल्यू -1 है। यहाँ अगर हम जाकर देखें तो ये 12 ही रहेगा, 0 वाला डेटा 1, पाई वाला डेटा -1, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू -dt, ये है 2t स्क्वायर प्लस t और इट इज है -dt, ठीक है, इट्स अ -dt, ये डेटा हमने बनाया। आगे चलते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ 12 अपने पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो नाउ द इंटीग्रेशन कम्स एज इन 12, माइनस साइन है तो ये चेंज हो जाएगा -1 to 1, और मॉड के अंदर जो लिखा गया है वो है 2t स्क्वायर प्लस t dt, ये है। तो हमारा इंटीग्रेशन अब यहाँ पर आ चुका है। अब ये सोचना है कि मॉडुलस का साइन कैसे ओपन होगा। जब वो प्लस है तो प्लस से ओपन होगा, जब वो माइनस है तो माइनस से ओपन होगा। तो ये जो डेटा है 2t स्क्वायर प्लस t, इसको हमने t यहाँ से कॉमन ले लिया, डेटा बनता है 2t प्लस 1। नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो -12 आता है और 0 आता है, -12 आता है और 0 आता है। 0 के आगे जाओगे तो प्लस है, इधर माइनस है और इधर प्लस है, ये इसका बिहेवियर हमने एनालिसिस कर लिया। तो जब ये प्लस है तब तो मॉड चुपचाप हट जाएगा, जब ये नेगेटिव है तो यहाँ पर एक माइनस और लगेगा। यही मॉड करता है कि -6 है तो उसको +6 कर देता है एक और माइनस लगाकर, और अगर +6 है तो फिर कुछ नहीं करता, +6 ही रहता है। तो यहाँ पर अगर हम इसी इंटीग्रेशन की बात करें तो ये 12 ही रहेगा। तो -12 पर थोड़ा इशू है, तो -1 से -12 पर पॉजिटिव है तो ये सिंबल ओपन हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस t dt। 12 को बाहर रख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। -12 से 0 अगर हम जाते हैं तो ये नेगेटिव है, यानी अंदर वाला डेटा नेगेटिव है, तो एक माइनस साइन और हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। फिर आगे चलते हैं तो 0 आता है, 0 से 1 में पॉजिटिव है, तो डेटा आपके पास से बनता है 2t स्क्वायर प्लस t dt, ये डेटा बन गया, ठीक है। अब हमें इसी का इंटीग्रेशन बना के देखना है कि क्या डेटा बनता है। यहाँ आता है, यह है 12, यह है 2t क्यूब बाय 3 प्लस t स्क्वायर बाय 2, माइनस साइन बाहर है, 2t क्यूब बाय 3 प्लस t स्क्वायर बाय 2। ये डेटा भी आपके पास है, 0 से 1 है। सो लेट्स सी क्या नंबर्स आ रहे हैं। हाफ आप रखोगे ना तो ये 2/3 तो आ ही रहा है, -1/8 और आएगा, और ये 1/8 बन जाएगा, 1/4 2 स्क्वायर है, फिर माइनस साइन और रखना है हमें, विच इज 2/3, देन इट्स -12, ये ब्रैकेट खत्म। फिर एक माइनस साइन है, 0 आप रखेंगे तो 0 बनेगा, माइनस साइन आएगा, आप इसको रखेंगे तो 8 आता है, 4 आता है, 12 बन जाता है। ये थोड़ा सा बना के देखिए, 8 आएगा, 12 बन जाएगा। फिर यहाँ पर और आता है 1/8 और बनेगा आपके पास। फिर अगले वाले पे चलते हैं, वो है 2/3, वो है 1/2 और ये आता है 0, ठीक है। ऐसा डेटा हमें यहाँ से दिख रहा है। अब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप टर्म्स देखिएगा, यहाँ 4 है, 12 है और यहाँ ये है, तो -1 बनेगा। 12 से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो कितना कितना डेटा बन सकता है आप देखिएगा, ये बनेगा 3/2, 4 यहाँ पर है, 4 और 2 बनता है 8, और ये बनता है 6। आगे चलते हैं, माइनस माइनस होता है प्लस, यहाँ पर आप एलसीएम लेके देख सकते हैं, 12 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा आपके पास से -1 प्लस, यहाँ पर आपके पास से फिर से 3/2, ठीक है, ये डेटा बना। 12 यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 आता है, फिर ये 6 भी बनता है आपके पास से। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। आप बना के देखिए अब कितना डेटा बनता है। फाइनली अल्टीमेट समेशन निकाल, थोड़ी सी भी गलती कर दी तो मार्क्स नहीं मिलने वाले, ध्यान रखिएगा। तो 3/2 इज 2, 3 बन जाएगा, 3/2 इज 3,
और यहाँ से भी आपके पास से अगर हम देखें -1 ये 2 बनेंगे और ये भी 2 है, ये तो कैंसिल्ड आउट हो चुके हैं। यहाँ 3 आता है और ये 14 है। 3 + 14 जो फाइनल आंसर आई एम गेटिंग है 17। हमारे पास से फाइनल आंसर निकल के आता है 17। इट्स अ गुड क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री मॉडुलस के अंदर था और उसके बाद फिर हमने सीक्वेंशियली मॉड का सारा एनालिसिस, ट्रिगो का पता होना चाहिए कि sin x बाहर आ सकता है, फिर सब्स्टिट्यूशन किया, फिर 2t² + t एक क्वाड्रेटिक है उसका एनालिसिस करना है, -1 से 1 के बीच में कब प्लस है कब माइनस है। एग्जाम में टाइम मिलेगा क्वेश्चन, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप इसके अंदर महारत हासिल कर सकते हैं। सो आई मार्क दिस एज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एग्जाम टाइम पे बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, बना लीजिए जी। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है और उसका इंटीग्रेशन हमसे डेफिनेट इंटीग्रेशन पूछा गया है। और यहाँ पर इसी क्वेश्चन के अंदर हमें इसको डिफरेंस फॉर्म में भी लिखना होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका एनालिसिस करते हैं। ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो क्वाड्रेटिक के हिसाब से अगर हम इसको रीअरेंज करें तो लिखा हुआ 4x² - 2x + 1। डिस्क्रिमिनेंट निकालने जाते हैं तो b² - 4ac नेगेटिव आता है। इसका मतलब ये टर्म हमेशा ही कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। जब कॉट इनवर्स के अंदर लिखे हुए टर्म अगर पॉजिटिव है तो फिर tan इनवर्स के हिसाब से हम उसका कन्वर्जन कर सकते हैं। और आप भी मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट कॉट इनवर्स से ज़्यादा कंफर्टेबल tan इनवर्स के साथ होंगे। तो पहले ही हम इस इंटीग्रेशन को 4 बाहर आ जाएगा 0 से 1, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे tan इनवर्स के अंदर, जो बनेगा 1 + 4x का स्क्वायर है -2x में यहाँ से लिख सकता हूँ। दिस इज व्हाट हाउ आई एम राइटिंग दिस, ठीक है। ये बन गया एक्सप्रेशन। अब देखिए जैसा ये यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है, ऊपर 1 भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जैसा हम ITF में सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस डेटा को थोड़ा हम देखेंगे तो पता चलता है कि एक तो 2x है, दूसरा 2x - 1 है। तो यही हम यहाँ पर जनरेशन इसके ऊपर यही बना सकते हैं कि इसको जनरेट करें इनके डिफरेंस फॉर्म के अंदर। 2x - 1/1 + 2x है और 2x - 1 भी लिखा गया है। यहाँ हम पहुँचते हैं, i आता है, यहाँ से 4 आता है, ये 0 से 1 है। यहाँ है आपके पास है tan इनवर्स 2x, यहाँ से डेटा बनेगा, ये बनता है tan इनवर्स 2x - 1 dx। ये डेटा आपके पास से आ गया, दोनों सेपरेट हो गए हैं। ये इस तरीके से बनता है tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब सोचते हैं आगे इसको इंटीग्रेशन की तरफ लेकर जाने के लिए क्या किया जाए। जैसा आउटसाइड हमें रीजन है इंटीग्रेशन करना है इसका, ठीक है। सोचते हैं, ये होगी कंडीशन नंबर 1। किंग रूल अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि हम रिप्लेस कर दें किससे, x को, किससे, a + b - x के साथ, जो हमारे पास है 1 - x बनता है। तो क्या हमें यहाँ पर फायदा होगा, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। क्या हमें करना चाहिए? अगर हम यहाँ पर इसका चेंज करते हैं तो ये आपके पास से 1 - x जैसा डेटा जनरेट करके दिखा देता है। 4x का स्क्वायर है, d हमने देखा, 2x कॉमन ले लिया, तो ये डिफरेंस तो हम यहाँ पर बिल्कुल क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। इस वाले को थोड़ा अगर हम चेंज करके देखें, x को 1 - x से चेंज करके देखेंगे तो ये 2 - 2x बनेगा, जो इसी का नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो सेपरेशन करते हैं। सो आई एम राइटिंग दिस एज 4 × 0 to 1 tan इनवर्स 2x dx -4 0 to 1। जैक रूल तो अप्लाई करेंगे, लेकिन इसके बारे में सोचते हैं, सेकंड वाले के बारे में सोचते हैं कि ये हम क्या लिख सकते हैं। अभी तो मैंने सेम ही लिख दिया है। यहाँ अगर आप चेंज करने जाओगे तो आपको यहाँ कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। अगर हम देखें इसको तो ये जो डेटा हमारे पास लिखा गया है उसके बारे में थोड़ा सोच रहे हैं कि इसको कैसे डील किया जाए। एक काम करते हैं, सेपरेट हमने कर दिए हैं, है ना। अब इसको रहने देते हैं और जो बात समझ में आ रही है, सेकंड वाले पे क्वीन अप्लाई करते हैं। क्वीन का कॉन्सेप्ट बताइए कि अगर 0 से 2 में fx dx लिखा गया है तो ये 0 से a में आप इसको fx लिखेंगे और f ऑफ 2a - x करके बना देंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो सेकंड वाले में क्वीन अप्लाई करने चलते हैं। i को रखा हमने सेम, ये है 0 से 1 tan इनवर्स 2x dx लिखा,
4 है, इंटीग्रेशन आपके पास से पहले हाफ हो जाएगा, 0 से हाफ। पहले वाला फंक्शन सेम रहता है, tan इनवर्स 2x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स, जो अपर वाली लिमिट है 1 माइनस एक्स के साथ ये चेंज होगा। ये डेटा हमने बनाया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये जो डेटा है मेरे पास से आता है 1 माइनस 2x, ये डेटा है। इन दोनों में क्या अंतर बन जाएगा कि अगर ये मेरे पास से tan इनवर्स बन रहा है, ये इसी का नेगेटिव है, ये टर्म इसी की नेगेटिव है और ये टर्म इसी की नेगेटिव है, तो ये लिखा जाएगा माइनस साइन कॉमन tan इनवर्स 2x माइनस 1। तो हमने क्वीन रूल यहाँ पर अप्लाई करने की सोचा है सेकंड वाले इंटीग्रेशन के अंदर, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचा 0 से 1 tan इनवर्स 2x dx, ये टर्म अपने पास बचता है। सेकंड वाला जो इंटीग्रेशन है विच इज 4 टाइम्स 0 बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, आइलेट के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें, इंटीग्रेट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर हमें एक फर्स्ट फंक्शन लेना होगा, 1 लेंगे, जिसको सेकंड फंक्शन लेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे। 4 मैंने बना दिया, इसका सेकंड का फंक्शन इंटीग्रेशन x आएगा 1 का, और ये tan इनवर्स एज इट इज रहेगा 0 से 1 माइनस 0 से 1, ये x रहेगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 4x का स्क्वायर, और फिर 2x का डेरिवेटिव 2 भी यहाँ पर जनरेट होगा, देन इट इज dx। ये डेटा आपके पास से बन रहा है। तो tan इनवर्स 2x का इंटीग्रेशन अब यहाँ पर हम कर रहे हैं बाय पार्ट्स के हिसाब से। तो ये सेकंड है, x आ गया, tan इनवर्स 2x 0 से 1, यहाँ x लिखा, tan इनवर्स वाले का 1/1 प्लस 4x स्क्वायर, 2x का डेरिवेटिव 2। चलिए I बनाते हैं, यहाँ 1 आता है, डेटा आपके पास से है, tan इनवर्स 2 और ये 0 है। 2 आप बाहर ले लीजिए और थोड़ा इसको देखिए कैसे हम इसको डील कर सकते हैं, सोच के देखिए, और किसी तरीके से हम बना पाएँ तो अच्छा रहेगा। माइनस आता है आपके पास से, 0 से 1 है, मैं काम करता हूँ बाय 4 कर लेता हूँ, तो यहाँ 8x आ जाता है। ठीक है, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब आप थोड़ा और गौर से देखिए, 1 प्लस 4x स्क्वायर को अगर t लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 8x ऊपर बन रहा है, तो हमने यहाँ पर 1 प्लस 4x स्क्वायर को रख लिया है t पहले तो नहीं अज्यूम किया हुआ, नहीं किया हुआ t, तो वी आर गेटिंग 8x dx एज dt। तो इंटीग्रेशन हम बनाने पहुंचेंगे तो ये 4 आता है, एंड इट इज tan इनवर्स 2 माइनस 1/4 हमने लिखा। लिमिट्स देखिए, 0 पर वैल्यू 1 आएगी, और जब आप 1 रखने जाएंगे तो इसकी वैल्यू 5 आती है, 8x dx की वैल्यू dt आती है 1 प्लस दिस इज t। ये डेटा आपके पास आया। करते हैं सिंप्लीफाई, तो I आपके पास बनता है 4 बना है मेरे पास से, ये डेटा बनता है tan इनवर्स 2 माइनस ये 1/4 है, 1/t का इंटीग्रेशन log t आता है, ये आता है log t, और इंटीग्रेशन 1 to 5 है। यहां पर आता है 4 बनेगा, इट इज tan इनवर्स 2, 4 से 4 चला जाएगा, log 5 माइनस log 1 आपके पास से डेटा बन गया है। कैसा आउटपुट हमें फाइनली चाहिए वो देख लीजिए, tan इनवर्स 2 माइनस b टाइम्स log 5 आपके पास लिखा गया है, ये होना चाहिए a tan इनवर्स 2, ठीक है, एंड माइनस b ln 5। आइए कंपैरिजन करते हैं, सेम तरीके से लिखा हुआ है, log 1 तो 0 बनता है, ये है आपके पास आउटपुट। आप कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 1 है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 1 है, क्रॉस वेरीफाई कर दें, a और b है, यहाँ पर a और b दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, यहाँ हमें 2a प्लस b निकालना है, सो द आंसर इज 2a प्लस b is 8 plus 1, so we are getting 9 as the final answer। क्या हुआ, ITF के क्वेश्चन इंटीग्रेशन में पूछना, वो भी कॉट इनवर्स में लिखा हुआ है, पहले देखा है पॉजिटिव है तो आप कॉट इनवर्स को डायरेक्टली tan इनवर्स में चेंज कर सकते हो 1/x करके, फिर डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स में लिखना, एग्जाम टाइम में ये सोचना, सेपरेट करना इनको, यहाँ आने के बाद ये सेपरेट किया, और लास्ट वाले के अंदर हम इस पर क्वीन अप्लाई करें। और भी इसके तरीके हो सकते हैं, आई वुड रिकमेंड यू, दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व दैट, जिससे स्टूडेंट को समझ में आता है। ठीक है, बहुत आसानी से मैंने इसको बना के दिखाया कि लास्ट वाले में क्वीन अप्लाई कीजिए, और कोई बढ़िया तरीका है उससे भी आप बना सकते हैं, आपको जो लगे, पर एग्जाम में क्या होता है ना, एक बार जो रास्ते निकल गए
हमें सोचना है क्या इसी से सॉल्व कर आधे दिन वापस से सोचें। तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या है कि जल्दी समझ में आता है। फॉर्मूले भी आपने tan इनवर्स में भी याद किए होंगे। जिन्होंने cot इनवर्स से याद किए हैं वो cot इनवर्स से ट्राई करने की कोशिश करें, पर हमने इसको सिंप्लीफाई करते हुए आंसर तक पहुँचे हैं एंड वी आर गेटिंग दिस एज अ 9 एज द करेक्ट आंसर। दिस इज वन ऑफ द ब्रिलियंट क्वेश्चन जो पूछा गया था जैन अटेम्प्ट के अंदर। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। -π/2 से π/2 है, dx है और 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर +4 लिखा हुआ है। -a to a को देखकर कई सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि इसके अंदर जैक प्रॉपर्टी लगेगा, पर ये वैसा नहीं है। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो इसको अगर अलग अलग इंटरवल्स में डिफाइन कर लेंगे तो ये रिलेटिवली जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर हम इसको देखें ग्रेटेस्ट इंटीजर को, x की वैल्यूज अगर -π/2 से लेके -1 के बीच में रहती हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास से -2 बनता है, क्योंकि π/2 की वैल्यू 1.57 होता है। -1.57 से -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आता है। वहीं -1 से 0 के बीच में बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 आती है। 0 से 1 के बीच में हम देखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बन जाएगा। 1 से π/2 तक हम जा सकते हैं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास से 1 क्रिएट होगा। ठीक है, अलग अलग इंटरवल्स के हिसाब से, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी वहीं पर हमें ब्रेक करनी होगी। सबसे पहले हम पहुंचते हैं -π/2 से -1। ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 है, यहाँ रखिए -2 + 4 dx। आराम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेरा काम यहाँ जल्दी सॉल्व करना नहीं है। मेरा काम यह है कि आपको समझ में आए, ताकि जब आपका एग्जाम हो तब आप उसके अंदर मार्क्स लेकर आए। -1 से 0 अगर हम जाते हैं तो ये -1 है, यहाँ रखिएगा dx आता है। फिर हम पहुंचे आगे, 0 से 1 है तो उसके बीच में 0 आता है, और आगे गए 1 से π/2 हम जाते हैं तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आती है, ये 1 + 4 है। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है, हाफ x/2 बनेगा। ये 1/3 है, ये आपके पास से x/3 बनता है। x/4 है, x/5 है, 1 से π/2। यहाँ पे आप डेटा बना दीजिए। 1/2 आता है, -1 + π/2, 0 - 1/3, 1 - 0/4। ये डेटा आपके पास है। π/2 -1 की वैल्यू 4 आती है। कंप्यूट कीजिए, इट इज -½ + π/4, 1/3 + 1/4 + π/10 -1/5। ये डेटा हमने बनाया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि लीनियर टर्म्स कितनी है, और अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक नंबर हम एलसीएम में ले सकते हैं। 2, 4, 3, 4 इन सब का नंबर कितना बनेगा, 10 भी लिखा हुआ है। सो लेट्स टेक 60 एज द एलसीएम फर्स्ट। तो आप 2 लिखा है तो यहाँ से -30 बनेगा। 4 यहाँ पर है तो ये 15 पाई बन जाएगा। 3 आपके पास है तो आपके पास 20 आएगा ऊपर। 4 आपके पास है तो 15 आएगा। यहाँ 10 है तो 6 पाई, और आपके पास यहाँ 55 है तो आपके पास से 12 बनेगा, -12। सो लेट्स कंप्यूट। डेटा बना कितना, अपॉन 60 तो बन ही रहा है। ये 15 और 6 इज 21 पाई, फिर प्लस या माइनस वो कांस्टेंट हम देख लेते हैं। दिस इज कमिंग 35 और ये 30 है, 5 बचेगा। 5 वहाँ से जाएगा अगर तो 7 बचता है, अपॉन 60। तो 7/60 is common and I am writing 3π - 1. This is the number data. So 7/60 3π - 1 is the C answer. 7/60 3π - 1. अब ये तो डुएबल क्वेश्चन है, बना सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन किया है तो थोड़ा मैथ्स से दोस्ती कीजिए, डर के मत भागिए। मैथ्स का वेटेज, मैथ्स में जो मार्क्स आते हैं जेई मेन के अंदर, आप जानते हैं अगर सेम मार्क्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो फिर बेटर रैंक उनको मिलती है जिनके मैथ्स में मार्क्स अच्छे होते हैं। तो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को सीखिए, और कोई कॉन्सेप्ट आता है तो उसका टाइम रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो पूछा गया है।
इंटीग्रेशन के अंदर, हालांकि फंक्शन की पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो की भी बात की गई है, वहीं पर एक ऑप्शन में इसका इंटीग्रेशन भी हमें करना है। तो जो चैप्टर लेटर आता है उसी के अकॉर्डिंग हम चैप्टर में इसको रखते हैं। तो इंटीग्रेशन है तो वी आर कीपिंग दिस द एनालिसिस। एफ एक्स आपके पास लिखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर कोई इंटीजर हो तो वो इंटीजर बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पहुँचते हैं, और ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर है, दिस -6 आपके पास से बनता है। फैक्टराइजेशन करते हैं, बड़ा फेमस इक्वेशन है, यहाँ से अगर हम देखें तो इसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, क्योंकि 6 के फैक्टर आपके पास से 2 और 3 बन जाएंगे, तो ये डेटा हम बना सकते हैं। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यस वी आर गेटिंग द सेम डेटा। यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कई बातें हुई हैं, तो सबसे पहले जीरो वाला डेटा ले लेते हैं कि अगर ये जीरो है तो आपके पास से डेटा बनता है ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 3 आएगा या फिर -2 आएगा। अगर ये 3 बनेगा तो x की वैल्यूज आपके पास से 3 से लेके 4 से कम रहेंगी, और यूनियन आप -2 तक भी जा सकते हैं, तो -2 से लेके -1 ओपन। तो -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होता है, -1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी -2 होता है। तो अभी कितनी वैल्यूज हैं, देखो इन्फिनिटली मैनी वैल्यूज, इंटीग्रल नहीं बोला है, वैल्यूज की बात की है, तो वैल्यूज में तो रियल बोला है आपके पास यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास कितने आंसर्स हैं, 3 से लेके 4 तक ही इन्फिनिट वैल्यूज आती हैं, तो दे आर इनफाइनाइट रियल सॉल्यूशंस इसके आने वाले हैं। यहाँ बोला गया है आपसे कि भाई फाइनाइटली आएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास से गलत हो जाता है, सो दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, अब हम पॉजिटिव की बात करते हैं कि लेट्स डिस्कस व्हेन इट इज पॉजिटिव। तो ये रहा आपके पास से एफ एक्स का डेटा, दिस इज एन एफ एक्स, ये देख लीजिए या ये वाला देख लीजिए जो नीचे लिखा गया है। अगर हम इसके पॉजिटिव की बात करते हैं तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 है, और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर +2 है, ये पॉजिटिव आना चाहिए। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, -2 और 3 है, प्लस माइनस एंड प्लस। तो डेटा दिखता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 से कम आ जाए, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 से ज़्यादा आ जाए। इधर प्लस है, इधर प्लस है। अब देखो इंटीजर 3 से ज़्यादा हो, इसका मतलब ये किसके बराबर आएगा, 3 से बड़ा इंटीजर 4 के इक्वल होता है। -2 से कम आ जाए, इसका मतलब ये इक्वल टू पे -3 के आसपास पहुंचेगा। इसका सॉल्यूशन आप निकालने जाएंगे तो -∞ से -2 तक आप जा सकते हैं, और इसका इंटरवल आपके पास है 4 से इन्फिनिटी डेटा बनेगा, 4 to इन्फिनिटी। कभी आपको कुछ भी डाउट हो, मैथमेटिक्स में बड़ी खास बात होती है कि आप वैल्यूज रख के उसको क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। 4 से ग्रेटर है तो देखिए 4 से 4.5 रखेंगे तो आपके पास से 4 आ जाएगा, ग्रेटर होगा। सर 3 पे क्या दिक्कत है, आप देखिए 3 रखिए, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आता है, 3 तो 3 के इक्वल है पर ग्रेटर देन बोला है, तो 3 नहीं ले सकते। सर 3.5 ले लें, रख के देखिए 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 3 आता है, तो 3 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, तो वो हट गया है। तो मिनिमम लीस्ट पॉसिबिलिटी ही 4 की यहाँ पर बन रही है, 4 से इन्फिनिटी बनेगा। सर यहाँ पर -3 क्यों नहीं लिया, -2 से कम चाहिए, -2 से कम इंटीजर -3 बन सकता है, तो -2 तक क्यों गए, चेक करते हैं। -इन्फिनिटी से -2 है, तो इसके बीच में -2.5 आएगा, चेक करिए। -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 बनता है, -3 इसको सेटिस्फाई करता है, तो ये यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो ये आपके पास से आंसर आएगा। यहाँ एक वर्ड लिखा गया है ओनली, क्या ये ऐसा है डेटा, अभी तो पॉजिटिव की हम बात करें, पॉजिटिव वाला डेटा यहाँ ओनली लिखा गया है। 4 to इन्फिनिटी, क्या ये सिर्फ इसी के लिए है, 4 से इन्फिनिटी में नहीं, एक सोल्यूशन और आएगा। तो पहला वाला ऑप्शन भी गलत हो गया है, ये भी गलत हो गया है। बात करते हैं कि एफ एक्स नेगेटिव कब होगा, तो नेगेटिव वाला रीजन हमें मालूम है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू किसके बीच में आनी चाहिए, -2 से 3 के बीच में। -2 से 3 के बीच में इंटीजर वैल्यूज कौन सी है वो बताइए आगे। इसके बीच में इंटीजर वैल्यूज आपके पास से -1 से 2 के बीच में आती हैं। इक्वल टू जो मेंटेन होगा, 3 से छोटा, 2 के इक्वल और बराबर कर सकते हैं, लेस देन, और -1 से ग्रेटर। अब आप बताइए, -1 से 2 के बीच में कोई नंबर पिक कीजिए जिसका सोल्यूशन हम बना सकते हैं। तो यहाँ अगर मैंने इसको लिखा तो -1 से आप 3 तक जा सकते हैं। वेरिफिकेशन फिर से, -1 से थोड़ा भी छोटा अगर आपने लिया, -1.1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 आ जाएगी। -2 से ग्रेटर चाहिए, इक्वल टू नहीं चाहिए, तो -1 से ग्रेटर 2 तक जा सकते हो। 2.5 हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 बनता है, चलेगा, इसलिए 2 से आगे जा रहा हूँ।
2.99 भी जा सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू फिर से 2 आ जाएगी, तो बात सेटिस्फाइड है। तो -1 से 3 बनेगा, -1 पर है क्लोज और 3 पर है ओपन। ये बात आपके पास सेकंड ऑप्शन आ रहा है और सिर्फ यही आएगा, इसलिए यहां पर ये ओनली वाला वर्ड चल जाएगा। आते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ, जहां पर पूछा गया है कि इंटीग्रेशन करिए fx का। fx का इंटीग्रेशन हमें बनाना है, तो देखिएगा यहाँ है 0 से 1 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास है। कहाँ है fx? ये रहा। माइनस आपके पास से ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है, 6 बनता है dx। हमें 2 तक जाना है, फिर मैं 1 से 2 में भी इसको ब्रेक कर देता हूं। तो लेट्स सी क्या डेटा अपने पास से बनेगा। 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर ही 0 है, ये भी 0 है। आगे मैं पहुंचा 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, ये डेटा अपने पास से बनता है। क्योंकि 0 से 1 में x है तो वहां ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आता है, 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आती है। पहले वाले का इंटीग्रेशन -6x आता है, जो बनेगा 0 से 1, और अगले वाले में अगर हम देखें तो 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, फिर से ये -6 बनता है 1 से 2। सो डेटा मेरे पास निकल के आता है -12। ऑल्दो में आंसर पहले ही पता चल गया है, एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो भी नहीं सकते जेईई मेन पेपर में। यहाँ -6 लिया है, -12 होना चाहिए, गलत आंसर। तो देखा जाए तो ABCD में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन में से सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, जहां पे आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो नॉलेज है वो चेक की गई है। अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे और साथ के साथ सॉल्व करते करते क्रॉस वेरिफिकेशन अगर आप करते चलेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे एग्जाम के अंदर, टाइम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, तो मैथ्स में आपके मार्क्स जरूर आएंगे। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जेईई मेन के अंदर पूछा गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात हो रही है, अल्फा का डेटा निकालना है 0 से 64, x पावर 1/3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ही भी x पावर 1/3 पूछा है, और फिर है पीछे वहां पर dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। फिर जब ये अल्फा कंप्यूट हो जाएगा तो यहाँ हमें रख के फिर एक और इंटीग्रेशन करना है। मतलब 4 मार्क्स के लिए स्टूडेंट से 2 इंटीग्रेशन सॉल्व करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको फिर याद रखना है कि भाई टाइम फिर अकॉर्डिंगली वैसा ही लगने वाला है। तो ये स्टूडेंट में एक समझ होनी चाहिए कि किसी क्वेश्चन में, एक अच्छे स्टूडेंट के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ, जिन्हें क्वेश्चन करने आते हैं, वो जजमेंट देख के लग जाता है कि हाँ इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे हर बॉल पे छक्का नहीं मार सकते, जब बाउंसर है तो फिर वो प्लेयर उसी हिसाब से उसको अटेम्प्ट करेगा, क्या ट्राई करना है कि नहीं करना है। जैसे x पावर 1/3 है, लेकिन प्रैक्टिस अगर हम बना के रखें तो इसको भी हम बना सकते हैं, और बना के भी सही सीखते हैं कैसे करते हैं। x पावर 1/3 जो है, इसका इंटीग्रेशन अगर आप देखेंगे अल्फा का, तो उसका एनालिसिस पहले होगा अल्फा के अकॉर्डिंग। ये 0 से 64 है और ये है x पावर 1/3 dx। फिर 0 से 64 आपके पास है और यहाँ पर है ग्रेटेस्ट इंटीजर। जो फर्स्ट वाला पार्ट है यहाँ पर x पावर 4/3 बन जाएगा, डिवाइड में भी 4/3 रहेगा, और ये 0 से 64 डेटा बनेगा। लेकिन यहाँ पर होगा एनालिसिस। हम जानते हैं कि x की वैल्यू 0 से 64 है, तो यहाँ पर x पावर जो 1/3 है, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया है, और ये आपके पास है 4 क्यूब होता है, पावर 1/3 लेंगे तो इसकी वैल्यू 0 से 4 के बीच में आती है। तब हमें ये देखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कब कब इंटीजर बनेगा, क्योंकि इसका हमें इंटीजर लेना है। तब आप मुझे बताइए, तो x पावर 1/3 कब कब इंटीजर बन सकता है? 0, 1, 2, 3, 4। तो x के कौन कौन से डेटा बने? 0 क्यूब करना है सबको, 2 का 8 हो जाएगा, 27 बनेगा, 64 बने, ये सारे नंबर्स हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। 0 to 1, इसकी वैल्यू 0 से 1, 0 इंटीग्रेशन रहेगा। आगे रहेगा 1 से 8, x की वैल्यू 1 से 8, तो ये 1 से 8 के पावर रखोगे तो वैल्यू 1 बनेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो कि 8 पावर 1/3 की वैल्यू 2 आती है, तो 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा। अगला 8 से 27 है x का वैल्यू, तो x पावर 1/3 की वैल्यू 2 से 3 के बीच में रहेगी, तो ये डेटा आपके पास है 2 बनकर कर आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें 27 से 64, तो इनका वैल्यू 3 से 4 के बीच में रहेगा, तो ये 3 बनकर आएगा। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। यहां पे हम गए 3/4 आता है, यह है 64 पावर 4/3 माइनस 0, ये 0 है, इट इज 8 - 1, 2 आता है 27 - 8,
यहाँ पर 3 आता है, 64 माइनस 27, ये डेटा आपके पास है। अल्फ़ा की वैल्यू आती है 3/4। यहाँ पे आप डेटा देखिए 4 पावर क्यूब है और ये 4/3 है, ये 7 है। यहाँ से आप बनाएंगे अगर, सो ये 19 है, 19 नहीं है 18 बनेगा। 8 हमें माइनस करना है तो 19 है, 19 का डबल 38 होता है। और यहाँ आपके पास है 37 बनेगा, ये डेटा आपके पास है। 3 से 3 चला जाएगा, यहाँ 3 आता है और 4 पावर 4 बनेगा, एक 4 यहाँ भी लिखा हुआ, 4 क्यूब यानी 64 है। ये आपके पास से 45 आता है और ये आपके पास से 111 बन जाएगा। अगला वाला नंबर है 192 और आपके पास से नंबर आता है 156। 6 है, 5 है, ये नंबर बनता है। 56 आप इसमें से हटाते हैं, अगर 9 में से 5 जाता है तो 4 बचता है और यहाँ पे आपके पास से 6 है। 36 इज माई कमिंग एज द फाइनल आंसर। 36 आपके पास से नंबर आया। अभी पूरा नहीं सॉल्व हुआ है, अल्फा की वैल्यू आई 36। अब आगे प्रोसीडिंग चालू होगी इसके साथ। आइए देखिए, ये लिखा गया है 1/पाई 0 से लेके 36 पाई। यहां हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा, साइन पावर 6 थीटा, कॉस पावर 6 थीटा, डी थीटा, ये डेटा है। साइन पावर 6 साइन स्क्वायर थीटा, साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा, डी थीटा, ये डेटा हमने यहां से बना दिया। ठीक, ये डेटा हमने बनाया। अब आगे देखिए, इसको लिखने के लिए अब हमें आगे जाके सॉल्व करना है। पहली बात तो आप इस फंक्शन को थोड़ा देख लीजिए। ये जो फंक्शन अगर एफ ऑफ थीटा है, अगर हम ये अज्यूम करेंगे एफ ऑफ थीटा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि एफ ऑफ थीटा में अगर हम पाई प्लस थीटा करते हैं तो भी एफ ऑफ थीटा ही रहता है। इट्स ए पीरियोडिक फंक्शन। आप पाई प्लस थीटा करिए, साइन पाई प्लस थीटा ही साइन थीटा ही रहेगा, स्क्वायर अलग है, सब जगह सेम रहेगा, यानी ये पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन है और ये n टाइम्स टाइम पीरियड हो रहा है। ये 36 आपके पास है, तो फिर 36 आगे आ जाएगा और एक सिंगल टाइम पीरियड के अंदर हम इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। ये डेटा हमारे पास से बन गया है। ठीक है, तो 0 से पाई के बीच में हम इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। जो इसका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है इसका पाई, तो फिर जो n टाइम्स टाइम पीरियड है 36 आगे आ जाएगा। यहां पर अब हम क्वीन रूल अप्लाई करते हैं। लेट्स सी क्या डेटा आपके पास से बनता है। 36/पाई आपके पास है, 0 से पाई/2 ही रहेगा पहले तो बनेगा एफ ऑफ थीटा। अगला बनता है एफ ऑफ पाई माइनस थीटा, तो यहां से आपके पास है साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा, साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा डी थीटा। बना दिया। ये कौन सा क्वीन रूल है? क्वीन रूल आप नहीं जानते तो बता दें कि अगर 0 से 2a है और आपको एफ थीटा डी थीटा निकालना है तो ये 0 से a बन जाएगा एफ ऑफ थीटा प्लस एफ ऑफ 2a माइनस थीटा डी थीटा। इसको क्वीन रूल कहते हैं। इस यूटिलाइज किया। अब देखिए साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही रहता है, सब चीज़ें सेम हैं, तो हमारे पास से दोनों एक्सप्रेशन सेम बन जाते हैं और ये 2 आउटसाइड आ जाता है, जो बनेगा 0 से पाई/2 और रिजल्ट कुछ ऐसा बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा साइन पावर 6 थीटा कॉस पावर 6 थीटा डी थीटा। हमें ये कंप्यूट करके दिखाना है कि फाइनली क्या बनने वाला है। इस इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए, अभी आंसर थोड़ा सा दूर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो सेकंड इंटीग्रेशन है वो है 72/पाई और 0 से पाई/2 लिखा हुआ है। आई एम राइटिंग 0 से पाई/2 साइन स्क्वायर थीटा साइन पावर 6 थीटा कॉस पावर 6 थीटा डी थीटा। ये जो क्वीन रूल हमने अप्लाई किया है, वी आर अगेन गोइंग टू यूज इट कि 0 से 2a है, 0 से हाफ लिमिट करेंगे एफ ऑफ थीटा एफ ऑफ 2a माइनस थीटा। तो ये बात हम यहाँ फिर से लगाते हैं। सो वी आर हैविंग दिस 72/पाई
0 से π/4 लिमिट हो जाएगी, पहले फंक्शन सेम रहेगा, फिर 2a माइनस थीटा यानी π/2 माइनस हम करेंगे तो आपके पास से बनेगा साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, यहाँ पर भी आपके पास से साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, ये पावर 6 बनता है, कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा डी थीटा, ये डेटा है। 72/π आपके पास से है, 0 से π/4 है। साइन स्क्वायर थीटा आपके पास है साइन पावर 6 थीटा कॉस पावर 6 थीटा, ये कॉस बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अगर आप थोड़ा देखें ध्यान से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, हमारे पास से ये रिजल्ट आता है। यहां पर आकर हम रुक गए, ठीक है। यहां पर आने के बाद अब हमें कॉस वाला जो पावर 6 है उसको थोड़ा कॉमन ले लेते हैं, तो 0 से π/4 है, ये आपके पास से साइन पावर 6 थीटा कॉस पावर 6 थीटा, और कॉस जब इधर डिवाइड में जाएगा ना तो वो आपके पास से बनेगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा है ना, एक सेक स्क्वायर पावर 4 बन जाएगा और एक ये डी थीटा बनेगा। इस तरीके से डेटा बन जाएंगे। कॉस पावर 6 कॉमन ले लिया तो इस साइन पावर 6 बना +1, और यहाँ से पावर 6 बनेगा, कॉस पावर 1 कॉस पावर 6 थीटा सेक पावर 6 थीटा बनता है। इसको थोड़ा आप रीअरेंज करके देखिए, 72/π में लिखा, 0 से π/4, यहाँ पर आपके पास से tan बन चुका है, ये है आपके पास से, और ऊपर वाला जो है उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसका कर दिया स्क्वायर, एंड देन वी आर हैविंग सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसमें और इसमें अगर आप देखें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन हमें करना होगा, पुट कर देते हैं। लेट्स से द tan थीटा इज t, देन वी आर हैविंग सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा एस डी टी, ठीक है। क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ 0 से π/4 लिखा हुआ है, ये है 72/π, लिमिट्स लगा दीजिए, ये 0 है, यहाँ पर 1 है, ये 0 है, यहाँ पर 1 है, tan थीटा की वैल्यू t है, तो ये बनता है आपके पास से 1 + t², tan थीटा की वैल्यू t² होल स्क्वायर, t पावर 6 + 1, डेटा आपके पास है। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज डी टी। अब ये जो लिखा हुआ है t पावर 6 + 1, इसको पहचानिए, ये लिखा गया है a³ + b³ का फॉर्मूला है, जिसको हम लिख सकते हैं a + b, दिस इज द डेटा। इंटीग्रेशन में और आगे बढ़ते हुए 0 से 1 आता है, t पावर 6 को ये लिखा जा सकता है, एक पावर से एक पावर कट जाएगी, ये डेटा हमारे पास से बना। डी टी लिखा हुआ है, डी थीटा नहीं है, क्लियर। अभी भी नंबर नहीं देना चाहते, दिस इज अगेन अ फेमस फार्मूला जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 72/π 0 to 1, t² लेंगे कॉमन, ये डेटा बनता है। जो और आगे जाएगा अगर तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, ऊपर अगर प्लस है तो फिर नीचे माइनस वाले का परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है, ये डेटा बनता है। यहां पर अगर हम t -1/t की बात करते हैं, इसको अगर हमने अल्फा ले लिया तो 1 + 1/t² dt की वैल्यू d अल्फा बन जाती है। जब ये 0 से 1 जा रहा है तो ध्यान रखिएगा कि अगर t पहुंचा हमारे पास 0+ तो अल्फा जाएगा -∞। ध्यान से देखिए, ये 0 रखा है और ये 0 -∞ की तरफ जाएगा,
सेकंड आपके पास से t अगर 1 की तरफ जाता है तो अल्फा 0 बन जाता है, 1 माइनस 1 इज 0. सो नाउ दिस इंटीग्रेशन इज कमिंग एज 72 बाय पाई माइनस इन्फिनिटी से 0, 1 प्लस टी स्क्वायर इज डी अल्फा अपॉन इट इज रिटर्न एज अल्फा स्क्वायर प्लस 1. 72 by pi, it is tan inverse alpha from minus infinity to 0. 0 पर तो 0 ही रहेगा एंड माइनस tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी. वो डेटा आपके पास है 72 by pi माइनस पाई बाय 2 आपके पास से आएगा एंड फाइनली आंसर इज कमिंग एज 36 मेरे पास इसका नंबर बन के आया है. और ये पूछ रहे हैं कि इसका फाइनली क्या आंसर आना चाहिए. अल्फा केम 36 एंड दिस नंबर इज ऑल्सो कमिंग एज 36. ठीक है, तो ब्रिलियंट क्वेश्चन है ये पूछा गया जो है, ब्रिलियंट टॉप क्लास क्वेश्चन. अब सोचिए ऐसा एग्जाम में पहले से एक इंटीग्रेशन ये सॉल्व करवा दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर का एनालिसिस करवा दिया, फिर अल्फा आया, फिर आगे जाके एक और इंटीग्रेशन चल रहा है जो भी कोई आसान नहीं है. तो इससे लेंदियर एंड टाइम टेकिंग क्वेश्चन पूरा अच्छे से लास्ट में आते आते 36 हमारा आंसर बना. तो अगर हम बात करें एग्जाम में तो इस क्वेश्चन को बना तो दिया है, बस शुरुआत में ही इसको ट्राई करें तो ठीक है. लास्ट के एग्जाम में जाके आप सोचेंगे 2-3 मिनट में हो जाएगा तो ये टाइम लेगा. ठीक है, चलिए एक जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं. पाई बाय 24 से 5 पाई बाय 24 के बारे में पूछा जा रहा है. ये हमारे पास है इंटीग्रेशन. कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का, उस पर हम थोड़ा मेजरली फोकस्ड हैं. 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, माइनस ए से ए नहीं है, तो जैक रूल और क्वीन रूल तो यहाँ से वैसे साइड हो जाते हैं. किंग रूल के बारे में हम बात करते हैं जिसके अंदर x को रिप्लेस किया जाता है a प्लस बी माइनस एक्स के साथ, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स आपके पास से आता है, यानी ये बन जाएगा आपके पास से पाई बाय 4 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे. दिस इज कंडीशन नंबर 1. यहाँ आता है पाई बाय 24, ये है 5 पाई बाय 24, dx बनेगा 1 प्लस थर्ड रूट tan आपके पास है 2 आपने लिखा, पाई बाय 4 माइनस एक्स आपके पास से बन जाएगा. पाई बाय 24, 5 पाई बाय 24, ये 1 प्लस है 3 है, थर्ड रूट है, यहाँ से आप डेटा बनाएंगे तो ये बनता है tan 90 माइनस 2 थीटा. ये डेटा आपके पास से बनेगा tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा बन जाएगा आपके पास से. ये है पाई बाय 24, 5 पाई बाय 24, यहाँ 3 है और ये पूरा डेटा आपके पास से कॉट में चेंज हो जाएगा. कॉट वाले को हम फिर से tan में चेंज कर देते हैं. तो कॉट वाला जब tan में चेंज होगा तो यहाँ थर्ड रूट ऑफ tan ऑफ 2x बनेगा, प्लस 1 है, थर्ड रूट ऑफ tan ऑफ 2x बन गया है, dx है. कंडीशन नंबर 2. दोनों को अगर हम ऐड करें तो बेस दोनों का सेम है और दोनों को हम ऐड कर देते हैं. सो एडिंग 1 एंड 2 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये. यहाँ 2i बनेगा, पाई बाय 24 है, यहाँ है 5 पाई बाय 24, तो 1 प्लस थर्ड रूट ऑफ tan ऑफ 2x, 1 प्लस थर्ड रूट ऑफ tan ऑफ 2x dx. दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास इंटीग्रेशन के बाद x आता है. इट इज 5 पाई बाय 24 माइनस पाई बाय 24. यहां से आपके पास है 4 पाई बाय 24, पाई बाय 6 बनता है और i की वैल्यू आपके पास से बनती है फाइनली पाई बाय 12. कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि बाद में 2 से डिवाइड करना भूल जाते हैं. तो दिस इज वेरी मच ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन. आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन अगर आ गया है तो बल्ले बल्ले है, और आने के बाद भी अगर आप छोड़कर आ गए हैं तो फिर आपने फिर एक अच्छा खासा मौका लाने का, मार्क्स लाने का गवा दिया है. तो ये बहुत आसान सवाल होते हैं, किंग रूल के ऊपर बेस्ड होते हैं. इनको दोस्ती कीजिए, सवाल बनाइए. ज़रूरी नहीं कि इंटीग्रेशन के सारे ही सवाल एग्जाम में टफ पूछे जाते हैं. ठीक है.
डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर एक क्वेश्चन हमें सामने दिख रहा है कि f इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, नॉन नेगेटिव फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ? नॉन नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है हमेशा एज गिवन, हम ये कह सकते हैं कि नॉन नेगेटिव गिवन है, यानी फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये गिवन है। अब जो गिवन इक्वेशन है उसको देख लीजिए, आगे जाके हमें इसका मीन निकालना है। मीन तो मतलब वही होता है, अरिथमेटिक मीन की बात करें, एवरेज निकालना, दैट्स नॉट अ बिग डील। फंक्शन के बारे में सोचते हैं। सो जो गिवन इक्वेशन है उसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो डिफरेंशिएट गिवन इक्वेशन, उसको हम डिफरेंशिएट करने पहुंचे। एक्स इज 2f स्क्वायर है, ये आपके पास है 2 टाइम्स एफ एक्स, एफ डैश एक्स बनेगा। 25 0 है, यहाँ हम जाएंगे तो पहले t की जगह x बनेगा, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स का स्क्वायर, फिर आपके पास है x का डेरिवेटिव, लेबनीज रूल है ये, और 0 वाला 0 बन जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। जैसा हमें ये यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि इसको रीअरेंज कर पाए। तो ये एफ स्क्वायर एक्स माइनस 2f एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इज 0। आगे पहुंचे तो हम देख सकते हैं कि ये एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर अपने पास से लिखा गया है। किसी का होल स्क्वायर अगर 0 आता है, इसका मतलब उसका अंदर वाला जो डेटा है वही 0 है। यहाँ एफ एक्स है, यहाँ आपके पास है एफ डैश एक्स, ये डेटा अपने पास बना। यहाँ पर हम एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स आपके पास से लिखा गया है, दोनों साइड हम dx ले लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि लाना तो फंक्शन है, फंक्शन की बात हो रही है। सो एफ एक्स का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है एफ डैश एक्स, तो यहाँ अगर हम इंटीग्रेट करने पहुँचेंगे तो अपने पास से लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स आपके पास बन जाएगा, सामने एक्स प्लस सी डेटा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास से लॉग में ये डेटा बनेगा। क्योंकि ये नॉन नेगेटिव है तो मॉड प्लस से ओपन हो जाएगा और e टू दी पावर x प्लस सी लिखा गया है, तो फंक्शन को हम लिख सकते हैं e पावर c इंटू ई पावर x। ये फंक्शन अपने पास आया। क्या हमारे पास कोई और डेटा है जिससे हम बात बना पाए? तो देखिए, इस इक्वेशन में अगर मैंने x इक्वल टू 0 रखा तो यहाँ से f ऑफ 0 का स्क्वायर है, 0 से 0 इंटीग्रेशन है और 25 है। जो गिवन इक्वेशन है उसके अंदर पुट x इक्वल टू 0, तो मेरे पास डेटा बनता है f ऑफ 0 का स्क्वायर इज 25 प्लस 0। 0 से 0 इंटीग्रेशन 0 बन जाता है, f ऑफ 0 की वैल्यू प्लस माइनस 5 आएगी। बट हम जानते हैं कि एफ एक्स तो नॉन नेगेटिव है, तो यहाँ पर डेटा हमारा जो लिया जाएगा वो प्लस 5 लिया जाएगा। e पावर c, e पावर 0 आपके पास है, e पावर c का वैल्यू आ गया है 5। सो नाउ वी आर हैविंग फंक्शन का डेटा जो आपके पास आता है वो है 5 टाइम्स ई टू दी पावर एक्स, 5 टाइम्स ई टू दी पावर एक्स। अब हमारे पास यहाँ से लॉग 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 की बात हो रही है, तो अगर मैं यहीं पर एफ ऑफ एल एन एक्स निकालना चाहूँ तो वो 5 ई टू दी पावर लॉग एक्स है, जो मेरे पास से डेटा बन जाएगा 5x। तो जहाँ पर भी एफ ऑफ लॉग एक्स लिखा हुआ है वो सिंपल डेटा लिखा हुआ है ओनली 5x। तो यानी ये जो 5 log 1 है ये आपके पास से कितना 5 टाइम्स 1 बन जाएगा, ये 5 टाइम्स 2 बन जाएगा, ये 5 टाइम्स 625 बन जाएगा। तो जो हम चाहते हैं वो डेटा आपके पास से आ गया है। रिक्वायर्ड मीन जो हम चाहते हैं वो आपके पास से बनेगा 5 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 3 एंड इट गोज ऑन 5 टाइम्स 625। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो काउंट कर लीजिए, क्योंकि मीन निकालना होते हैं तो जितने नंबर्स उतने से डिवाइड भी करना होता है। 1 2 से लेके 625 तक ये नंबर गया है, तो 625 से हम इसको डिवाइड भी कर देंगे। 5 आपके पास से कॉमन है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 625 डिवाइडेड बाय 625 आपके पास है नंबर। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये 5 है, इसका सम आएगा 625, 626 बाय 2 एंड 625। 625 से 625 चला जाएगा, 1313 बनता है, 1365 मुझे आंसर नजर आता है। आई एम गेटिंग 1365 एज द फाइनल आंसर। इसका फाइनल आंसर मेरे पास है 1365 आ रहा है। क्या आपको ये विजिबल है? हाँ ठीक है, दिख रहा है। ठीक है,
So we are marking 1365 as the final answer. So ब्यूटीफुल क्वेश्चन जहां पर आपको एक परफेक्ट स्क्वायर से बात शुरू हुई और लेबनीज रूल भी यहाँ पर लिखा हुआ है. सो आई विल मार्क दिस एज अ गुड क्वेश्चन. आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से स्कोर करेंगे, डरेंगे नहीं, तो आप एग्जाम में इन सवालों को बना सकते हैं. ठीक है, मेरा पर्पज़ यही है कि आप मैथ्स में जो आपको डर है, जो आप सोचते हैं कि सर ये नहीं होने वाला है, डरते हैं, आधे अधूरे मन से करते नहीं, सबसे पहले उसे लड़ने की तैयारी दिमाग से कीजिए. क्या मुझे लड़ना, जो होगा फेस करूंगा, ये सोचेंगे तो सवाल आपसे बनने शुरू होंगे. ठीक, बना लीजिए. एक बढ़िया क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन अटेम्प्ट करते हैं. फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट एक्स. लिखा हुआ है 0 से इन्फिनिटी. एक सेट बनाया जाएगा एक्स से, और एक्स क्या है, एंड करके लिखा है, जो इसके सॉल्यूशंस हैं. बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस पर लेबनीज रूल लगा के डिफरेंशिएट कर देते हैं. वो अलग कहानी है. ठीक है, आपसे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात की है, तो इसके डेरिवेटिव के सॉल्यूशन वो नहीं आएंगे जो इसके सॉल्यूशन होंगे. पहली मिस्टेक तो ये मत करना. तो हमें इसी इक्वेशन को सॉल्व करना होगा. ठीक है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर किंग रूल की अप्लाई करते हैं, और किसको रिप्लेस करेंगे, वेरिएबल. वेरिएबल जो है वो यहाँ पर टी है, जो चेंज होगा a प्लस बी माइनस टी के साथ. a प्लस बी आपके पास से है x माइनस टी के साथ. तो इंटीग्रेशन 0 से यही रहेगा, t चेंज हो जाएगा x माइनस टी का होल स्क्वायर. साइन है, t की जगह मैंने यहाँ से x माइनस टी रखा. पॉलिनोमियल में x और t को हैंडल करना ज़्यादा आसान है रादर देन ट्रिग्नोमेट्री में हम करें. तो यहाँ पर हम पहुँचे, यह 0 से x आता है, एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 2xt. x चला जाएगा और हमारे पास से है साइन टी डी टी, जिसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर आती है. अब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करेंगे. साइन टी डी टी आपके पास बन गया. फिर है 0 से 1, टी स्क्वायर आपके पास है, साइन टी डी टी यहाँ भी आएगा, 2x बाहर आ जाएगा, 0 से x आपके पास है, और यहाँ पर है t साइन टी डी टी. ये है आपके पास से एक्स स्क्वायर. साइन टी का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, माइनस कॉस टी बनेगा, तो 0 से x में हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे. यहाँ है बाय पार्ट्स की बारी. सो वी विल कॉल इट एज अ फर्स्ट फंक्शन, दिस वन एज अ सेकेंड फंक्शन. टी स्क्वायर साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी आता है, 0 से x हमने रखा, और फिर टी स्क्वायर का आपके पास से बनेगा डिफरेंशिएशन 2t माइनस कॉस टी डी टी. आपके पास से एक ही डेटा बन गया. आगे पहुंचते हैं, फिर यहाँ से आइलेट्स बनाना होगा. ये फर्स्ट फंक्शन और ये है सेकंड फंक्शन. तो फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाला तो सेम रहेगा, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस टी कॉस टी 0 से x है. फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव जो कि 1 आता है, माइनस कॉस टी डी टी. ये डेटा लिख दिया, सामने है एक्स स्क्वायर. सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पर आता है एक्स स्क्वायर, 0 भी आप रखोगे तो आपके पास से ये बनता है 1 माइनस कॉस एक्स. ये डेटा आपने रखा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और 0 पर डेटा 0 है. माइनस माइनस प्लस आता है, 2 बनता है, 0 से x आता है, t कॉस टी आपके पास से डेटा बन जाएगा. ठीक, यहां से बनता है 2x, माइनस x कॉस x आता है, बाकी डेटा 0 है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, फिर बनेगा यहाँ पर कॉस टी. कॉस टी का इंटीग्रेशन आपके पास से आता है साइन टी. कॉस टी का इंटीग्रेशन तो बनेगा साइन टी. 0 से x में आपके पास से ये डेटा बनने वाला है. सो लेट्स सी आपकी अल्टीमेटली हमारे पास क्या डेटा बनने वाला है. टी कॉस टी का भी एक इंटीग्रेशन और हमारे पास से बचा हुआ है. चलिए सिंप्लीफाई करते हैं. डेटास कैसे बनते हैं, एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स भी आपके पास है. यहाँ पर टी लिखा हुआ, फिर से वही बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है. टी अपने पास रहेगा, और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन है साइन टी, 0 से x करेगा इंटीग्रेशन, फिर एक और इंटीग्रेशन, t का डेरिवेटिव 1, और आपके पास है साइन टी का इंटीग्रेशन. ये ब्रैकेट क्लोज्ड. यहाँ पे आप देखिए 2x स्क्वायर कॉस एक्स बनता है,
-2x आता है, यहाँ से आपके पास से sin x बन जाता है। ठीक है, sin x, 2x sin x डेटा बना। चलिए कितना हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, थोड़ा सिंप्लीफाई यहाँ पर कर लेता हूँ मैं। एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल है, जो सामने लिखा गया है। ये -2 आपके पास से बन रहा है -2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक, और क्या डेटा है यहाँ से देखिएगा, 2 कॉमन ले लिया है, x sin x बना हुआ है, x sin x 0 पर 0 है। sin t का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, sin t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी बनता है, और माइनस और माइनस आपके पास से प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास से cos t बनेगा, जो 0 से x में वैल्यू रखेगा। ये वाला भी क्लियर हो गया। 2 बाहर है, ध्यान रखिएगा, 2 बाहर है, छोटी सी भी गलती अगर हुई तो फिर फंस जाएंगे। 2x स्क्वायर कॉस एक्स से आपके पास से 2x, ये भी कैंसिल हो गया है, देखो वहां से, दिस इज वन इज ऑल्सो कैंसिल्ड आउट। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इज 2x स्क्वायर कॉस एक्स, ये भी कैंसिल है। फिर आपके पास से बचता है -2x sin x, ये डेटा बचता है। -2x cos, ये हट गया है, सिर्फ एक टर्म बची है, -2x cos x, -2x cos x इज इक्वल टू 0, ये डेटा आपके पास है। सिंप्लीफाई करते हैं, 2x sin x प्लस 2 cos x -1, -2x cos x भी आपके पास से है, सामने है 0 जी। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो डेटा अगर हम देखना चाहें, देखिए कैसे गलती होती है, -2x sin x लिखा हुआ है और हमने क्या लिख दिया, cos x, sin x है यहां पर। ये कैंसिल हो गया, cos x -1 is 0 and we are getting only 1, cos x is equal to 1। डेटा क्या है, x की वैल्यू 0 से 100 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इस सबसेट में कितने आएंगे ये हम चाहते हैं। x हमारे पास दिया हुआ है 0 से लेके 100, कितना दिया है, 0 से 100। तो आप बताइए कौन कौन सा डेटा बनेगा, 0 आएगा, अगली बार 1, फिर ये 2 पाई पर बनता है, 4 पाई बनेगा, 6 पाई बनेगा, कितना बनता जाएगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 2m पाई। तो ये लेसर देन 100 होना चाहिए। आप बता दीजिए m की वैल्यू कितनी रखें, 50/पाई आता है, 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास दिख रहा है कि कितना इसको बना सकते हैं। 3 से आप कैंसिल करके देखिए इसको, 30 पाई तक शायद मैं जा सकता हूँ, फील सो। ये 3.14 होता है, 94 पहुंच रहा है ना। 32 पाई अगर आप करके देखोगे, 3.14 है आपके पास से, $6.28 है, 100.48 आता है, क्रॉस कर गया, 100.48 आ गया, क्रॉस कर गया। सो एक्सेप्टेबल एक्स आर दीज, एक्सेप्टेबल आर दिस, और ये कितने वैल्यूज हैं, दे आर 16 एलिमेंट्स। 0 से लेके 30 तक अगर हम देखें तो हमारे पास से 0, 1, 2 से लेके जितना है 15 तो ये है और एक 0 है, 16 एलिमेंट्स आएंगे आपके पास से, इसके आंसर 16 आंसर्स आएंगे। आई विल मार्क दिस क्वेश्चन एज ए ब्रिलियंट क्वेश्चन। एग्जाम में इसको सॉल्व करना आसान बात नहीं है। इसका एक और अप्रोच हो सकता है, वो भी मैं बता दूं कि आप ये sin x - 2 को ओपन कर लीजिए। ये ओपन होगा sin ऑफ a - b के फॉर्मूले से, sin a cos b माइनस cos a sin b। x वाली टर्म्स को बाहर निकाल लीजिएगा, बाकी में बाय पार्ट्स लगाएगा। लेकिन होगा क्या ना, टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर साइन टी के साथ भी बनेगा, टी स्क्वायर कॉस टी के साथ भी बनेगा, दोनों थोड़े में 2-2 बार आपको अप्लाई करना पड़ेगा बाय पार्ट्स, तब बात बनेगी। ठीक है, जैसे टी स्क्वायर साइन टी है तो इसमें 2 बार पार्ट बाय पार्ट्स लगाए तब जाके आंसर आए। ऐसे इसमें टी स्क्वायर कॉस टी भी बनेगा, उसमें भी 2 बार अप्लाई होगा। तो हमने क्या किया, पहले किंग रूल अप्लाई कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री को पहले सिंप्लीफाई कर दिया,
फिर बाकी सेग्रीगेट कर दिए और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लिया। एक और कॉमन मिस्टेक बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, वो इसको डिफरेंशिएट करके उसके सॉल्यूशन निकालने बैठ जाते हैं। जो हमारी इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन निकालने, उसके डेरिवेटिव के सॉल्यूशन नहीं निकालने हैं। सिंपल सी बात है, जैसे हमारे पास एक डेटा है कि sin x इक्वल टू 1/√2 दिया है, इसके सॉल्यूशन निकालने, क्या आंसर है, π/4 है। मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, तो sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया, 1/√2 का 0 हो गया, cos x इक्वल टू 0 इक्वेशन आ गया, यानी अब तो एंगल π/2 आ गया। आंसर π/4 था, अब π/2 आ रहा है। तो जो इक्वेशन है उसी को सॉल्व करना, उसके डेरिवेटिव को सॉल्व करने से आंसर मैच नहीं करेंगे, ठीक है। वो आदत होती है लेबनीज रूल अप्लाई करने की, इसलिए वहां पहुंच जाते हैं। तो ब्रिलियंट क्वेश्चन, एग्जाम इसको सॉल्व करने वाले बच्चे बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स मेंटेन करते हैं, और जो लोग मेंटेन नहीं करते इन कॉन्सेप्ट से, इन सवालों से सीखिए, और मैं हूं आपको सिखाने के लिए, तो बस सीखते रहिएगा। एक डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, जो लिखा है कि एफ एक्स सेटिस्फाई करता है इस रिलेशन को, और यहाँ पर हमसे पूछा गया है e प्लस एफ ऑफ 0 का क्या डेटा बनता है, ठीक है। इस एफ एक्स को हम रीराइट करते हैं, यहाँ से बनता है e पावर x, यहाँ x और y dy लिखा हुआ, यानी y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है। थोड़ा सेग्रीगेशन करते हैं, y आता है f ऑफ y dy बनता है, प्लस सेकेंड वाली टर्म जब मल्टीप्लाई में जाएगी तो यहाँ x आता है, यहाँ e पावर x है, और ये f ऑफ y dy बनता है। तो यहाँ से y dy आया, e पावर x f y dy बना। यहाँ है 0 से 1 आता है, y f ऑफ y dy, x e पावर x आगे बन जाएगा। ये डेटा आपके पास से बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, वी कैन कंसिडर दिस एज एन a, और ये वाला जो इंटीग्रेशन है दिस इज कंसिडर्ड एज एन b। क्योंकि सोचो, जब y लिखा हुआ है, ये पूरे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, वहां पर y आएगा, y में पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे तो y हट जाएगा, फिर नीचे वाली लिमिट रखेंगे वहां से y हट जाएगा, यानी ये जो इंटीग्रेशन है y के फंक्शन में y की वैल्यूज कांस्टेंट रखी जाएंगी, तो ये कांस्टेंट बनेगा। वहीं पर ये वाला फंक्शन भी हमारे पास से एक कांस्टेंट वैल्यू ही आने वाली है। तो मतलब ये दोनों कांस्टेंट हैं। ये फिगर आउट करने के बाद फंक्शन अब हमारे पास जैसा दिखने वाला है वो ये है। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। जब हमें पूछा है एफ ऑफ 0, मैं एफ ऑफ 0 बनाने जाऊंगा तो e टू दी पावर 0 है, यहाँ a है और ये 0 है, यानी एफ ऑफ 0 की वैल्यू अपने पास 1 प्लस a आता है। अब यहाँ पर a और b आपको दिख रहे हैं। a की वैल्यू है 0 से 1 y एफ वाई डी वाई, इसकी वैल्यू है 0 से 1 एफ वाई डी वाई। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये a है और ये b है, तो मैं b यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ जो ज़्यादा इजी दिख रहा है, एफ ऑफ वाई डी वाई। अब एफ ऑफ x कितना है वो आप देखिए, ये है अपने पास एफ ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ अगर हम 0 से 1 में जाते हैं तो ये बनता है e पावर y a y e पावर y, एंड दिस इज द डेटा। इंटीग्रेशन की तरफ प्रोसेस करेंगे, e पावर y ही रहेगा, 0 से 1 आता है, यहाँ पर भी ay रहेगा, 0 से 1 आता है, b अपने पास कॉमन है, 0 से 1 y डी वाई, ये डेटा है। ये इंटीग्रेशन को थोड़ा हमें सोचना है। बाय पार्ट से अगर हम बनाने की सोचें तो y सेम रहेगा, e पावर y को हम सेकंड फंक्शन लेंगे और y को लेंगे फर्स्ट फंक्शन, ये बनेगा 0 से 1, y का डेरिवेटिव 1 है, फिर e पावर y डी वाई आपके पास है और बनेगा, सो 1 e पावर 1 0 माइनस e पावर y 0 से 1, सो वी आर गेटिंग दिस होल वैल्यू एज 1। तो ये पूरा इंटीग्रेशन 1 आ रहा है। इसको प्रोसेस करते हैं, b की वैल्यू आप यहां से चले जाएंगे, e माइनस 1 आता है, a आता है 1 माइनस 0 बनता है, ये डेटा यहां से b बनेगा, b की वैल्यू 1 बनती है, सो y e पावर y डी वाई, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 आती है। सिंप्लीफाई करने अगर हम जाकर देखें तो आप देख सकते हैं कि b से तो b कैंसिल हो गया है और a की वैल्यू 1 माइनस e चाहिए, a की वैल्यू आ गई। अब क्या हमें b की ज़रूरत है, और b की ज़रूरत नहीं है तो हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे उसको निकालने के अंदर। तो स्मार्टली क्या कंप्यूट करना है वो हम पहले ही देख चुके हैं, क्या एफ ऑफ 0 तो 1 प्लस a आता है। तो जो रिक्वायर्ड है, अगर हम देखें नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि एफ ऑफ 0 कितना है, वो है 1 प्लस a।
तो यहाँ से एफ ऑफ 0 की वैल्यू 2 माइनस ई आती है, एफ ऑफ 0 प्लस ई का वैल्यू आपके पास से 2 बन गया है। दिस इज योर आंसर। कई बार स्टूडेंट बिना देखे इसके लिए बी की वैल्यू भी कंप्यूट करने लग जाएंगे, 2-3 मिनट उसमें लग जाएंगे, तो उतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना करोगे तो इसी से आपके मार्क्स आ जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बी भी निकाल सकते, यहाँ से एक ही इस वाले को भी हम कंप्यूट कर सकते हैं, तो एक रिलेशन और आ जाएगा वहाँ से। दोनों में जो आसान वाला है वो बी वाला डेटा है, तो बी की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो इस फर्स्ट वाले को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, जिसके बिना ही हम आंसर तक पहुँच जाते हैं। निकाल लोगे मार्क्स सेम आएंगे। एग्जाम में उस हिसाब से सोचना है कि कैसे हम जल्दी इसको सॉल्व करें। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, तो फिर आपके पास ये जो है ए वाला डेटा, ये भी आपको निकालना होगा, क्योंकि अभी कंप्लीट फंक्शन नहीं आया। अभी हमें सिर्फ ए का वैल्यू पता है, बी का नहीं पता है। तो अगर हम ए को देखें तो ये 0 से 1 है, वाई एफ वाई डी वाई आपके पास लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है y एफ वाई आपके पास से लिखा हुआ है, दिस इज e पावर y प्लस a प्लस आपके पास से y e पावर y टाइम्स b टाइम्स dy। आप इसको और सॉल्व कर लीजिए, एक रिलेशन और आ जाएगा। a की वैल्यू पता है, यहाँ से b निकल के आ जाएगा। उसकी अभी हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे स्मार्ट सॉल्यूशन सीखते रहिए। एग्जाम में हमेशा सोचते हुए रहना है कि हमें आता तो बहुत कुछ है, उस क्वेश्चन में कितना रिक्वायरमेंट है, कम से कम टाइम में उसको सॉल्व करके पहुंचना, यही एग्जाम टाइम पे एनालिटिकल स्किल्स हमें चाहिए होती है। तो बना लीजिए। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो इंटीग्रेशन के ऊपर है। एफ बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन सच दैट एक रिलेशन हमें दिया गया है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर यहाँ पर हमें कंप्यूट करना है कि इंटीग्रेशन जो 0 से 3 के बीच में लिखा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो एफ एक्स लिखा गया है, यहाँ पर ये डेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो इसी को थोड़ा रीराइट करते हैं कि यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सभी चीज़ें अगर एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में हमें मिल जाए तो हमारे लिए वो डेटा सिंप्लीफाई करना ईजी रहेगा। यहाँ पर अगर हम मान लें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू टी है, तो आपके पास ये डेटा मिल गया कि एक्स स्क्वायर की जगह में टी माइनस 1 रख सकता हूँ। तो ये बना एफ ऑफ टी, ये है टी माइनस 1 एक्स स्क्वायर की जगह स्क्वायर, 5 आता है, टी माइनस 1 माइनस 2 आता है। वी आर गेटिंग टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 प्लस 5t माइनस 5 प्लस 2 आता है। यहाँ से आपके पास से 3t आता है, ये 3 बनेगा, 3 इसमें से जाएगा तो 2 बचेगा। ये आपके पास से फंक्शन आ गया टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2। अब हमें इसी का इंटीग्रेशन करना है। ये जो लिखा गया है एफ ऑफ 3 एफ एक्स डी एक्स हो, या मैं इसकी जगह पर 0 से 3 है और एफ टी डी टी लिखूँ, बात बराबर है। 0 से 3 में आप गए तो बनता है टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2dt। इंटीग्रेशन आपके पास है टी क्यूब बाई 3 बनता है, 3t स्क्वायर बाई 2 है, और ये है 2t। 0 से लेके 3 तक डेटा बनाएंगे। 27 बाई 3 आता है, 27 बाई 2 बनता है, 6 आता है और 0 बनता है। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे। चलिए, तो यहाँ पहला वाला 9 आएगा, 9 माइनस 6 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 प्लस 27 बाई 2, तो 6 प्लस 27 यानी 33 बाई 2 हमारे पास से इसका डेटा निकल के आता है। तो एक फंक्शन मॉडिफाइड फॉर्म में दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसका इनपुट था। तो ये था क्वेश्चन। ये इंटीग्रेशन तो मेरे हिसाब से 10 में से 9 बच्चे इस क्वालिटी का इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पर इसी को रिप्लेस करना था, तो ये भी मुझे लगता है कि आधे बच्चे तो इसको कर ही पाएंगे, और इस वीडियो के बाद तो सभी कर पाएंगे कि रिप्लेस कैसे करना है। सेम बना दीजिए, ये बन गया। बताइए, डरते हैं बच्चे इंटीग्रेशन से। वैसे ही मान के चलिए कि 50% इंटीग्रेशन तो आसान ही आते हैं। थोड़ा सा लक वाली बात है कि आप कौन सी शिफ्ट में पेपर दे रहे हैं, पर आप जिस भी शिफ्ट में पेपर दे रहे हैं, तो अगर वो टफ भी आया तो सभी स्टूडेंट्स के लिए वो टफ आया है। ठीक है, बना लीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जब इस क्वेश्चन को देखा, एग्जाम, रियल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो आकर यही बताया कि सर हम तो इसको देखकर ही डर गए। सिग्मा है, मॉड है, फिर अंडर रूट है, पाई से मल्टीप्लाई है, फिर एक इंटीग्रेशन है। तो सर देख कर ही जो होता है ना क्वेश्चन को देख कर लगे कि सर इसको कहाँ, सर केमिस्ट्री के 2-4 सवाल और कर लेते हैं। मैथ्स को फेस कीजिए। अब आप देखिए सवाल कैसा है, कैसे हम इसको बनाते हैं। ये जो इंटीग्रेशन आपके पास लिखा हुआ है, लेट्स कंसीडर दिस एज एन आई इंटीग्रेशन। 0 से r आपके पास x आपने लिखा, और यहाँ है आपके पास से
पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को हमने एक अज्यूम कर लिया कि ये एक इंटीग्रेशन है आई, 0 से r x साइन पाई एक्स मॉड के अंदर है, फिर डी एक्स है। इसको हम देखने गए तो सबसे पहले दिमाग में जो थॉट चल रहा है कि कंडीशन नंबर 1 है और किंग रूल हम अप्लाई करने की सोचते हैं। किंग रूल में क्या होता है कि x को रिप्लेस करते हैं a प्लस बी माइनस एक्स के साथ। ये 0 और r है तो आप रिप्लेस कर देंगे r माइनस एक्स के साथ। r क्या है आप देख सकते हैं, r 1 से लेकर 20 तक है, तो याद रखिएगा r हमारे पास नेचुरल नंबर है। यहाँ i पर पहुंचे, ये है 0 से लेके r, x को रिप्लेस कर देंगे r माइनस एक्स के साथ। यहाँ आता है साइन और ये बनेगा r पाई माइनस पाई एक्स। अब यहाँ पर बात सोचनी है, r नेचुरल नंबर है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है। जब ये ऑड बनेगा ना पाई 3 पाई, तब तक तो साइन पाई एक्स ही बन जाएगा, लेकिन जब ये इवन बनता है 2 पाई माइनस पाई एक्स बनेगा तो नेगेटिव आएगा, 4 पाई माइनस पाई एक्स करो तो नेगेटिव आएगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यह मॉड लगा हुआ है, तो मॉड लगे रहने की वजह से चाहे ये माइनस आए या प्लस आए, मॉड इसको प्लस में ही कन्वर्ट करेगा। तो r माइनस एक्स आपके पास है, वापस से वही बन जाएगा साइन ऑफ पाई एक्स डी एक्स। दिस इज आर कंडीशन नंबर 2। ये दोनों सेम है, आगे x है, यहाँ r माइनस एक्स है, तो ऑब्वियस बात यही है कि दोनों को ऐड किया जाए। ऐड करने से x प्लस r माइनस एक्स आपके पास है, यहाँ हम पहुँचते हैं, ये है साइन ऑफ पाई एक्स डी एक्स। देखिए वेरिएबल डी एक्स है, x है, तो यहाँ पर वेरिएबल x, जब x कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास i का वैल्यू बनता है r/2 0 से r मॉड ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स डी एक्स। ये डेटा अपने पास से बना। ठीक, अब एनालिसिस हमें इंटीग्रेशन करना है साइन पाई एक्स का। अब दो बातें हैं, या तो हम साइन पाई एक्स का ही एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए, अगर मैंने एक फंक्शन अज्यूम किया कि जहां पर मेरे पास डेटा है मॉड ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स का टाइम पीरियड पाई 1 होता है, तो यहां पर मैं ये कहता हूं कि इसका भी टाइम पीरियड 1 है आपके पास से। साइन एक्स का टाइम पीरियड 2 पाई होता है, मॉड साइन एक्स का टाइम पीरियड आपके पास से पाई आता है, और साइन ऑफ पाई एक्स अगर हमने मॉड में लगा दिया तो टाइम पीरियड 1 है। आप चाहें तो इसके अंदर 1 ऐड करके देख लीजिए। इसका टाइम पीरियड हमारे पास पता चल गया है, तो ये बन जाएगा आपके पास से पाई एक्स प्लस पाई। वी विल बी गेटिंग द सेम फंक्शन अगेन। साइन पाई प्लस थीटा, वैसे तो माइनस साइन थीटा बनेगा, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो प्लस बन जाएगा। इसका टाइम पीरियड 1 है, तो ये जो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 0 से r है। अब यहाँ सोचना है, r जो है एक नेचुरल नंबर है। आप याद कीजिए एक प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर कि 0 से अगर उसके टाइम पीरियड का मल्टीपल वहां पर लिखा गया है तो हम उसको n टाइम्स लिख सकते हैं। 0 से सिंगल टाइम पीरियड एफ एक्स डी एक्स, उसका टाइम पीरियड है t, तो n अगर मल्टीपल है तो n आगे आ जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ i में लगाने की सोचते हैं, तो अब डेटा देखिए r/2 हमारे पास पहले से लिखा गया है, और ये जो r लिखा गया है इसको मैं r टाइम्स t लिख सकता हूं, क्योंकि t की वैल्यू तो 1 है। तो ये जो r लिखा हुआ है, r को 1 से मल्टीप्लाई समझा जा सकता है। ये टाइम पीरियड है आपके पास से, और यहां से मॉड ऑफ साइन पाई एक्स डी एक्स बन जाएगा। अब क्योंकि ये एक मल्टीपल है, तो जैसे n आगे आया है उसी तरीके से हम r को भी आगे ले सकते हैं। 0 है, t की वैल्यू 1 है। तो ये प्रॉपर्टी हमें पीरियोडिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए। तो बात क्या बनी, जो r परेशान करता, जो वेरिएबल था वो r आगे आ जाएगा, तो ये डेटा बनेगा 0 से t। जैसे n आगे आ जाता है तो ये बात बनती है, क्योंकि x की वैल्यू आपके पास 0 से 1 है और पाई x की वैल्यू आपके पास 0 से पाई बन जाएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है कि साइन पॉजिटिव रहता है। इस पूरे इंटरवल के अंदर साइन एक्स जो है आपका वो पॉजिटिव रहेगा, तो मॉड जो है हमारे पास से वो प्लस से ओपन होगा। साइन पाई एक्स डी एक्स आपके पास लिखा गया है, ये बनता है r²/2। इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो बनता है cos पाई एक्स अपॉन पाई। इट इज फ्रॉम 0 to 1। r²/2 आता है, यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो ये बनेगा -1/पाई। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज 2 से 2 चला जाएगा और मेरे पास डेटा बनता है r² बाई पाई।
ये मेरे पास से इंटीग्रेशन निकल के आया। तो ये जो यहाँ वाला जो टर्म आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली r² दिख रहा है, सिर्फ इंटीग्रेशन ही था। मैं गारंटी से कहता हूँ अगर यहाँ पर सिग्मा मॉड रूट हटा दिया जाता और इसकी बात होती तो काफ़ी सारे बच्चे कर लेते। पर बिल्कुल ऐसे अवेंजर मूवी की तरह कई सारे हीरोज हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। ये डेटा कंप्यूट हो गया, r² है। इस सिग्मा को थोड़ा डील करते हैं। सिग्मा आया आपके पास से 1 से लेके 20, ठीक है। फिर आ गया मॉड है, फिर रूट है, ये मॉड है, ये अंडर रूट है, और बताइए फिर पाई है, ये लिखा हमने पाई। अब है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की वैल्यू आई r²/π, r²/π खत्म। पाई से पाई कैंसिल है, r तो वैसे ही पॉजिटिव है तो रूट लेंगे तो यहाँ से मॉड r बन गया है। मॉड r तो वैसे ही पॉजिटिव है, आप सम निकाल के देखेंगे तो ये कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 से 20 का सम लिखा रखा है। समझ में आई बात? कुछ नहीं है, 20 तक का सम निकालना एपी का, तो ये आता है n × n+1/2, सो इट इज 10 और ये है 21, 210। डरिए मत सवालों से, 210 हमारा फाइनल आंसर, इसका हम मार्क कर देंगे। टॉप क्लास क्वेश्चन है, एग्जाम टाइम पे इसको डील करने के लिए हमारे स्टूडेंट भी टॉप टाइप का होना चाहिए, अच्छे से समझने वाला, डरने वाला नहीं, जो एनालिटिकली मैथमेटिकली इसको समझे, कई जगह पर रिक्वायर्ड हो तो ग्राफिकली समझे, उसके लिए फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। कई बार भीड़ भाड़ में भी एक आध सवाल करने की कोशिश किया करो, शोर हो रहा है, बैंड बाजे निकल रहे हैं, तो उससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ेगी कि हाँ मुझे कैसे फोकस करना है। कभी याद ना हो, दिमाग साइडवेज चल रहा हो, जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दीजिए, थिंग्स विल बी फाइन, यू विल बी ऑन द ट्रैक। बस यही सीखना है। तो यहाँ पर जैसा इंटीग्रेशन समझा रखा था उसी हिसाब से किया, किंग रूल अप्लाई किया पहले, इससे आर कैंसिल हो गया, ये बना। पीरियोडिसिटी का बहुत रोल है। बात करें फंक्शन की तो टाइम पीरियड 1 है, वेरीफाई करके दिखा दिया कि 1 ऐड करने पर भी फंक्शन सेम आता है, टाइम पीरियड 1 है। तो यहाँ पर जो अगला कैच हमारे लिए बना, इस प्रॉपर्टी को, पीरियोडिसिटी की जो प्रॉपर्टी है उसको यूटिलाइज करना हमने सीखा। तो आर आगे आ गया, अब ये पॉजिटिव है, इंटीग्रेट कर दिया r²/π। देन दिस हैज बिकम क्वाइट सिंपल, सिग्मा मॉड रूट पाई, यहाँ तक तो सब सेम है, सिग्मा मॉड रूट पाई r²/π, वी आर गेटिंग r, सिंपल समेशन। Okay guys, I am marking this as a good question। अच्छा सवाल है, प्रैक्टिस करनी है, अच्छी चीज़ों को सीखेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए, एक बहुत बढ़िया सवाल है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, इसको डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा एनालिसिस हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का करना होगा। रिलेटिवली 3 जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर है, एक जगह साइन पर, एक तरफ कॉस पर और एक तरफ एक्स पर है। एक्स वाला आसान होता है, साइन और कॉस में थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम डील कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। -π/2 से π/2 के अंदर अगर हम बेस्ड हैं तो देखिएगा, सबसे पहले -π/2 से -1 आप चले जाइए, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर पर ब्रेक होगा तो हर इंटीजर पर ये ब्रेक होगा। अगर हम इस बीच में हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अपने पास से -2 बनेगी। वहीं अगर मैं साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेकर जाऊंगा तो साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन ऑफ -90 की वैल्यू -1 आती है, और -1 आपका -1 से लेके 0 के बीच की क्वांटिटी है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा -1। लेकिन वहीं अगर हम cos x की बात करें, cos x एक इवन फंक्शन होता है, नेगेटिव रखोगे तो बिहेवियर तब भी पॉजिटिव जैसा ही होगा। तो π/2 और 1 के बीच में आप रखोगे cos π/2 0 होता है और cos 1 से छोटी क्वांटिटी है। तो दिस क्वांटिटी वाज बिटवीन -1 एंड 0, और ये क्वांटिटी आपकी 0 से 1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 0 बना देगा। ठीक है, एक इंटरवल में पहले वाले के अंदर तीनों का डेटा हमने लिख लिए। आगे मैं बढ़ा और 0 तक डिस्कस करूंगा, उसी हिसाब से इनके इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी ब्रेक करेंगे। -1 से 0 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 बनेगा। साइन एक्स की भी बात करें, एक्स नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव रहेगा, तो ये नेगेटिव है तो -1, ये भी -1 से 0 के बीच में रहेगा। यहाँ cos x आपके पास है, ये 0 से 1 के बीच में है, ये डेटा आपके पास से 0 बनेगा। गोइंग फॉरवर्ड आगे पहुँचे, 0 से π/2 के पहले हम 0 से 1 पहुँच जाते हैं, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 है। साइन की हम बात करेंगे तो आपके पास है डेटा -1 से 0 ही है। अब नहीं, पॉजिटिव पे आ गए हैं तो डेटा किसके बीच में रहेगा, साइन 0 पर 0 रहता है, 0 से 1 के बीच में है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बनेगा। कॉस तो आप मान के चलिए सभी जगह आपके पास है 0 ही ग्रेटेस्ट इंटीजर, और 1 से अगर हम पहुंचते हैं π/2,
ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1, वहीं पर साइन एक्स π/2 से भी थोड़ा कम है, तो ये क्वांटिटी तो 0 से 1 के बीच में ही है, 0 ही रहेगी। cos x का भी सेम बिहेवियर है, 0 से 1 ये भी 0 है, तो ये तो सभी जगह 0 है। -1 है, फिर 0 है, -2 -1 0 1, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमेशा हर इंटीजर पर अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। तीनों का एनालिसिस करने के बाद हम पहुंचे इंटीग्रेशन की तरफ और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -π/2 से -1, यहाँ हमारे पास 12 लिखा गया है, ये 3 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बनेगी -2 डिवाइडेड बाय 3 बनता है, इसकी वैल्यू आती है -1 और इसका वैल्यू आता है 0। ये इंटीग्रेशन है। सेम आई एम गोइंग विद -1 से 0, यहाँ है 12, यहाँ है 3, यहाँ पर डेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर का -1 डिवाइडेड बाय, अब देखिए 3 आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी वैल्यू -1, कॉस का वैल्यू 0 है, ये dx आता है। और आगे बढ़ते हैं, 0 से अब से आप पहुँचते हैं 1 के बीच में, यहाँ पर 12 है, यहाँ 3 है, ये 0 है, यहाँ 3 है, साइन एक्स का वैल्यू 0 है, cos x का वैल्यू 0 है, dx है। 1 से π/2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 + 1 आता है, यहाँ से आता है साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आती है 0, कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आती है 0। ये हमारे पास से पूरा डेटा बना। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, लेट्स सी क्या डेटा बनता है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 बनेगा, 2 से 6 बन जाएगा, सो वी आर हैविंग 6 और ये इंटीग्रेशन, ये डेटा बनता है। यहाँ डेटा बनाइए, ये 2 बनता है, यहाँ भी 2 बनता है, कैंसिल हो जाएंगे, 12 आपके पास बनेगा, ये बनता है x। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 12 आता है, 0 से x बनता है, यहाँ आपके पास से 4 है और ये भी 4 बनेगा, तो 16 बन जाएगा, जो x रहेगा 1 से लेके π/2। ठीक, ये i बनता है इंटीग्रेशन, ये डेटा अपने पास आएगा 0 + 1 इट इज 12, 1 - 0। यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करेंगे, ये भी x बनेगा, π/2 -1, ये -6 आता है, यहाँ से +6 आता है, ये है 3π, 12 है आपके पास से 8π - 16 डेटा बनता है। i का वैल्यू आप देख लीजिए 11π, यहाँ से आपके पास से 11π + 2 इज योर आंसर, दिस इज योर सेकंड आंसर बी। डुएबल क्वेश्चन है, पर उनको एग्जामिनर को जो स्टूडेंट के अंदर चेक करना था वो कर चुके हैं कि उसको एनालिसिस करना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर का आता है नहीं आता। इंटीग्रेशन वाइज अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन तो कोई खास था ही नहीं, कांस्टेंट है। अब जो स्टूडेंट ये सोचे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन टफ आया है, तो भाई तुम मैथ्स को समझे ही नहीं हो। इंटीग्रेशन टफ नहीं आया, आपको फंक्शन का एनालिसिस करना ही नहीं आता है, तो ये पूरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट ये है कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स को कितना समझते हैं। तो जितना अच्छा हमारा फंक्शन चैप्टर होगा, जितना अच्छा हम इस फंक्शंस को सीखेंगे, बाकी आने वाले चैप्टर्स उतने ईजियर हमारे लिए हो जाते हैं। यहाँ पर हमने देखा इंटीग्रेशन की बात करें तो वो तो आसान है, डिफिकल्ट किसने बनाया है, वो आपकी जो प्रायर नॉलेज है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ट्रिगो पे लग रहा है तो उसका एनालिसिस करना, ये अगर हम अगर उसके पहले वाले चैप्टर्स अच्छे हैं तो फिर ये बनेगा, वरना सारा ठीक रहा के फूटेगा कि इंटीग्रेशन टफ आया है। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम जिसमें इंटीग्रेशन डिफिकल्ट पूछा है, नहीं, फंक्शन का एनालिसिस हर इंटरवल में करना ये हमें ज़रूरत है। इसी फंक्शन के बारे में पूछ लेते हैं, अंदर वाले के लिए बताइए कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूस है, कहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल है, तो इसकी इतनी महत्ता नहीं है। ये यहाँ जो लिखा गया है इसका एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर से, कि जब जब ये ब्रेक हो रहा है, अलग अलग वैल्यूज दे रहा है, बात बन जाएगी। सो इंटीग्रेशन इज नॉट डिफिकल्ट, इज अल्टीमेटली हाउ डू वी एनालाइज द फंक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मार्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी, बनाकर चलिए, ठीक है। चलिए, एक एरिया के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है, उसको अटेम्प्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। जो रीजन है वहां पर देखते हैं, एक रीजन ये है, इसको अगर हम देखें तो ये एक लाइन है y = 1 - 2x,
और दूसरा जो है वो है पैराबोला 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जहां पर पूछा जा रहा है इसका मतलब आता है आपके पास से फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपके पास से डेटा बना है ना, जैसे अल्फा बाई बीटा है और आपसे इसके बारे में पूछा जा रहा है। पहले बात यह है कि इन दोनों का उसको आपस में पहले सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सॉल्व कि इनका क्या डेटा बनता है आपके पास से। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 आपके पास से बनता है। दिस इज x माइनस 3 एंड x प्लस 1। x का वैल्यू 3 आता है और माइनस 1 आता है, 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं कि अगर x का वैल्यू 3 है तो y कितना बनता है, यहाँ पे रख के देखिए y माइनस 5 बनता है। और जब x का वैल्यू माइनस 1 है तो y कितना बनता है वो देखेंगे तो वो 3 बनेगा। सो लेट्स प्लॉट इट। 4 माइनस एक्स स्क्वायर तो डाउनवर्ड पैराबोला है, यहाँ ऐसे बनेगा। और जो सेकंड वाला है वो है 1 माइनस 2x। 1 माइनस 2x यहाँ पर एक तो 0 बनता है हाफ पर, और 2 पॉइंट्स आने वाले हैं इसके, एक ऐसे आके कट करेगा, दिस इज एन हाफ। ये वाला एक पॉइंट होगा विच इज x इक्वल टू माइनस 1, और एक ये वाला भी पॉइंट आएगा विच इज 3। ठीक है, पर हमें कहाँ निकालना है वो देख लीजिए। वी आर इंटरेस्टेड कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहीं पर आपके पास है इसके ऊपर वाला रीजन y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, इसके इधर वाला रीजन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। लाइन से हमें ग्रेटर चाहिए तो इस लाइन के ऊपर वाला रीजन, इस कर्व के नीचे वाला रीजन, तो ये है जो रीजन की हम बात कर रहे हैं। तो अब इसको कैसे कंप्यूट किया जाए आप खुद सोच लीजिए। ये वाला डेटा आपके पास से 2 बनता है, ये डेटा -2 है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 करेंगे तो एक्स की -2 एंड +2 बनता है। सबसे पहले जब भी दो कर्व्स की बात हो, एरिया बात पूछा जाए, तो पहले वो सॉल्व होके पॉइंट निकाला करो कहाँ मिल रहे हैं। फिर कर्व की ट्रेसिंग होती है, ग्राफ बनाया जाता है। फिर जो रीजन की बात हो रही है, एरिया तो बहुत सारे बनने वाले, लेकिन जो पूछा गया है उसको शेडिंग कर दी। अब यहाँ पर इस एरिया की कंप्यूटेशन कैसे की जाए, तो देखो ये जो बड़ा वाला रीजन है इसको एक्स एक्सिस के साथ निकाल दिया जाए और इस छोटे वाले ट्राइंगल को यहाँ से घटा दिया जाए। ये 0 है, यहाँ वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे इसके अंदर x को 0 रखेंगे तो ये डेटा बनता है 1। तो इस पूरे सेक्शन में से इस ट्राइंगल को हम बढ़ा देंगे तो बात बन जाएगी। सो आई एम राइटिंग दिस एज रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया की बात करें तो मेरे पास से डेटा है फर्स्ट वाला, ये है y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आई एम राइटिंग दिस एज 0 से 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इस छोटे ट्राइंगल का एरिया हटा देते हैं, इसके लिए इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। बेस इंटू हाइट, ये बेस है हाफ, हाइट है 1, इसका इंटीग्रेशन बना देते हैं। ये 4x है, यहाँ पर है x क्यूब बाई 3, 0 से 2 माइनस 1 बाय 4, 8 माइनस 8 बाई 3 माइनस 0 1 बाय 4, 8 आता है आपके पास से 12 बनता है, 32 प्लस 3 बनता है, यहाँ से आता है 96 माइनस 35 बाय 12, 61 बाय 12। देखो एक बार नंबर अभी कहाँ पहुँचे हम, 61 बाय 12 पहुँच रहे हैं। ठीक है, एंड विच इज अल्फा बाई बीटा। अल्फा बाई बीटा है जिनका जीसीडी 1 है, कॉमन फैक्टर 1 है, और हम इन दोनों का सम चाहते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 61 प्लस 12 आपके पास से है। सो आई एम हैविंग दिस एज 73 नंबर है अपने पास। यस, वी आर हैविंग फर्स्ट एज द आंसर। तो रूटीन क्वेश्चन है एरिया का, इतने तो वो पूछते ही है कि आपको कर्व ट्रेसिंग के लिए भी बात करें तो एक तरफ लाइन है एक तरफ क्वाड्रेटिक है, ये तो बेसिक्स हमें आना ही चाहिए। अब जो स्पीड मेंटेन कर लेगा एग्जाम के अंदर, जिसकी बहुत सारी प्रैक्टिस इनकी हुई है और लेटेस्ट टाइम पे, ऐसा नहीं कि चैप्टर आपको 6 महीने पहले पढ़ाया गया था तब आपकी प्रैक्टिस थी और एग्जाम टाइम पे आकर आप किसी प्रैक्टिस आपने छोड़ दी, तो एग्जाम में पेन नहीं चलेगा, फंस जाओगे। मैथ्स के लिए तो पेन चलाना ही जरूरी है। ठीक है, तो बना लीजिए। चलिए एरिया के ऊपर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। लाइन है x इक्वल टू -1 विच डिसाइड द एरिया ऑफ रीजन। एक रीजन है, देख लेते हैं पहले। एक कर्व है y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकंड वाला कर्व आपके पास है y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। ठीक है, ये डेटा आपके पास लिखा गया है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू है 3 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास से बन रही है डेटा। इन द रेशियो आपसे पूछा गया है m/n में, जीसीडी के बात है, m/n 1 है,
पूछा गया है क्या जरूरत बनेगी। पहले काम, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी दो कर्व से एरिया की बात हो, पहले आप उन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये डेटा है, फैक्टराइज करते हैं, x+2 आता है, x-1 आता है। एक x का वैल्यू -2 है और दूसरे वाले से x का वैल्यू 1 है। x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू आप देख लीजिए, यहाँ से 5 आता है और ये डेटा आपके पास है 2 है। तो ये पॉइंट बना है -2,5, ये पॉइंट बना है 1,2। दो पॉइंट्स पर ये एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, प्लॉटिंग करें। 1 - x² है, 1 + x², ये तो ऐसा अपवर्ड पैराबोला बनेगा और 3 - x और है आपके पास से, ये यहाँ से आके कट कर देगा। तो एक तो यहाँ कट करेगा, एक यहाँ पर 3 पर कट करता है और दोनों की मुलाकात कर्व से कहाँ होती है? -2,5, ये -2 है और एक 1 पर भी कट करता है। दिस इज ऑल्सो 1, सो दिस इज लाइक 1,2 और ये वाला पॉइंट आपके पास है -2,5। अब क्या हो रहा है उस रीजन को मार्क करते हैं। 1 + x² से ग्रेटर, ये रहा 1 + x² का ग्राफ, ग्रेटर यानी ऊपर, और 3 - x से कम, ये डेटा है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है कि एक लाइन है x = -1, यहां पर एक लाइन बनेगा, x = -1, यहां एक लाइन आया। सो दिस डिवाइड दिस रीजन इन m/n रेशियो। अब इसने क्या किया है, जो रीजन था, जो इस कर्व और इस कर्व के बीच में बाउंडेड है, इसको इसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, एक रीजन तो ये वाला है और एक रीजन ये ग्रीन वाला है। इनका रेशियो आपसे पूछा जा रहा है एंड दैट रेशियो इज m/n। तो आप बताइए, इस रिक्वायर्ड रेशियो जिसकी बात हो रही है, हम उसकी बात करते हैं। सो द रिक्वायर्ड रेशियो, तो पहले इंटीग्रेशन होगा इसका -2 से 1। ग्रेटर फंक्शन कौन सा है, बड़ा वाला फंक्शन कौन सा है? इस वाले कर्व की बात कीजिए, ये फंक्शन है आपके पास है 3 - x। तो 3 - x और ये वाला कर्व, सो आई एम राइटिंग 3 - x और 1 + x² dx अपॉन दूसरा वाला सेगमेंट -1 से 1। ये डेटा आपके पास है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -2 से -1, ध्यान रखिए, -2 से -1, इसको डेटा को सिंप्लीफाई कीजिए। 3 - 1 करते हैं तो 2 बनता है, 2 - x - x² dx आपके पास लिखा गया है और ये डेटा है -1 से 1, ये डेटा भी वही बनेगा, 2 - x - x² dx। सिंपल पॉलिनोमियल वाले इंटीग्रेशन है, बना देते हैं, इनमें गलतियां नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो ये इंटीग्रेशन आपके पास से बनेगा 2x - x²/2 x³/3 -2 and -1, 2x - x²/2 x³/3 -1 and 1। ठीक है, डेटा रखिए, पहले -1 रखिए, -2 -½ + 1/3, -2 रखिए, -4 -2 8/3 डिवाइडेड बाय 1 है, ये डेटा है। -1 रखिए, ये डेटा है। ठीक है, डेटा बना, सिंप्लीफाई करते हैं। क्या डेटा बनेगा उसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से 6 बनता है, 6 में से 2 चला गया तो बचेगा आपके पास से 4, ये आपके पास से -½ आता है, ये 1/3 है और ये आपके पास से 8/3 है, जो 7/3 मेरे हिसाब से बनना चाहिए, है ना। कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं करनी है। यहाँ चल के देखते हैं, 2 से 2 आप ऐड करेंगे तो 4 बनता है, -½ है और ये +½ है, कैंसिल कर देगा। यहाँ है -1/3 और यहाँ भी है -1/3, सो आई एम हैविंग -2/3। 6 आप एलसीएम ले लीजिए, तो है 24 -3 -14 से 6 एलसीएम ले लिया। ठीक है, सो 24 है, 3 है और 14 है। यहाँ आप बनाइए तो ये डेटा आपके पास से 12 आता है
12 माइनस 2/3 है। सिंप्लीफिकेशन और करते हैं तो यहाँ से 17 है तो 7 बचेगा, और ये 10 है तो ये 20 बन जाता है। इट इज रिटन एज m/n। चेक कर लिया उन्होंने एग्जामिनर ने कि आपको कितना अच्छे से एरिया कंप्यूटेशन करना आता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एरिया का एनालिसिस करना आता है। यहाँ पर फिर इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो खैर आसान है, ज़्यादा खास नहीं है। 7/20 आपके पास है। नाउ दे आर आस्किंग फॉर m+n। GCD 1 है, यानी मैं 7/20 को 14/40 नहीं लिख सकता। वैसा करेंगे तो 14 और 40 के अंदर आपके पास है 2 कॉमन आ जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये जो कहानी यहाँ चल रही है, कॉमन कुछ नहीं आना चाहिए, तो 7 और 20 के बीच में कॉमन 1 ही है और कोई कॉमन नहीं है। तो डिसाइड हो गया फिर m+n के अकॉर्डिंग ये 7 + 20 आपके पास है। फाइनल आंसर बनने वाला है 27। तो 27 को हम मार्क करेंगे जो है हमारा फोर्थ वाला आंसर। ठीक है, मैं जानबूझ के यहाँ पर ऑप्शंस ABCD नहीं लिखता हूँ क्योंकि एग्जाम में भी 1 2 3 4 ही रहते हैं। तो 1 2 3 4 से ही हमें प्रैक्टिस करनी है, वो नंबर्स हैं। ठीक है, कई जगह टीचर्स ABCD से दिखाते नहीं, हमें इन नंबर्स के साथ भी डिस्कस करना है। कई बार हमारा आंसर 2 आ रहा होता है और 2 हम सोच कर इस वाले 2 को देख के मार्क कर जाते हैं। ठीक है, तो ABCD की जगह में 1 2 3 4 का ही एनालिसिस करना है। गुड क्वेश्चन, जिससे उन्होंने चेक करना है कि स्टूडेंट को एरिया कितना समझ में आता है, कर्व ट्रेसिंग कितने अच्छे से आती है, आपस में सॉल्व करना, रिलेटिवली ग्राफ बनाना, फिर छोटा मोटा इंटीग्रेशन करना। गुड क्वेश्चन टू डिसाइड स्टूडेंट इज मैथमेटिक्स में कितनी अंडरस्टैंडिंग रखता है। ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जहां पर हमें 2 कर्व्स के बीच का एरिया कंप्यूट करना है। एरिया ऑफ द रीजन, यहाँ पर एक कर्व है, यहाँ पर भी एक कर्व है। अब देखा जाए तो ये पैराबोला की इक्वेशन है, उसका इंटीरियर रीजन, और ये इलिप्स की इक्वेशन है। तो पहले ये देख लेते हैं कि दोनों कर्व्स एक दूसरे से मुलाकात कहाँ करते हैं। तो हम फर्स्ट वाले कर्व्स के अकॉर्डिंग इलिप्स को देख रहे हैं, तो यह है 4x² + y² = 8 है, और जो पैराबोला हमें गिवन है वो है y² = 8x, 4x यहाँ पर रखा हमने। यह है 4x², 4x = 8 आता है। 4 को हटा दीजिए सब जगह से, ये इक्वेशन अपने पास बनती है। कंप्यूट होगा x + 2 और x - 1। जैसा कि एग्जाम में सॉल्व करना पड़ता है वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं है कि ऑन सॉल्विंग यू गेट दिस, ऐसा नहीं है। x की वैल्यू -2 अगर मैं रखने जाता हूँ तो मेरे पास से y² की वैल्यू -8 आती है। इससे इसका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। 1 आप रखने जाएंगे तो y² की वैल्यू 4 है, y का वैल्यू आपके पास से +-2 है। तो हमारे पास 2 पॉइंट निकल के आए हैं, एक है 1,2 और एक है 1,-2। दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। दोनों पॉइंट्स अपने पास आगे निकल के जी। अब इसकी हम ट्रेसिंग करते हैं। पैराबोला हमने बना दिया है, y² = 4x है जी। इस एलिप्स को थोड़ा देखिए क्या लिखा गया है। यह है x² / 2 + y² / 8 = 1। तो यहां पर देखा जाए तो A से बड़ा B है, एलिप्स इस शेप का बनेगा, और पैराबोला जो है वो जैसा अपना स्टैंडर्ड पैराबोला होता है इसी शेप का है। दोनों के लिए मीटिंग पॉइंट्स कौन से हैं? 1,2 है, दिस इज द 1 पॉइंट 1,2 एंड दिस इज द अदर पॉइंट 1,-2। ये आपके पास से √2 का डेटा रहेगा यहाँ से, और ये वाला डेटा आपका 0,2√2, 0,-2√2। ठीक है, अब हमें कौन सा रीजन चाहिए वो हम एनालिसिस कर लेते हैं। कौन सा रीजन चाहिए? देखिए, एलिप्स के अंदर का रीजन, पैराबोला के भी अंदर का रीजन, एंड कंडीशन लिखा हुआ है तो दोनों का कॉमन आपका ये बनता है। इसकी बात हो रही है, ये है एलिप्स के अंदर का और ये पैराबोला के अंदर का, दोनों का कॉमन लेंगे तो ये बनेगा। यहां पर अगर हम देखें तो ये वाला जो पॉइंट है जो यहां से आके मिल रहा है, दिस पॉइंट इज 1, ये वाला डेटा 1 है। जितना एरिया ऊपर आएगा उतना ही एरिया नीचे भी आएगा। अब यहां से ये अगर हम देखें, ये है y² = 4x है, तो ऊपर वाले कर्व को मैं 2 टाइम्स √x लिख सकता हूं। वहीं ये वाला जो कर्व है अगर हम इसको देखें, y² की वैल्यू 8 - 2x का स्क्वायर है, 4x का स्क्वायर है, y का वैल्यू मैं 2 कॉमन ले लूंगा एंड इट इज 2 - x²। ठीक, तो देखिए 0 से लेके 1 तक पैराबोला से एरिया निकालिए x एक्सिस का, और 1 से लेके √2 तक एलिप्स का एरिया निकालिए। सो जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया, एक तो ये डबल बन जाएगा, जितना ऊपर है उतना ही नीचे रहेगा। तो पहला इंटीग्रेशन इसका बनेगा 0 से लेके 1 तक,
आपके पास से डेटा बनता है 2√x dx प्लस नेक्स्ट बनेगा 1 से लेके √2 तक, 1 से लेके √2 तक ये वाला डेटा 2 टाइम्स √2 - x² dx, ये डेटा है। तो यहाँ 2 पहले से ही आता है पर लेकिन ये अभी भी ऊपर वाला ही निकला है, नीचे वाले के लिए हमें एक और डबल करना होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों जगह से 2 कॉमन है तो ये 4 बन जाता है। इसका इंटीग्रेशन होगा x⁻³ अपॉन 3/2। ये रूट वाला है √(a² - x²), इसका बनता है x/2 सेम a²/2 और ये आपके पास से बनेगा sin इनवर्स x/√2, 1 से लेके √2 इसका कंप्यूटेशन है। यहाँ 4 है आपके पास, पूरे पर कॉमन है, 4 तो ओवरऑल कॉमन है, यहाँ है 2/3, इट इज़ 1 - 0। आप √2 रखेंगे 0 है, यहाँ से आएगा π/2, sin इनवर्स 1 इज π/2, 1 आप रखिए 1/2, 1 बन जाएगा, 1 आप रखेंगे π/4, ये डेटा आपके पास है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। चलो बना लेते हैं आगे। 4 आता है, यहाँ 2/3 है और ये 1/2 है, 4 - 3 इज 1, वी आर गेटिंग 1/6 प्लस π/4। सो द डेटा इज π + 2/3 इज योर फाइनल आंसर। ढूंढिए कहाँ पर है, π + 2/3 हमारे पास से सेकेंड वाला ऑप्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वही हम यहाँ पर आंसर मार्क कर देंगे। इट्स गुड क्वेश्चन, नॉन कर्व्स है। आप इसका ध्यान ना भी दें कि ए बड़ा है बी बड़ा, आपने ये वाला भी अगर बना दिया, एरिया पे कोई फर्क पड़ता नहीं क्योंकि हम मैथमेटिकली उसको हैंडल कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंपॉर्टेंट है कि कितना है, 1 एंड 1,2 एंड 1,-2। सिमेट्री था, ट्वाइस किया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। रूटीन क्वेश्चन है, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, दोस्ती कीजिए, इन सब से मैथमेटिक्स में मार्क्स ज़रूर आएंगे। एक क्वेश्चन दिया है जहाँ पर फंक्शन का एनालिसिस करना है, y जो दिया है मैक्सिमम है sin x और cos x से जो ग्रेटर होता है उसकी बात हो रही है। एरिया बाउंड करना है हमें 0 से लेके 3/2 तक। ऐसे प्लॉटिंग अगर कभी करनी हो जिसमें मैक्सिमम पूछा हो तो सबसे आसान बात है, दोनों के आप ग्राफ बना लीजिए। सबसे पहले ये 0 है, यहाँ पाई है, यहाँ आपके पास है 2π आता है। 3π/2 की जहाँ तक बात है वो ये वाला पॉइंट बनेगा। वहीं अब हम आगे जाते हैं और cos x का ग्राफ बनाना चाहेंगे तो cos x का ग्राफ यहाँ से लेके π/2 पर डिप करेगा, फिर -1 है, 3π/2 तक यहाँ बनेगा, फिर ये पीक पर आ जाएगा। दिस पॉइंट इज 3π/2। ठीक है, हम इंटरेस्टेड हैं कि ये ग्राफ तो हमने बना दिया, cos x का ग्राफ है। हम इंटरेस्टेड इस बात में है कि इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन है। तो देखिए पहले यहाँ पर दोनों की मुलाकात हुई है, फिर यहाँ मुलाकात हुई है, तो आसान सी बात है, आप दोनों को इक्वेट कर दीजिए। sin x = cos x। तो आपके पास है डेटा बना, tan x का वैल्यू 1 है, यानी x का वैल्यू अगर हम देखें तो एक बार π/4 आता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि tan x तो है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव आता है। अगला वाला नंबर हमारे पास है 5π/4 बनता है। ठीक, ये डेटा आपने बना दिया, इट इज़ अ π/4 और ये आपके पास है अगला डेटा है 5π/4। मैक्सिमा निकालना है। मैक्सिमा देखिए ये है आपके पास से मैक्सिमा, दोनों में ग्रेटेस्ट कौन है, ये कहानी है। दिस इज द ग्राफ, पता चल गया हमें कि मैक्सिमम कौन रहने वाला है। तो आइए देखिए, हमें पूछा है कि दोनों का मैक्सिमम बताइए, तो हम यहाँ पर इंटरवल से इस चीज को एड्रेस कर सकते हैं कि मैक्सिमम कौन कौन कब कब कहाँ पर है। sin x और cos x आपने लिखा है, तो 0 से लेके ये जो डेटा है ये तो π/2 है, यहाँ है π/4। देखो ऐसे गलती करते हैं छोटे छोटे, दिस इज π/4, दिस इज π/2। 0 से π/4 के अंदर हमारे पास cos x आने वाला है, फिर π/4 से लेके 5π/4 तक अगर हम जाएं, π/4 से 5π/4 तक ये वाइट वाला कर्व है, वाइट वाला कर्व इज sin x, और फिर वापस से cos x आ जाता है 5π/4 से। ये देखिए ग्रीन वाला ज़्यादा है, वाइट वाला नीचे है। 5π/4 से लेके 3π/2 तक। लेकिन हमें ना यहाँ पर एरिया कंप्यूटेशन करनी है एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ एरिया कंप्यूट करना है तो क्या फ़र्क पड़ेगा ये बताइएगा। मतलब हमें एक तो ये रीज़न चाहिए, ये फर्स्ट वाला, फिर ये वाला रीज़न चाहिए। अब ये तो क्या है, अबाउट द एक्स एक्सिस है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करने से ही बात बन जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम पहुँचे और एरिया की कंप्यूटेशन करने लगे
तो पहले 0 से लेके π/4 तक कौन सा फंक्शन बनेगा दोनों में? cos x बनेगा। और आगे अगर हम चलते हैं तो π/4 से लेके कब तक? ये अबाउ द एक्स एक्सिस है पाई तक sin x हमारे पास से डेटा बन जाएगा। लेकिन हुआ क्या, पाई से 5 π/4 तक ये नेगेटिव जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो फिर यहाँ पर हमें एक और माइनस साइन लगाना होगा। तो ये नेगेटिव यहाँ पर आता है, तो अब आपके पास से पाई से लेके 5 π/4 तक इंटीग्रेशन होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स का। और 5 π/4 से 3 π/2 तक अगर आप देखेंगे कॉस वाला बनेगा ग्रीन वाला, लेकिन ये भी नेगेटिव साइड पर है, तो ये बनेगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स। कई बार स्टूडेंट जल्दबाजी में इनको देखता है और इंटीग्रेट कर देता है। एक्स एक्सिस के साथ एरिया जब भी निकाला जाता है पॉजिटिव होना जरूरी है, अगर वो नेगेटिव है तो एक माइनस साइन और लगा दीजिए, फिर एरिया निकल के आएगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास से साइन एक्स है 0 से π/4, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स आता है π/4 से पाई। यहाँ हमारे पास लिखा गया है साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप बनाएंगे, ये कॉस एक्स बन जाएगा। यहाँ पाई है, 5 π/4 है, और यहाँ जो डेटा लिखा है ये बन जाएगा आपके पास से माइनस ऑफ साइन एक्स। कंप्यूटेशन 5 π/4 से 3 π/2। सो लेट्स गेट द डेटा। 1/√2 माइनस 0, ये आपके पास है 1 + 1/√2। डेटा रखते जाइए, कॉस पाई -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये डेटा आपके पास से और बना। यहाँ चलिए कॉस 5 π/4 आपके पास से -1/√2 बनता है, फिर माइनस आपके पास से +1 बनेगा, ये डेटा 1 बनेगा, प्लस आपके पास से 1/√2 भी आपके पास से डेटा बनता है। थोड़ा सा हम ठीक उसको बना रहे हैं ताकि हमें कोई दिक्कत वहाँ पर ना आए। लेट मी चेक द लास्ट वन। 5 π/4 आप रखने जाओगे तो आपके पास से एक तो 3 π/2 पे -1 माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर आप नेगेटिव रखोगे माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर आपके पास से एक और नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है जी, बन गई बात। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल है, 1/√2 1/√2 2√2, और ये वाला इसके कैंसिल हो गए। डेटा आपके पास से 1 है 1 है 1 है, 3 आया है ए का वैल्यू। वी आर इंटरेस्टेड कि हमें डेटा निकालना है a + a² का, जो 3 + 9 आता है, और वी आर गोइंग टू मार्क 12 एज द फाइनल आंसर। कई बार 3 आता है तो स्टूडेंट 3 मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं, अरे हमसे a नहीं a + a² पूछा है। तो उस हड़बड़ी में एग्जाम की टेंशन में पूरा क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसे में कई स्टूडेंट्स को जानता हूं जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूरा सॉल्व सही करके आए थे, पढ़ने वाले स्टूडेंट, और 3 आंसर मार्क करके आ गए, तो ये भूल गए कि a + a² निकालना। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है, क्या पूछा गया है। अल्टीमेटली जब तक आंसर नहीं आएगा वो मार्क नहीं करेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आपको कितने ही कॉन्सेप्ट आते हो। इस नॉलेज का ट्रांसफर मार्क्स के अंदर होने के लिए करेक्टली कैलकुलेशन हो, करेक्टली कॉन्सेप्ट लगाया गया हो, तभी जाकर हमें मार्क्स मिलते हैं। सो गुड क्वेश्चन टू सॉल्व, आई विल मार्क दिस एज ए गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी मैं हुई आपको सिखाने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें 2 सर्कल से जो रीजन बाउंडेड है उसके एरिया की कंप्यूटेशन हमें करके बतानी है। चलिए शुरुआत करते हैं। एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बिटवीन दीज 2 सर्कल्स। चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि दोनों सर्कल्स की मुलाकात कहाँ पर हुआ है। ये है फर्स्ट सर्कल x² + y² = 4, और ये है सेकंड सर्कल, इसका होल स्क्वायर हम ओपन करते हैं, ये आपके पास है। तो देख सकते हैं x² + y², जब दोनों को हम सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, ये 4y का वैल्यू 4 है, 4 से 4 कैंसिल है, वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ y एज 1, और यहाँ से अगर आप डेटा निकालेंगे तो x² की वैल्यू अपने पास से 3 आती है, इट इज ±√3 अपने पास से डेटा बन गया। ठीक है, तो ये डेटा हम कह रहे हैं कि इस पर लाई करते हैं। ठीक है, चलिए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास 2 आए हैं, एक है आपके पास से √3, 1 एंड द सेकेंड पॉइंट इज -√3, 1। अगर हम कंप्यूटेशन की बात करें, कौन से एरिया की बात यहाँ पर हो रही है, तो आप देखिएगा एक सर्कल का सेंटर तो ओरिजिन है 0 0, और दूसरा जो सर्कल है उसका सेंटर अगर हम देखें तो वो 2, 0, रेडियस इसकी भी 2 है, वो यहाँ पर है, और ये ओरिजिन से पास करता है, आप चेक कर सकते हैं। सो दिस पासेस थ्रू द ओरिजिन, ऐसे है कहानी। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। पॉइंट ए हमारे पास है √3, 1,
एंड दिस इज फ्रॉम -√3, 1। एरिया एनक्लोज्ड है वो, दिस इज द एरिया जिसकी बात हो रही है। तो यहां पर आप देखिए ये इसका सेंटर है जो है 0,2, सेंटर इज 0,2। तो दोनों कर्व की इक्वेशन लिखनी। ये जो कर्व होगा इसके बारे में अगर हम देखें इस सर्कल से, तो ये प्लस वाला रीजन होगा 4 - x²। ठीक, वहीं ये जो सेकंड वाला कर्व है इसको थोड़ा अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है x² y - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y - 2 होल स्क्वायर इज 4 - x², y - 2 इज इक्वल टू ±√4 - x²। तो यहां मेरे पास दो बातें आएंगी, एक प्लस वाला भी है और माइनस वाला भी है। तो गलत चूज करोगे तो फंस जाओगे। तो देखिए ये जो ब्लू वाला हमने बनाया है इसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 2 से कम रहेगा। ये है इसका y कोऑर्डिनेट 2। ऊपर जाओगे हाफ सर्कल तो 2 प्लस पर रहेगा, लेकिन यहाँ 2 माइनस रहेगा। तो इस कर्व की डेफिनेशन हमारे पास से बनेगी दिस माइनस वाला साइन, 2 -√4 - x²। ठीक है, तो ये थोड़ा स्मार्टली देखना है, बल्कि इसके ऊपर हाफ सर्कल 2 प्लस वाला बनेगा। वहीं पर ये अगर 4 - x² का रूट है तो नीचे वाला सर्कल इसी का, ये वाला जो सर्कल है इसकी डेफिनेशन आएगी -sin4 - x²। पर हमें चाहिए कौन सा, इस बारे में फोकस करते हैं। हम इस एरिया को कंप्यूटेशन करना चाहते हैं। सो जो रिक्वायर्ड एरिया है हम वहीं पर फोकस करते हैं, जो शेडेड एरिया है। आप देखिएगा किससे किसके बीच में रहेगा, इन दोनों के बीच में है। इट इज अ -√3 और यहाँ पर है √3, -√3 √3। जब भी दो ग्राफ के बीच का एरिया निकालना होता है, बड़े भैया माने छोटे भैया, बड़े मियाँ माने छोटे मियाँ, यानी ग्रेटर फंक्शन में से स्मॉलर फंक्शन को सब्सट्रैक्ट करते हैं। विच वन इज ग्रेटर, दिस वाइट वाला, ये वाला डेटा आपके पास है √4 - x²। और जो नीचे वाला ग्राफ है ये है आपके पास है डेटा 2 - √4 - x² dx। ठीक, सिंप्लीफाई करते हैं, ये इधर आके ट्वाइस हो जाएगा। सो 2 बाहर आ जाएगा, -√3 √3 √4 - x² -1। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। ठीक है, इधर आके 2 बनेगा, 2 हम कॉमन ले लेंगे, ये डेटा बनता है। अब अगर हम देखें तो -√3 से √3 लिखा हुआ है, तो चाहो तो 0 से बना दो या फिर इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। सो वी कैन हैव इट एज एन x/2 4 - x², a²/2, या आपने बनाया x/2 सेम प्लस a²/2, और ये डेटा आपके पास से बनेगा sin इनवर्स x/2 माइनस x -√3 से +√3 डेटा भी रखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले डेटा रखना चाहते हैं, √3 रखेंगे विच इज √3/2, और यहाँ से आपके पास से डेटा बनेगा 1, ये 2 है, इट इज π/3 माइनस आपके पास से √3। फिर देयर इज अ नेगेटिव साइन, -√3 रखना चाहते हैं, -√3/2 टाइम्स 1 माइनस आपके पास से बनता है 2 π/3 + √3। ये डेटा अपने पास से बना। चलिए और देख लेते हैं कितना सिंप्लीफाई होता है। माइनस माइनस प्लस सेम आ रहा है, ये भी डबल हो जाएगा और ये -√3 भी डबल हो जाएगा। सो द अल्टीमेटली विच वी आर गेटिंग एज, जो सामने 2 लिखा हुआ है ये 4 हो जाएगा, बाकी पहली तीनों टर्म आएंगी, विच इज एन √3/2 प्लस 2 π/3 माइनस √3। कैलकुलेशन की बात है, ये आपके पास से 2√3 बनता है, 8 π/3 है, -4√3 बनता है। आई एम हैविंग दिस एज 8 π/3 - 2√3। ऐसा डेटा हमें दिख रहा है। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा डेटा सेट होगा। 2 4 4 2 करके कॉमन लिया हुआ है। चलिए तो फिर हम भी यहाँ पर मैक्सिमम 4 तो कॉमन नहीं आ सकता, पर 2/3 हम कॉमन अगर लेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 4 बनेगा। 4 और 2 8/3 बनेगा, -2 कॉमन ले लिया, 3√3। जस्ट ऑब्जर्व कौन सा आंसर है ये, 2/3 4π - 3√3। 2/3 इसमें है और इसमें है, 4π - 3√3। दिस इज द डी ऑप्शन। वी आर गोइंग टू मार्क इट एज 4 एज द फाइनल आंसर। ठीक है,
तो इस सवाल के अंदर मैं यही बोलूंगा, सर्कल की ज्योमेट्री सब बच्चे जानते हैं। अब जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ के गया होगा उसकी तो खैर हालत अलग है, लेकिन यहाँ पर ये डिसाइड करना है स्टूडेंट इस लोअर वाले कर्व के लिए इस माइनस साइन को आपको देखते हुए चलना है कि ये माइनस वाला कर्व बनेगा। अगर आपने यहां मिस्टेक कर दिया तो फिर नहीं बच पाओगे, ठीक है। तो कई बार अगर आपने यहाँ प्लस ले लिया ना तो फिर ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके साथ हो रहा होगा। तो लोअर सेक्शन है इसका, तो यहाँ पर 4 - 1 बनेगा। ये मैंने एक्सप्लेन यहाँ भी किया कैसे हम डिसाइड करते हैं। तो ये आपको नॉलेज, जब कर्व ट्रेसिंग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इन चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखेंगे। वैसे देखा जाए इज अ फेयरली अ गुड क्वेश्चन। ये एग्जाम प्रेशर में सॉल्व करना, विद इन कम टाइम में इसको सॉल्व करना और आंसर तक पहुंचना, इसी बात की प्रैक्टिस हमें करते रहना है और मैं आपको इसे सिखाने के लिए आपके साथ हमेशा अवेलेबल हूँ, ठीक है। चलिए, एरिया के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है और मैं ये कहूँगा एक नहीं, जेई वालों ने एक ही सवाल में 2 बार एरिया कंप्यूटेशन करवाया। तो यही तरीका होता है स्टूडेंट से टाइम ज़्यादा किसी क्वेश्चन में इन्वॉल्व करने का, ठीक है। तो यहाँ पर A1 जो पूछा है वो एरिया बाउंडेड बाय विच 2 कर्व्स। A1 के सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। एक कर्व है y = x² + 2 है और दूसरा कर्व है x + y = 8 आता है और y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जा रही है। तो पहले दोनों को थोड़ा अगर हम सॉल्व करें तो ये x² + 2 है, y की वैल्यू 8 - x आपके पास से बनता है, x² + 6 - 6 आपके पास यहाँ से डेटा बना। आई एम गेटिंग दिस एज x + 3 एंड x - 2। x का वैल्यू -3 भी आता है एंड 2 भी आता है। प्लॉटिंग के बारे में बात करें तो x² + 2 एक ऐसा क्वाड्रेटिक अपवर्ड बनेगा, +2 से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और x + y ये जो डेटा है ये यहाँ पर आएगा एंड ये दोनों इसको 2 जगह पर कट करते हैं। देखिए आप पहले वाला कट कहाँ करेगा, दिस इज द x = 2 और ये वाला डेट कट है आपके पास x = -3। हम कहाँ पर लाई कर रहे हैं वो आप देखिएगा। बोला गया है कि ये दोनों कर्व है बाउंडेड एनक्लोज्ड बाय दिस एंड y एक्सिस दैट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये कर्व हो और y एक्सिस जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है, इस एरिया की कंप्यूटेशन की बात हो रही है। y एक्सिस के साथ एक ऐसा एरिया जो इन दोनों से भी एनक्लोज्ड हो। आप ये मत बनाने लग जाना ये x एक्सिस के साथ एरिया है, तो y एक्सिस के साथ पॉजिटिव एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये लाइन है और ये कर्व है, इसकी हमें बात निकालनी है। फर्स्ट ये जो कर्व है ये हम लिखेंगे 8 - x और ये वाला जो कर्व है ये है x² + 2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 पता है, तो क्या करना चाहिए, इस लाइन का इसके नीचे और इस कर्व का इसके नीचे, तो दोनों एरिया को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया, 0 से 2 में आप जाइएगा। दोनों कर्व से बाउंडेड एरिया चाहिए तो बड़े वाले कर्व में से छोटे वाले कर्व को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। वी जस्ट हैव अ डिफरेंस ऑफ दीज 2 इक्वेशंस। तो आपके पास से बनेगा 8 - x - x² + 2 dx। ये डेटा आपके पास है। इंटीग्रेट करेंगे एट x से x² / 2 x³ / 3 - 2x, 0 से 2 डेटा आपके पास है। 2 आप रखेंगे 16 आएगा, यहाँ फिर से 2 बनेगा, 8/3 बनता है, 4 बनता है, 0 आपके पास बनता है। 6 आप हटा दीजिए, 10 बचेगा, 22/3 मुझे यहाँ से एक नंबर बना, 22/3। व्हाट आई एम गेटिंग इज 22/3, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ A1। अब A2 के लिए बिल्कुल डिफरेंट कर्व से, एक कर्व तो कॉमन है, दूसरा पैराबोला है और एक है x = 2 और y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो फिर से हम A2 का कंप्यूटेशन यहाँ करने शुरू करते हैं। A2 के लिए हमें क्या क्या चाहिए देखिएगा। एक कर्व है y = x² + 2 y² = x एंड x = 2। तो चलिए इन दोनों को चेक कर लेते हैं, क्या ऐसा है कि दोनों की मुलाकात होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें इस y की जगह अगर मैं देखूँ तो x² + 2 का होल स्क्वायर = x आपके पास से आता है। इस y की वैल्यू यहाँ हम रखने गए तो ये जो डेटा हमें दिख रहा है ना x = 2 तक, अगर हम इसका प्लॉटिंग भी करके देखें और ये पैराबोला वाला कर्व है, दे विल नॉट मीट, ये मिलेंगे ही नहीं, ये आर नॉट गोइंग टू मीट। अब ठीक है, क्या बात बनने वाली है फिर, ये वाला जो कर्व है ये है आपके पास है √x, ये वाला कर्व है आपके पास है x² + 2। 2 पर डेटा निकालोगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू √2 आती है।
2 का डेटा यहाँ रखोगे तो 4 + 2 आपके पास है 6 आ जाता है। दिस इज द लाइन x = 2। x = कांस्टेंट एक लाइन होती है जो y एक्सिस के पैरेलल, y = कांस्टेंट एक लाइन होती है जो x एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, अब हम कौन से रीजन की बात करें वो समझ लेते हैं। A2 इज अ रीजन एनक्लोज्ड बाय फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व, x = 2 एंड y एक्सिस x = 2 और ये दोनों कर्व, यानी हमें ये बात को पूछा जा रहा है। दिस इज A2। तो कैसे बनेगा आपके पास से A2 के लिए ग्रेटर कर्व है आपके पास से 0 से 2 में इंटीग्रेशन होगा x² + 2 और छोटा वाला कर्व आपके पास है √x है। सो लेट्स फिगर इट आउट कि A2 क्या बनता है आपके पास से x³ 3 + 2x है, x⁻³ 2/3 0 से 2। लेट्स कंप्यूट द डेटा। 8/3 4 आपके पास 2 यहाँ से आएगा, ये बनेगा 4√2/3 एंड इट इज 0। सो वी आर हैविंग A2 एज, यहाँ से 12 है, वी आर हैविंग 20/3 - 4√2/3। दिस इज A2। चाहिए क्या हमें? A1 - A2। ठीक है, सो लेट्स कंप्यूट A1 - A2। वो है 22/3 - 20/3 + 4√2/3। कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखेंगे, कहीं पर कोई मिस्टेक हमसे ना हो जाए, बस ये अगर हम ध्यान रखते हैं तो बाकी सब चीज़ें ठीक ठाक रहने वाली। एक सेकेंड, y² = x है तो y का वैल्यू √x बन रहा होगा ना इस वाले कर्व के लिए। ये वाला कर्व बनेगा आपका y = -√x। ठीक है, तो इस कर्व को इसमें से माइनस किया है। तो डेटा कंप्यूटेशन देख लें एक बार, कुछ गड़बड़ ना हो। 2 है आपके पास से, 8 है, 2√2 4√2/3, 12 एंड 8 20/3, दोनों का डिफरेंस हम लेंगे। विच ऑप्शन विच वी आर गेटिंग, ये थोड़ा बस हम देख लें। आई एम गेटिंग 2/3 + 4√2/3। तो डेटा अगर हम देखें तो 2/3 हम कॉमन ले लेते हैं। आई एम गेटिंग 1 + 2√2। ये ऑप्शन मैच होता है। 2/3 1 + 2√2, 2/3 2/3 2/3 सभी जगह लिखा है। 1 + 2√2 2√2 + 1 फर्स्ट, 4√2 2√2 ये सब नहीं, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो क्या हुआ, जेई वालों ने क्या किया, एक ही सवाल में दो एरिया की कंप्यूटेशन, दोनों के लिए दो, हालांकि कर्व्स की इक्वेशन बड़ी सिंपल है, मतलब प्रैक्टिस पर, स्पीड पर जोर है उनका, जो जल्दी कर सकता है उसको मार्क्स दिए जाएंगे। सो आई विल मार्क दिस क्वेश्चन एज ए गुड क्वेश्चन। अच्छा, टेम्परामेंट एक स्टूडेंट का चेक कर सकते हैं कि भाई ठीक है, आप एक सवाल जल्दी कर लेते हैं तो हम 2 सवालों को मिक्स करके इसका एरिया डिफरेंस पूछ लिया, समझिए, तो फिर क्या हुआ, स्पीड जिसकी अच्छी होगी वो बात बना लेगा। ठीक है, तो याद रखिए एग्जामिनर हमेशा हम सबसे ज़्यादा स्मार्ट होता है। कभी कोई क्वेश्चन अगर ऐसे मिक्स करके दें तो स्पीड हमें हमेशा मेंटेन करनी है, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल टिप्स पर अगर हो तो मैथ्स में मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है, एक बहुत बढ़िया टॉप क्लास क्वेश्चन जेई मेन के अंदर एरिया के ऊपर पूछा, जिसमें एक कर्व तो सिंपल है, y² = x है, 2 लाइंस हैं पैरेलल टू x एक्सिस, y एक्सिस, x = 0 तो y एक्सिस ही है, और x = 1 जो पैरेलल टू y एक्सिस है। और एक और कर्व दिया है विच इज डिपेंडेंट ऑन अल्फा, जो अल्फा के ऊपर डिपेंडेंट है। अब अल्फा क्या है वो ध्यान से देखिए कि रीजन जो एरिया का होगा वो f(α) से रिप्रेजेंट किया गया है। जब हम f(0) लिखते हैं इसका मतलब ये डिकोड हुआ है कि अल्फा की वैल्यू 0 है, तब कर्व का एरिया क्या बनता है, सराउंडेड बाय ऑल ऑफ देम। और f(1) का मतलब यह है कि जब अल्फा की वैल्यू 1 है तब वो एरिया क्या कंप्यूट होकर आएगा। आई वुड कंसिडर दिस एज अ टॉप क्लास क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0, प्रॉब्लम हमारे पास ये लाइंस नहीं है, x = 1, y = 0, y² = x। यहाँ देखिए आप, जब आप एक अल्फा को 0 रखते हैं तो आपके पास से -5 का मॉड आता है, 1 का मॉड आता है, और ये 0 है। 5 - 1 मतलब 4। प्लॉटिंग करते हैं, क्या पूछा जा रहा है समझते हैं। y² = x ये रहा, ये आपके पास से लाइन है, y = 4, x = 0 यहाँ पर है, और यहीं पर हमें x = 1 वाला डेटा भी अगर हम बनाना चाहें वो भी हमें चाहिए। तो विच पोर्शन दे आर आस्किंग फॉर, ध्यान से देखिए, x = 0, x = 1 कर्व है और y = 4 है।
दिस रीजन, इसका इक्वेशन आप पॉजिटिव साइड पर है, y की वैल्यू रूट एक्स लिख सकते हैं, इसकी बात हो रही है। दिस इज योर f ऑफ 0। चलिए बना लेते हैं। 0 से 1 में इंटीग्रेशन करेंगे। ऊपर वाला कर्व है 4 और नीचे वाला कर्व अपने पास है रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे। 4x बनेगा, ये बनेगा 2/3, x पावर है 3/2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, 4 - 2/3, आई एम गेटिंग दिस एज 10/3। डेटा आ गया अपने पास f ऑफ 0 का 10/3। आगे पहुंचते हैं f ऑफ 1। f ऑफ 1 यानी अल्फा की जगह 1 रखा गया है। सो लेट्स से नाउ द अल्फा इज 1। तो ये कर्व आपके पास से क्या बनेगा, y इज इक्वल टू x - 5, 1 - x, और ये बनता है x²। यहाँ आने के बाद कई स्टूडेंट ने जो आके डिस्कस किया आपस में, इसके बाद से ग्राफ बनाने लग गया। ग्राफ तो बनाइएगा, पहले ये तो देख लो x कहाँ पर है, वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। x हमारा 0 से 1 के बीच में है, ये इंपॉर्टेंट बात। बिटवीन x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 है, यानी x हमारा लाई कर रहा है 0 से लेके 1 के बीच में। पूरा ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एनालिसिस करेंगे तो सिर्फ 0 से 1 के बीच में। बहुत सारे स्टूडेंट आके बताया था सर हमने पूरा ग्राफ बनाने लग गए, तो वो 10 मिनट लग गए, 5 मिनट लग गए। नहीं, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, चौकन्ने होके बैठिए। x 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 में एनालिसिस अगर हम करने जाएंगे तो x - 5 लिखा हुआ है, ये आपके पास मॉड से ओपन होगा 5 - x में, और अगला वाला भी आपके पास से 1 - x बनेगा, यहाँ है आपके पास से x का स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो माइनस से ओपन होगा, 5 - x पॉजिटिव क्वांटिटी है, 1 - x पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि x छोटा है तो ये पॉजिटिव रहेगा। y को डिकोड करने गए, x से x चला गया है, मेरे पास डेटा 4 + x² बनता है। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, और एक कर्व आपके पास लिखा गया है y² इज इक्वल टू x। चलिए प्लॉटिंग करते हैं, ढूंढते हैं। ये है आपके पास से फर्स्ट कर्व, और ये है आपके पास से रूट एक्स वाला कर्व, और ये लाइन है। दिस इज x इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू 1। कौन से रीजन की हम बात कर रहे हैं ये समझना है। फिर से इन सब से फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये है वो रीजन, दिस इज द रीजन। तो कैसे 0 से 1 में इंटीग्रेट करेंगे। ऊपर वाला कर्व ये रहा, यहाँ वाला कर्व आपके पास से रूट एक्स आता है। सो f ऑफ 1 आपके पास से 0 से 1, अपर कर्व इज 4 + x², लोअर कर्व इज रूट एक्स dx, आपके पास से डेटा बनेगा। f ऑफ 1 वी कैन हैव इट एज 4x + x³ 3 - 2/3 x पावर 3/2, 0 to 1। ये डेटा आपके पास बना। डेटा बनाने चलेंगे आगे तो बना देंगे इसको 4 + 1/3 - 2/3। हाउ मच वी आर गेटिंग दिस एज 11/3। ठीक है, 11/3 बना। अब चाहते क्या है, f ऑफ 0 + f ऑफ 1 का सम। तो कैसे भी कर लीजिए, जैसे कैलकुलेटर कितना ही मार्केट में आ गए हो, हमें तो क्या है मैन्युअली कंप्यूटेशन करनी पड़ती है। चाहे कितना ही AI आ गया हो, सेम वैसे ही हमें खुद ही कैलकुलेट करना है, खुद ही थॉट प्रोसेस, खुद ही सोचना सीखना है। ठीक है, f ऑफ 0 की वैल्यू है 10/3, 11/3, 21/3, and this is we are getting 7 as your final answer। थर्ड आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर बनाया। बस ऐसे सीखते हुए चलिए, सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको यहाँ पर सिखाने को तैयार हूँ, और जो मेरी जो बुक्स है उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी, और मैथमेटिक्स विल बी एट दिस लेवल। जहाँ पर भी आपका अभी जो मैथमेटिक्स का लेवल है, अगर आप सोचना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सर मुझे इंप्रूव करना है, यस यू कैन इम्प्रूव इट। चैप्टर वाइज प्लानिंग कीजिए, जरूर की चीज़ें इंप्रूव होंगी। चलिए एक एरिया का क्वेश्चन जो JEE मेन 2026 में पूछा है उसको हम डिस्कस करते हैं। एरिया रीजन आप देखिए, सबसे पहले एक कर्व लिखा है xy इज इक्वल टू 8, ये हाइपरबोला होता है, और एक है y इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब है एक तो y इक्वल टू 1 है, और एक है y इक्वल टू x², x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका भी ध्यान रखेंगे। पहले इन दोनों का अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, y अगर 1 है तो x की वैल्यू 8 आती है, यानी एक पॉइंट हमारे पास 8,1 बनेगा। दूसरा y अगर 1 है तो हमारे पास x के और भी डेटाज आते हैं, x की वैल्यू 1 भी आती है, y अगर 1 है, पॉजिटिव पे बात करनी 8.1,1 है। ठीक है, इन दोनों की और क्या कहानी है कि y की वैल्यू अगर 8/x आपके पास है और y का वैल्यू ही x² है, तो हम पहले इनको आपस में सॉल्व करके देखना चाहते हैं। तो x³ की वैल्यू 8 आती है, यहाँ से x की वैल्यू 2 बन जाएगी, तो y की वैल्यू 4 बनती है। 8.2,4 भी आने वाला है। ठीक है,
चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले तो हाइपरबोला और पैराबोला बना लेते हैं। हाइपरबोला की इक्वेशन ये है, ये हाइपरबोला होता है। दूसरा हमें अभी पैराबोला भी बनाना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये पैराबोला बनाया। तो देखिए पैराबोला हाइपरबोला 2,4 पर मिलते हैं। दिस इज द पॉइंट 2,4। अब देखिए और क्या पूछा है, y इक्वल टू 1 एक लाइन होगी, ये रही y इक्वल टू 1 वाली लाइन, ये है y इक्वल टू 1। इसका कोऑर्डिनेट 4 है, इसका कोऑर्डिनेट 1 है। y इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब देखिए ये जो है 1,1 पर मुलाकात होती है इनकी और एक पॉइंट है 8,1। हाइपरबोला और ये लाइन 8,1 पर मिलेंगे। दिस इज 8,1। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 1, ये मिल रहे हैं 1,1 पर। ये डेटा हमने बनाया। अब क्या क्या चाह रहे हैं वो आप सोचिए। हाइपरबोला के अंदर वाला, y इक्वल टू 1 के ऊपर वाला और एक्स स्क्वायर के नीचे वाला, इसके पीछे वाली साइड, इस कर्व के अंदर वाला साइड, और x ग्रेटर देन 0। सो विच पोर्शन वी आर टॉकिंग अबाउट, ये सोचिए आप कौन से पोर्शन की बात हो रही है। 1 से लेके एक्स स्क्वायर के बीच में ये है आपके पास से कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये वाला कर्व आपके पास है एक्स वाई इज इक्वल टू 8 है। इस y इक्वल टू 1 के ऊपर ये रीजन है जहां पर हमें एरिया निकालना है। दिस इज द रीजन। तो ये वाला पॉइंट आपके पास से 1 है, ये वाला पॉइंट हमारे पास से 2 है, ये वाला पॉइंट हमारे पास से 8 आता है। y इक्वल टू 1 बेस है, इससे ग्रेटर ही हमें चाहिए। तो इस रीजन के दो टुकड़े हैं जिसको बात बना सकते हैं, एक तो ये सेगमेंट, एक ये सेगमेंट। सो रिक्वायर्ड एरिया की अगर हम बात करें, रिक्वायर्ड एरिया 1 से 2 जाएंगे, 1 से 2, ये आपके पास से गया, ये है एक्स स्क्वायर, और बिलो वाला कर्व है 1 माइनस 1 dx। ये कंप्यूटेशन हो गया। आगे चलिए, 2 से लेके 8 जाना है, और ये वाला कर्व है जो है आपके पास है 8/x। 2 से 8 आपके पास आ गया, ये है 2 से 8, नीचे जा रहा है तो 8/x आ गया है, और नीचे वाला कर्व है 1। ये डेटा बना दिया। तो ऊपर वाला कर्व है 8/x, नीचे वाला कर्व है 1, तो 1 दोनों ही जगह से माइनस हो रहा है। यहाँ कर्व था एक्स स्क्वायर, तो बिटवीन द कर्व्स कभी भी निकालना हो तो बड़े वाले कर्व से छोटे वाले कर्व को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। बस इसी के लिए हेल्प हमारा ग्राफ करता है, इसीलिए ग्राफ बनाया जाता है। कहाँ कट कर रहे हैं वो पॉइंट्स वगैरह कंप्यूट करना। तो 1 से 2 में एक इंटीग्रेशन होगा, एक 2 से 8 में होगा। आई थिंक वी हैव रिटन द एक्सप्रेशन, दिस शुड बी द आंसर। आगे जाएंगे, डेटा बनता है आपके पास से x³ माइनस x आता है 1 से 2 के बीच में, 8 टाइम्स ln x माइनस x, 2 to 8 आपके पास है दूसरा डेटा बना। यहाँ है 8/3 माइनस 2 बनेगा 1/3 प्लस 1। ये है 8 ln 2 माइनस 8 ln 2, 8 ln 8 माइनस 8 प्लस 2। ये डेटा आपके पास से डेटा बनता है। तो 8 माइनस 1 इज 7/3 माइनस 1 माइनस 6 आता है। 8 आपके पास से ln 8/2 बन जाएगा जो 4 बन जाएगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा डेटा बना लेते हैं, किस तरह के डेटा हमारे पास यहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ है 8 ln 4 माइनस 7 है, 7 माइनस 21 अगर हम करेंगे तो 14/3 हमारे पास से डेटा बनता है। ऐसे डेटा अपने पास से बन रहे हैं। ln 2 लिखा हुआ है, 4 स्क्वायर है, इसको मैं 16 ln 2 लिख सकता हूँ माइनस 14/3। सो लेट्स टेक कॉमन, कितना हम डेटा बना पाते हैं। तो यहाँ से कितना कॉमन लेंगे, 2/3 हम कॉमन ले लेते हैं। एलसीएम लेना चाहते हैं 2/3, या एक काम कीजिए डायरेक्टली एलसीएम ले लीजिए। 3 आता है, ये है 48 ln 2 माइनस 14। 2/3 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, सो आई एम गेटिंग दिस एज 24 ln 2 माइनस 7। ये डेटा बनता है। एक बार मल्टीप्लाई करके तसल्ली कर लीजिए, गलत ऑप्शन मार्क नहीं करना है, क्योंकि अगर लास्ट में आते आते गलत ऑप्शन मार्क करके आ गए तो उससे बड़ा दुख की बात होती ही नहीं है। या तो सवाल हो ही ना, और आते हुए सवाल गलत हो जाए तो बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा, दर्द होता है, दर्द नहीं होता, दर्द होता है। फिर तो यहाँ से हम देखें तो 24 × 2 इज 48, और ये 14 आपके पास। जी मैच कीजिए, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है।
2/3, 1/3, 2/3, 1/3, 2 कॉमन है, 24 ln 2 - 7 है। विच ऑप्शन? यही मैच हो रहा है, 24 वाला ही। थर्ड ऑप्शन वी आर गोइंग टू मार्क इट, थर्ड ऑप्शन मार्क कर देंगे। सो गुड क्वेश्चन। हाइपरबोला, पैराबोला, लाइंस सबके बारे में बात कर ली है। आई विल मार्क दिस एज अ गुड क्वेश्चन। एग्जाम के में इसको बनाना एक अच्छी खासी प्रैक्टिस की रिक्वायर्ड होगी, तभी इन सवालों को आप एग्जाम में कम टाइम के अंदर बना पाएंगे। एक बढ़िया क्वेश्चन आपसे एरिया के ऊपर पूछा है, जो आपसे कंप्यूटेशन चाहेगा, कैलकुलेशन चाहेगा, और साथ के साथ दोनों का रिलेटिवली प्लॉट कैसा होगा वो भी है। तो दो पैराबोलास के बीच में पहले ग्राफ पूछा गया है, P1 एंड P2, उसके बीच का एरिया ग्राफ प्लॉट करेंगे और एरिया कंप्यूट करेंगे। V2 parabolas, the area of bounded region enclosed between P1 and P2 is 6 times। फिर एक कंडीशन भी दे रखी है कि पहले हम P1 और P2 के बीच का enclosed एरिया निकाल लेते हैं। वो 6 टाइम्स से एरिया बाउंडेड बाय बिटवीन द लाइन y इक्वल टू अल्फा x एंड P1। फर्स्ट कर्व एक और लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है विद द पॉजिटिव स्लोप, उसके एरिया का 6 टाइम्स इन दोनों पैराबोलास के बीच का कर्व होगा। सबसे पहले तो दोनों पैराबोलास को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, ये पता करने के लिए कि आखिर इनकी मुलाकात होती कहां पर है। यहां है x² + 27, वी आर हैविंग 3x² की वैल्यू 27 आता है, डेटा बनाया तो x² की वैल्यू 9 आती है। यहां से x का वैल्यू ±3 आपके पास है, डेटा बन जाता है। ठीक है, अब आप डेटा देखिए तो पॉइंट क्या क्या बनने वाले हैं। एक है 3,36 यहां से बनता है, दूसरा -3,36 यहां से बन जाएगा। ठीक है, ग्राफ बनाए। देखिए 4x² x² का कोफिशिएंट 4 है, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और ये थोड़ा इसके कंपैरिजन में कम बनेगा, लीडिंग कोफिशिएंट का 4 टाइम्स हुआ है, ये बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। और वहीं पर अगर हम इस वाले को, दूसरे वाले को देखें, ये थोड़ा आराम से जाएगा। पैराबोला तो ये भी इसी नेचर का होगा। ठीक है, वी शेप का नहीं बनेंगे, वापस से बना देते हैं। दूसरा वाला जो कर्व है वो ये वाला बनेगा, यहां पर डेटा, और ये दोनों जगह जहां कट किए हैं इट इज 3,36 एंड दिस पॉइंट इज -3,36। पूछा है इनका बाउंडेड एरिया, दिस इज द बाउंडेड एरिया, दोनों साइड सेम बनेगा, सिमेट्रिक है। इसकी इक्वेशन है आपके पास से y = 4x², और सेकंड वाले की इक्वेशन है x² + 27। लेट्स कैलकुलेट द A1। एक तो ट्वाइस कर देंगे दोनों साइड, डबल, यहाँ 0 है और ये कंप्यूटेशन हम 3 पर निकाल देते हैं। सो 0 से लेके 3 आपके पास है। ग्रेटर कर्व इज x² + 27 एंड इस रीजन में स्मॉलर कर्व इज 4x² dx। लेट्स कंप्यूट दिस एरिया। फर्स्ट आता है आपके पास से 0 से 3 आपके पास से बनेगा 27 - 3x² dx आपके पास से डेटा है। डेटा आएगा 2 टाइम्स 27 टाइम्स x आता है, फिर यहां पर है x³ जो 0 से 3 के बीच में रहेगा। ठीक है, डेटा आपको ठीक से दिख रहा है, 3x² मैंने लिखा है, 27x - x³ लिखा है जी। अब बनाइए डेटा, यहां पर 27 का ट्रिपल करेंगे 81 आता है, ये 27 आता है और ये 0 है। 81 में 27 आप हटा दीजिए, सो आई एम हैविंग 4 और आपके पास यहां से बचेगा 7, 54, 108 मेरे पास से बना। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो P1 P2 के बीच का जो एरिया है विच इज द A1, ये एरिया सेकंड जो एरिया है उसका 6 टाइम्स ऐसा बोला गया है। दिस इज द 6 टाइम्स द एरिया बाउंडेड बाय द सेकंड एरिया जो है लाइन और P1 के बीच का। और अगर मेरे पास ये डेटा 108 आ रहा है, यहाँ 6 टाइम्स A2 है, तो हमारे पास से A2 का एरिया निकल के आ जाएगा। इसको हम थोड़ा डिवाइड करते हैं, 18 स्क्वायर यूनिट्स अपने पास से डेटा बन गया। सो दिस इज गिवन, ये गिवन डेटा था। अब सेकंड वाले एरिया को कंप्यूट करते हैं क्योंकि वहीं पर अल्फा है और अल्फा ही हमें रिक्वायर्ड है। y = αx है, तो एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y = fx, y = αx एंड P1 इज y = 4x²। एक ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है,
एक ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है और एक y इक्वल टू 4x स्क्वायर है, ये हमने बनाया। एक ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू अल्फा एक्स। ये है आपके पास है A2। दोनों के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना होगा। y इक्वल टू अल्फा एक्स है और एक y इक्वल टू आपके पास है 4x का स्क्वायर है, ठीक है। दोनों कहां पर मिलेंगे वो आप सॉल्व कर लीजिए। x का वैल्यू 0 आता है और दूसरा x का वैल्यू अल्फा बाई 4 बनता है, अल्फा बाई 4, इट इज अल्फा बाई 4। ये डेटा हमने निकाल दिया। तो ये 0 है और यहाँ पर है अल्फा बाई 4, ये डेटा हमने बनाया। दोनों का आपस में सॉल्व करके डेटा बना रहे, ठीक है। अब इस एरिया को A2 को कंप्यूट करते हैं। तो देखिएगा 0 से अल्फा बाई 4 बनेगा, डेटर वाला कर्व इज अल्फा एक्स और साइड वाला कर्व है आपके पास है 4x स्क्वायर dx। इसकी वैल्यू 18 आती है, अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, 4x क्यूब बाई 3, 0 से अल्फा बाई 4 हमारे पास डेटा लिखा गया है। अल्फा बाई 2 है, यहाँ से आपके पास अल्फा स्क्वायर बाई 16 बनता है, 4 बाई 3 है, अल्फा क्यूब आता है 64 आता है, 0 है सामने 18 बनता है, ठीक। यहाँ पे हम आगे बढ़े और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अल्फा क्यूब बाय 32, अल्फा क्यूब बाय 32 माइनस 4 से कैंसिल कीजिए तो 16 आता है और यहां पर आपके पास 48 बन जाएगा। अल्फा क्यूब बाय 48 एंड इट इज इक्वल टू रिटर्न एज हाउ मच 18। थोड़ा अगर आप देखें तो ये 16 इंटू 2 यहां पर है और 3 यहां पर है, तो यहां पर 3 अल्फा क्यूब और ये 16 यहां 2 अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 18। अल्फा क्यूब इज 18 इंटू 16 इंटू 2 इंटू 3 आपके पास डेटा लिखा गया है। कॉम्बिनेशंस बनाते हैं कि क्यूब कहां कहां पर बन गया है। देखो इसको 9 इंटू 2 लिख सकते हैं और 9 और 3 आपके पास से 3 क्यूब बनता है और ये आपके पास से बन रहा है 16 है आपके पास से और ये बनेगा 2 टू द पावर 4, 5 एंड 6, ये डेटा आपके पास है। सो आई एम गेटिंग अल्फा एज 3 इंटू 2 पावर 2, तो अल्फा इज 12, ये गेटिंग अल्फा इज 12। ये तो कंप्यूटेशन का पार्ट है। अल्फा की वैल्यू 12 आ रही है। दो पैराबोलास के बीच का पहले कर्व यहाँ कंप्यूट करवाया, वो A1 आया। ये सोचने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना जरूरी है। इसकी वैल्यू आई हमारे पास 108। दिस इज द 6 टाइम्स ऑफ द सेकंड एरिया A2। A2 की वैल्यू आई 18, ठीक है, और इस 18 के इक्वेट कर दिया। दोनों की मुलाकात 0 और अल्फा बाई 4 पर होती है। सिंपल इंटीग्रेशन है, वहां से कंप्यूटेशन के बाद अल्फा की वैल्यू अपने पास 12 आई है। सो आई मार्क पर्सनली दिस क्वेश्चन एज अ गुड क्वेश्चन। एग्जाम में जब आप एरिया चैप्टर पर एनालिसिस करते हैं, एक तो उसमें कर्व ट्रेसिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि उसको ग्राफ बनाना। जनरली ये सिंपल क्वाड्रेटिक पैराबोला इन्हीं के आसपास घूमते हैं, या एलिप्स या हाइपरबोला, जो कर्व को हम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उनका सराउंडेड एरिया है, जो एनक्लोज्ड एरिया है, उसका एनालिसिस करना, कौन से एरिया पूछा जा रहा है, छोटा सा इंटीग्रेशन वहां पर रहेगा और ये छोटे छोटे पार्ट इसके अंदर इन्वॉल्व कर दिए। कैसे? 2 एरियाज पूछ लिए, फर्स्ट एरिया सेकेंड एरिया, एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो अब क्या हो गया है, गेम हो गया है स्पीड का। क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट सिमिलर ही रहेंगे, एवरेज लेवल के ही रहेंगे, लेकिन स्पीड रहेगी क्योंकि 2 कंप्यूटेशन पूछने लग गए। 2 कंप्यूटेशन पूछेंगे, जिसकी स्पीड होगी वो बनाकर चला जाएगा। साथ ही साथ जो कैलकुलेशन के अंदर जिसकी हैंडी कैलकुलेशन है, प्रैक्टिस की हुई है, वो जल्दी कैलकुलेट करेगा। और बात करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिसको कॉन्सेप्ट आता है कि हाँ मुझे पता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, लेकिन वो मार्क्स लेकर नहीं आ पाया, वो कैलकुलेट नहीं कर पाया लास्ट तक। तो इस बारे में थोड़ा फोकस कीजिए, लास्ट तक पेन डाउन करके आंसर निकालने की आदत डालिए, वरना क्या होगा, हम हमारी नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ओके गाइस, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो जेईई मेन 2026 के अंदर पूछा गया, जैन अटेम्प्ट के अंदर। yx बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है 1 + x² dy 1 - tan इनवर्स x dx की वैल्यू गिवन है। y0 पर डेटा इसका 1 आता है, फिर y1 हमें कंप्यूट करना है। चलिए इसको सबसे पहले dy/dx वाले फॉर्मेट में चेंज करते हैं।
y माइनस tan इनवर्स x लिखा गया है। थोड़ा सा अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ये आपको दिखेगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। ये तो वही है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आप जानते हो। तो डिवाइड बाय डी एक्स प्लस पी एक्स टाइम्स वाई और क्यू एक्स आता है। यहां पर हमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो e टू द पावर पी डी एक्स बनता है। क्या है यहां पर y का कोफिशिएंट, ये डेटा बन जाएगा डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बड़ा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है e पावर tan इनवर्स x। फिर बारी आएगी इसके इंटीग्रेशन के बारे में, तो वो बनता है y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, आपके पास डेटा है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर tan इनवर्स x dx। ये डेटा आपके पास से बना। यहाँ पर कई जगह पर tan इनवर्स x दिख रहा है, तो पहला काम यही करना है कि हम पुट कर देते हैं tan इनवर्स x को t। ऐसा करने से dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेटा अपने पास है dt बन जाता है। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें, सॉल्व करने की कोशिश करें, तो y है e टू द पावर tan इनवर्स x t है, so I am getting dt into t dt। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt में चला जाएगा, ये t टाइम्स e पावर t बनेगा। अभी भी मार्क्स नहीं देने, बाय पार्ट्स लगाना चाहते हैं कि बाय पार्ट्स लगाइए। आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग ये सेकंड फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है। आइलेट याद है आपको? तो यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल और एक अलजेब्रिक फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन सेम रहेगा, ई पावर टी का इंटीग्रेशन, फिर आपके पास है ई पावर टी और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। सो वी आर हैविंग y टाइम्स e टू द पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू t e पावर t प्लस c। ये डेटा आपके पास बना। अब t तो हमने उधार में लिया हुआ है, तो लेट्स रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ t, वापस से रख देते हैं। और है कितना t का वैल्यू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x e टू द पावर tan इनवर्स x माइनस e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c। तो यहां अगर हम देखें तो कई जगह पर हमें e पावर tan इनवर्स x ही नजर आ रहा है। इस डेटा तक हम पहुंचे, तो ये कर्व अपने पास बना। अब बात यह है कि हमें ये बात पता है कि y 0 पर वैल्यू 1 है। इसका मीनिंग समझिए आप, इसका मतलब ये है कि अगर x 0 हुआ तो y का वैल्यू 1 है। ये डेटा है, रख दीजिए यहां से। y 1 है, x को 0 रखेंगे, x को 0 रखेंगे, तो आपके पास यहां से c का वैल्यू 2 निकल के आता है। c का वैल्यू 2 निकल के आता है, और हम इंटरेस्टेड है y1 के लिए। y1 का मतलब ये है कि अब आप x की जगह 1 रखिए, तो y1 हमें कंप्यूट करना है। तो रखिए x की जगह आप 1 रखिए यहाँ पर, तो डेटा आपके पास से बनेगा y1 इज tan इनवर्स 1 माइनस 1 टाइम्स c। आपने 1 रखा, c है और यहाँ पर भी आप 1 रखना चाहते हैं, तो c टाइम्स e टू द पावर tan इनवर्स 1। ये होता है पाई बाय 4 प्लस, यहाँ माइनस 1 है, c का वैल्यू हम 2 निकाल चुके हैं, और ये है माइनस पाई बाय 4। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, 2 टाइम्स e टू द पावर माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 माइनस 1। ये डेटा अपने पास आया। कहाँ पर लिखा है, मैच कीजिए। पाई बाय 4 माइनस 1 मुझे यहाँ दिख रहा है, पाई बाय 4 माइनस 1। पहले कांस्टेंट देख लेते हैं। पाई बाय 4 माइनस 1, पाई बाय 4 माइनस 1, ये गलत है। माइनस पाई गलत है, पाई बाय 4 माइनस 1 ये भी गलत है। पहले वाले ऑप्शन देखिए, 2 अपॉन ई पावर पाई बाय 4, 2 अपॉन ई पावर पाई बाय 4 माइनस 1। यस, फर्स्ट वन। एक्सटेंडेड क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर पूछा गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फेवरेट टॉपिक है इस चैप्टर का, अच्छे से बना लीजिए। आपने 10 सवाल अगर इसके लाइन से कर लिए, डेफिनेटली यू विल स्कोर हाई इन योर एग्जाम, अगर आप उसको सफिशिएंट टाइम एग्जाम के हिसाब से देते हैं तो। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस अभी की और उसके बाद 2 महीने निकल गए, 1 महीना निकल गया और आपने वापस से उसको रीचेक ही नहीं किया।
ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनेटली ये बहुत हाई चांसेस होते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जाम में पूछा जाए। चलिए इस क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पूछा गया डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, sec x से डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 2 + 3 sin x के साथ बात बनाई गई है। यहाँ पर ये जो sec x है इसको हम 1/cos x लिख सकते हैं, -2y है, यहाँ पर है 2 + 3 sin x। डेटा बनाने पहुंचे, डिवाइड बाई डी एक्स आपके पास है, ये डेटा बनता है -2 cos x टाइम्स y, 2 + 3 sin x टाइम्स cos x। ये बन चुका है अब हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां से लेकर आते हैं, जो बनेगा e⁻ -2 cos x dx। cos x का इंटीग्रेशन तो sin x ही बनता है, ठीक है, तो ये आपके पास से डेटा बन जाएगा। ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन sin x, ये अपने पास से डेटा बना। सॉल्व करते हैं, y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हमने लिखा, और यहां पर हम पहुंचते हैं e⁻ -2 टाइम्स sin x, 2 + 3 sin x cos x dx आपके पास से डेटा बन जाएगा। ठीक है, इस डेटा को देखिए, क्योंकि ये इंटीग्रेशन करना है। यहां पर sin x बार बार चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे टी पुट कर दो, क्योंकि sin को टी पुट कर दे cos dx अपने पास dt में चला जाएगा। तो यहां पर यही काम करेंगे हम कि चलिए फिर sin x को टी पुट कर देते हैं। sin x को टी पुट करने से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ये होगा, तो dx की वैल्यू dt बन जाएगी। इधर वाले डेटा को देखेंगे तो ये बनेगा y टाइम्स e⁻ -2 sin x हमने यहां पर बना दिया। ठीक है, या इंटीग्रेशन में चलेंगे, e⁻ -2t, sin x की वैल्यू हमने t ले ली, यहां पर है 2 + 3t, और ये dt में चला जाएगा, cos x dx की वैल्यू आ जाएगी dt, ये हमने लिखा। अब वहां पर भी बात नहीं बनेगी, अभी हमें बाय पार्ट्स और लगाना होगा। बाय पार्ट्स में अगर आप आइलेट को जानते हैं तो वहां उसका यूटिलाइजेशन होगा। मेरा काम आपको साथ के साथ ये सिखाना है कि कब कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये सोचते हुए चलना है। आइलेट के हिसाब से चले अगर हम यहाँ पर, तो देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो कौन सा पहले आएगा? अलजेब्रिक को फर्स्ट लेंगे और इसको लेंगे हम सेकंड, एक्सपोनेंशियल को। सो y e⁻ -2 sin x मैंने लिखा, तो सेकंड फंक्शन e⁻ -2t डिवाइडेड बाय -2 हम कर देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन हम वैसा ही रखेंगे जैसा लिखा गया है, माइनस e⁻ -2t अपॉन -2 आता है, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव बनेगा अपने पास से 3, 2 + 3t का डेरिवेटिव 3 बनता है। यहां हम पहुंचे, प्रोसेस जिसमें हम लगे हुए हैं वो हम बात बनाते हैं। माइनस आता है, 2 + 3t/2 बनेगा, और e⁻ -2t, माइनस माइनस आपके पास से प्लस रहता है, ये बनता है 3t प्लस c है, 3/2 बनेगा, e⁻-2t अपॉन -2, ये डेटा आपके पास है। चलिए अब जैसा टर्म हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर इसको सिंप्लीफाई करें, क्योंकि t की वैल्यू वापस से रख दीजिए। सो आई एम गेटिंग दिस एज 2 + 3t/2 -3/4, ये सब तो इधर आ जाएगा, और e⁻-2 sin x + c बचेगा। ठीक है, ये डेटा अपने पास से आया। इसको एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, डिकोड करेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। 4 आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ से, तो आपके पास से डेटा बनता है, नेगेटिव आएगा। यहाँ 4 बनेगा, 4 और 3 आपके पास से 7 + 6t डिवाइडेड बाय 4, ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस c, और t का वैल्यू भी बैक सब्स्टिट्यूट कीजिए। यहाँ पर t का वैल्यू रखना होगा हमें। t कितना था? देखिए t कितना है, sin x है, 2 + 3 sin x/2, ये डेटा है। तो कैलकुलेशन है तो है, इसी बात के तो मार्क्स हैं। जो कंप्यूटेशन में अच्छा हो, सोचने में अच्छा हो, मैथ्स से मार्क्स ले आएगा, और आप भी बन जाएंगे। बस पढ़ते रहिए, सिर्फ देखिए मत ऐसे बैठ के देख लेता हूं, कुछ नहीं होगा, है ना।
फिर दुनिया देखेगी जो होगा, है ना। अभी तो मॉक टेस्ट के रिजल्ट आप ही के पास है, छुपा छुपा के रख रखे हैं, घर वालों को बोल रखा है कि भाई हाँ 2 नंबर से रह गया बस। आधे घर वाले तो यही नहीं समझते परसेंटाइल में क्या अंतर है। कई गाँव में 90 परसेंटाइल आती है तो मिठाइयाँ बढ़ जाती हैं। 3 आपके पास से sin x बनाए, ठीक है। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ 4 बनेगा, 7 + 6 sin x आपके पास से है, डिवाइडेड बाय बनेगा 4, ये हट जाएंगे, e⁻, अगर हम देखें तो 2 टाइम्स sin x डेटा बनता है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। ये मेरे पास से ठीक है। अगर कैलकुलेशन हमने सही की होगी तो ये वाली बात बन जाएगी। कैलकुलेशन गलत है तो फिर बचाने वाला कोई नहीं है हमें, ठीक है। यहाँ पर पहुंचे। अब बताइए क्या चाहते हैं। ये रहा y0 की वैल्यू 7/x इतना है, तो यानी x अगर 0 हुआ तो y का वैल्यू -7/4 आना चाहिए। तो डेटा हम रखेंगे -7/4 है, ये 0 ही बनेगा। यहाँ c है और e⁻0 है, यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू ही 0 आ चुकी है। बधाई हो, c 0 आया है, ये कैंसिल हो गया है, c की वैल्यू 0 आपके पास से आ गई है। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है, y ऑफ π/6 का डेटा निकाल के दिखाइए। जब c 0 हो गया है तो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म खत्म हो चुकी है। हमारे पास से जो डेटा बन रहा है वो है y इज इक्वल टू -7 प्लस हाउ मच 6 sin x डिवाइडेड बाय 4 है, और यहाँ पर 0 आता है। वी आर इंटरेस्टेड कि π/6 पर क्या होगा। इसको लिखेंगे y ऑफ π/6 इज इक्वल टू -7, π/30 पर वैल्यू हाफ आती है। सो लेट्स कंप्यूट दिस डेटा। 7 + 3 है, बाय 4 करते हैं, -5/2 है। बस उम्मीद भरी निगाहों से देखेंगे कि ये ऑप्शन में है या नहीं, क्योंकि अगर ये चारों में नहीं हुआ तो फिर बहुत दर्द होगा कि फिर कहीं कैलकुलेशन गलत तो नहीं हो गई है। -5/2 ये रहा, पहला ही ऑप्शन है। बस आंखों में चमक, मैथमेटिक्स से दोस्ती, और फिर जेईई की तरफ एक और कदम हम आगे बढ़ते हुए। तो बल्लेबाज और आगे बढ़ गया है, -5/2 हमारे पास इसका आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज आंसर डेटा। तो क्या रहा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इनका फेमस कॉन्सेप्ट है, उसी के ऊपर बार बार डिफरेंशियल इक्वेशन में हर शिफ्ट के अंदर ऑन एन एवरेज सवाल पूछ ही लेते हैं। तो इसकी बहुत प्रैक्टिस कीजिए, आप मार्क्स आ जाएंगे, गारंटी दे रहा हूँ। बढ़िया से बनाइए, लगातार 10-15 सवाल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बना दीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो जेईई मेन में आया हुआ है। सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे पूछा जा रहा है, x dy माइनस y dx इज इक्वल टू √(x² + y² dx). x ग्रेटर देन 0 है, y1 0 है, yx के बारे में बातचीत हो रही है। गौर से देखते रहिए इस इक्वेशन को। यहां लिखा है x dy माइनस y dx, यहां हमारे पास है x² + y²। ये जो इक्वेशन है ये है हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ जा रही है बात, होमोजीनियस नहीं है। तो यहां पर हम दोनों साइड x² से डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड। पहला काम x² से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आप इसको थोड़ा अगर देखना चाहें कि क्या डेटा बन रहा है, तो आप देखेंगे कि ये d ऑफ y/x बन रहा है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला मुझे यहाँ पर बनता हुआ दिखता है। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x² में से एक x को अंदर ले जाएंगे ताकि स्क्वायर हो जाए, दूसरा x को वहाँ रिटेन करेंगे। आप देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाइए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है, x आता है dy माइनस y dx ही लिखा हुआ है। ये हमारे पास d ऑफ y/x बन रहा है, और यहाँ वाले डेटा को हम इधर ले आएंगे, ये बनेगा √y/x का है होल स्क्वायर। यहाँ है अपने पास dx/x, दोनों साइड इंटीग्रेशन की तरफ प्रोसेस कर देंगे। यहाँ तो log x बन जाएगा। यहाँ देखिए dt अपॉन 1 + x² लिखा गया है, ये कौन सा इंटीग्रेशन है, dt अपॉन √a² + t²। ये log ऑफ t + √a² + x² बनता है, तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास से बनेगा log ऑफ आपके पास से y/x प्लस √1 + y/x का होल स्क्वायर, और ये आपके पास से log x बन जाएगा। और एक कांस्टेंट c को भी हम log में ही मान लेते हैं, क्योंकि हर जगह log ही log चल रहा है। सो इट इज़ बेटर टू एडवाइस किया जाता है कि ज़्यादा log हो अगर, तो फिर कांस्टेंट c को भी log के हिसाब से ही कंसीडर किया जाए, ठीक है। ये डेटा log यहाँ से प्लस वाले प्रोडक्ट में आ जाएंगे, दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे,
वी आर हैविंग y बाई एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। एलसीएम लेते हैं, यहां से डेटा ये अपने पास से के एक्स का स्क्वायर बन गया है, ये डेटा अपने पास निकल के आ रहा है। एक्स पॉजिटिव है, बल्कि दे रखा है, y1 की वैल्यू 0 है, जिसका मतलब ये निकलता है कि x अगर 1 है तो y की वैल्यू 0 होगी। तो ये 0 है, 1 प्लस 0 है 1 आया, और आपके पास यहां से अगर आप देखेंगे तो ये k है। सो द वैल्यू ऑफ k इज 1। ठीक है, हम y3 पर इंटरेस्टेड हैं कि y3 पर क्या डेटा बनेगा। तो लेट्स पुट x इक्वल टू 3। तो यहाँ आपके पास है 9 प्लस वाई स्क्वायर आता है, ये 1 टाइम्स 3 का स्क्वायर बनेगा जो 9 बन जाएगा। ये है 9 प्लस वाई स्क्वायर, जो डेटा बनना चाहिए 9 माइनस वाई। दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे तो 9 प्लस वाई स्क्वायर इज 81 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18 वाई आता है। वाई स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड आउट, 18y आपके पास है 88 माइनस 9 है जो 72 बनेगा। y का वैल्यू आपके पास है 4 आ जाएगा। तो यानी y3 दैट मीन्स जब x3 होगा तो y की वैल्यू 4 आएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर बार स्टूडेंट ये सोच कर जाता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर सवाल आएगा, तो जिस शिफ्ट में स्टूडेंट से दिया होगा ये पूछा गया है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पर, तो एग्जैक्ट के हिसाब से हमें इस फॉर्मेट को पहचानना होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, इन फॉर्मेट्स को स्टडी कीजिए कैसे इनको बनाया जाता है। आगे जो एक मैनिपुलेशन की ट्रिक है वही कांस्टेंट सी मत मानिए, याद रखिएगा मेरी बात को हमेशा। अगर लॉग के टर्म्स ज़्यादा हैं तो कांस्टेंट को सी की जगह लॉग के मान लीजिए, ताकि मैनिपुलेशन में हमारे पास चीज़ें थोड़ी आसान रहे। ठीक है, बाकी एक रूटीन क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं और मैथ्स को इम्प्रूव कीजिए, इन प्रैक्टिस को कीजिए, सवालों को सीखते जाइए। सो डियर स्टूडेंट, एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें दिया है 0 से इन्फिनिटी है, r है, डिफरेंशियल फंक्शन है और एक इक्वेशन हमारे सामने है। दिखने में ऐसा लग रहा है क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, लेकिन ये अगर हम दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। ठीक है, तो लेबनिज रूल के अकॉर्डिंग हम इसको सिंप्लीफाई करने की सोचते हैं और इसी को दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करते हैं। 6 ऐसे ही रहेगा, यहाँ से f ऑफ x बनेगा 1 माइनस f ऑफ 1 का डेरिवेटिव 0। यहाँ 3 है, x का डेरिवेटिव 1 बन गया है, यहाँ x रहेगा, फिर f का डेरिवेटिव f डैश x। यहाँ से आपके पास है 3x का स्क्वायर है और 4 की डिफरेंशिएशन 0 बनता है। यहाँ से 6 टाइम्स fx है, ये डेटा 0 है आपके पास है, 3fx आता है, यहाँ पर 3x है और f डैश x बनता है, और यहाँ पर डेटा आपके पास है 3x का स्क्वायर है, ये 3fx है, 3 टाइम्स x है, f डैश x है, यहाँ पर आपके पास है 3x का स्क्वायर है। अब देखिए ये डेरिवेटिव्स हैं, फंक्शन है, डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। थोड़ा सा हमारी आंखों को सेटल करने के लिए हम fx को y से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि कहीं पर dy/dx जब नज़र आता है तो हमारे उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस रहती है, तो उसमें जल्दी हम अच्छे से सोच पाते हैं। तो ये आप देखेंगे तो ये dy/dx है, यहाँ आपके पास से जैसे यहाँ पर ये x लिखा हुआ है, सो 3 से 3 सब जगह कैंसिल कर दीजिए, दिस इज y, ये x लिखा हुआ है और ये है dy/dx, प्लस आपके पास से x स्क्वायर लिखा गया है। यहाँ से हम इसको लिखेंगे y dx इक्वल टू x dy प्लस x स्क्वायर dx, आपके पास से डेटा लिखा गया है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आगे जाते हैं, या सबको एक साइड लेकर आते हैं, तो मेरे पास डेटा बनता है x dy माइनस y dx प्लस x स्क्वायर dx अपने पास से बन गया है। ठीक है, सबको एक साइड ले आए और ये डेटा हमने यहाँ पर बनाया। अब दोनों साइड अगर हम x स्क्वायर से डिवाइड यहाँ पर कर दें, सो लेट्स डिवाइड बोथ साइड बाय x स्क्वायर, यहाँ dx है और 0/x स्क्वायर भी आपके पास से 0 ही रहेगा। अब इंटीग्रेशन का प्रोसेस बनाएंगे तो ये किसका डिफरेंशिएशन है आप देखिए थोड़ा सा, तो ये y/x है, यहाँ x प्लस कॉन्स्टेंट आपके पास बन जाएगा। y/x का डेरिवेटिव यही होता है, आप देखिए x स्क्वायर x dy माइनस y dx लिखा हुआ है, हमारे पास से y/x प्लस x प्लस c बनता है डेटा, y का वैल्यू है y प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स।
तो फंक्शन हमें पता चल गया, फंक्शन इज सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। कोई डेटा अगर हमारे पास गिवन है तो हम बात करते हैं, जैसे ये सबके लिए ट्रू है, तो अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं x इक्वल टू 1, हमने पुट कर दिया x इक्वल टू 1, तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन बनेगा 1 to 1 जो कि 0 होता है। यहाँ आपके पास से डेटा बनेगा 3 टाइम्स f1 और ये यहाँ से आपके पास से 1 माइनस 4 0। तो आई एम गेटिंग f ऑफ 1 एज 1, f ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, तो आपके पास से c माइनस 1, सो वैल्यू ऑफ c इज कमिंग एज 2। तो लीजिए फंक्शन हमारे पास आ गया है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। चाहिए क्या वो भी देख लेते हैं। वी आर इंटरेस्टेड कि f2 माइनस f3 निकाला जाए, तो बना देते हैं। नाउ f2 माइनस f3 आप बना दीजिए, पहले आप 2 रख लीजिए, 4 माइनस 3 वाला रख लीजिए, 6 माइनस 9। फाइनल आंसर आपके पास से 3 आता है, जो आपके पास से फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। कई स्टूडेंट यहाँ पर ये भी काम करते हैं कि अगर ये लिखा गया है तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ लेकर चले जाते हैं। जैसे इसका ऑल्टरनेटिव अप्रोच अगर हम बात करें तो यहीं से इसको लिख सकते हैं कि सर ये y इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स है प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये बन जाएगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी आप इसको आगे सोच सकते हैं, जहां पर कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके आएंगे, e टू दी पावर माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स बनता है, लॉग एक्स आता है, e पावर लॉग 1 बाई एक्स बनता है 1 बाई एक्स। इंटीग्रेशन बनेगा y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू माइनस एक्स 1 बाई एक्स डी एक्स, एक्स एक्स चला जाएगा, माइनस एक्स प्लस सी। तो आपके पास से y का डेटा भी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स ही बनकर आने वाला है। ठीक है, जो हमने यहाँ से निकाला, तो ये हमने कैसे किया था, इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल में चेंज कर दिया, जैसा यहाँ लिखा गया है। इस वाले से पहचानते हैं इसको कि y डिवाइड बाई डी एक्स होता है, ये d ऑफ y बाई एक्स लिखा हुआ है, यहाँ से बना दिया। बात सेम है कि आप इसको सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से करते हैं या फिर आप इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। दोनों में से कोई सा भी मेथड से आप सॉल्व कीजिए, आंसर तक जरूर पहुंचना है। तो ये क्वेश्चन डिफरेंशियल से ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ चला जाता है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो सॉल्व होगा, फिर कॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग बात बनती है। ठीक है, तो इसको ऐसे सवाल बहुत कॉमन है, रूटीन क्वेश्चन है, इनकी ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रैक्टिस करोगे तो बेहतरीन आप इसके अंदर मार्क्स जरूर स्कोर करोगे, चाहे आपकी कोई सी भी शिफ्ट हो। रिलेटिवली अगर हम देखें, दिस चैप्टर इज कंसीडर्ड एज स्कोरिंग चैप्टर। बस आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे इसकी दोस्ती हो जाएगी। जेईई मेन का एक बेहतरीन सवाल आपके सामने है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है ये एनटीए ने बोनस किया था। यहाँ पर एक के कहूँगा कि पेपर बनाने वाले के ओवर एक्साइटमेंट की वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा एक स्लाइटली मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया, जिससे पूरा एक्सप्रेशन ऐसे बन गया कि इसका इंटीग्रेशन करना ही नेक्स्ट टू मतलब कि करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या वो मिस्टेक है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और सही सवाल क्या होता जिससे ये सवाल बन जाता वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और मिस्टेक कैसे हुई होगी वो भी आपको एक्सप्लेन करते हैं, क्या पॉसिबल मिस्टेक का तरीका रहा होगा। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ x है। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बहुत बढ़िया तरीका होता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अपने तो अपने होते हैं, x वालों की तरफ x को ले आइए, y वालों की तरफ y को ले जाइए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये cos y dy लिखा हुआ है, सो आई एम राइटिंग दिस एज cos y dy, यहाँ पर साइन है 1 + 2 sin y लिखा हुआ है, फिर dx हमने लिखा। आगे चलते हैं, यहाँ से क्या क्या डेटा बनेगा, ये है आपके पास से x + 9√x, और यहाँ पर है 4 + √9 + √x। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेशन हमें करना है। यहाँ देखिए नीचे वाले का डेरिवेटिव मुझे ऊपर नजर आ रहा है, तो मैं 1 + 2 sin y को t सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो मेरे पास से डेटा बन जाता है दिस dy इज इक्वल टू dt।
जो रिप्लेस किया जा सकता है। 16 टाइम्स cos y dy लिखा है, इसको 2 cos y dy dt बन जाएगा, तो ये 8 dt बन जाएगा अपॉन t बन जाएगा। बात यहाँ पर है मिस्टेक। कहाँ मिस्टेक की गई है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस जगह पर। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ जो पास में लिखा गया है इसको t पुट करना शुरू करते हैं। अब t यहाँ वेरिएबल यूज में ले लिया है, तो फिर यहाँ हम वेरिएबल लेंगे 4 + 9 प्लस रूट एक्स के वैल्यू हम ले लेते हैं, p एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, करते हैं डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर 4 का 0, रूट की वजह से ट्वाइस आ जाएगा, यहाँ पर 9 प्लस रूट एक्स लिखा हुआ आ रहा है, और फिर इसका डेरिवेटिव 9 का 0 और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज डी टी इज डी पी। 2 से 2 कैंसिल है, हमारे पास से डी एक्स आता है, यहाँ से आपके पास से 4 है, और ये डेटा पे लिखा गया है 9 प्लस रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स इज इक्वल टू 4 डी पी। ये डेटा हम बना सकते हैं। ठीक है, इस 4 को भी हटा दिया। तो चलिए अब आपको मिस्टेक समझाई देते हैं कि मिस्टेक हुई क्या, क्वेश्चन बनाने वाले से क्या मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक ये हुआ है कि 9 प्लस रूट एक्स का जब रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा ना, तो एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन ये होगा कि जब ये अंदर जाके मल्टीप्लाई बनेगा तो रूट यहाँ भी है, रूट यहाँ भी है, तो अंदर सिर्फ x रहेगा और ये बन जाएगा 9x प्लस x रूट x। लेकिन ओवर एक्साइटमेंट से या जल्दबाजी की वजह से मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन बना दिया गया, इसकी जगह यहाँ पर गए और सीधा x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया रूट x को, और डेटा बना दिया 9 रूट x, और रूट x से रूट x मल्टीप्लाई करके बना दिया x, जो कि गलत है। ठीक है, और आप देखिए यही डेटा लिखा हुआ है 9 रूट x प्लस x। जल्दबाजी समझ में आई, रूट x को अंदर ले गए और 9 रूट x प्लस x लिख दिया, जो कि गलत है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये वाली टर्म बनेगी। तो यहाँ पर करेक्शन ये है, अगर मैं आपसे करेक्शन की बात पूछूं तो इसकी जगह लिखा हुआ होना चाहिए था x रूट x प्लस 9x। अगर ये क्वेश्चन होता तो फिर आपके लिए बोनस नहीं करना पड़ता, पर इतना बड़ा एक्सप्रेशन तो चेंज कर नहीं सकते अब गिवन क्वेश्चन में। नन ऑफ दीज यहाँ दिया नहीं है, तो फिर बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि क्वेश्चन को बोनस करना ही पड़ेगा, या फिर ये कहें कि क्वेश्चन को पेपर से ड्रॉप कर दिया सभी के लिए। अब यहाँ पर ये होना चाहिए था, मिस्टेक क्यों हुई समझ में आई आपको बात। जल्दबाजी में इसको मल्टीप्लाई ऐसे कर दिया कि रूट एक्स से मल्टीप्लाई करके ये टर्म लिख दिया, पर टर्म ये नहीं, ये बनकर आएगी। अब आप देखिए आपके पास, तो इसकी जगह क्या लिखा हुआ है फिर एक्चुअल में। अगर हम सही क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना तो हमें सीखना चाहिए, अपना पेपर तो हुआ नहीं है, सो लर्निंग शुड नॉट बी स्टॉप्ड। तो यहाँ पर ये एक्चुअल में लिखा गया है x रूट एक्स प्लस 9x लिखा गया है। तो अब आप देखिए dx अपॉन ये डेटा है 4 dp बन जाएगा और ये p बन जाएगा। सो नाउ वी आर हैविंग एज, इसके हिसाब से 8 आ गया है, 2y cos y इज dt अपॉन में लिखा है t, सामने हम देख रहे हैं तो dx अपॉन दिस होल डेटा इज 4 dp और ये p है। सो 4 dp अपॉन p, इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ 2 बन जाएगा, ln t आएगा, यहाँ ln p बन जाएगा, और कांस्टेंट भी हम k के टर्म्स में ले लेते हैं ln k। तो क्वेश्चन बस यही था कि ये ओवर एक्साइटमेंट की वजह से गलत लिख दिया था, एक्चुअल में एक्सप्रेशन ये बनना चाहिए, और ये बन जाता तो सवाल बहुत बढ़िया बनता। अब आगे चलते हैं, यहाँ हम पहुँचते हैं तो ये बनता है ln t स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है ln p k बन जाता है, लॉग हटा देंगे, t उधार का है वापस चुका देंगे, 1 + 2 टाइम्स साइन y होल स्क्वायर इज इक्वल टू, डेटा आपके पास लिखा गया है p के, p का वैल्यू है आपके पास से कितना 4 + √9 + √x टाइम्स k। तो यहां से हम डेटा और बना सकते हैं क्योंकि t भी पॉजिटिव ही रहेगा, ये अंडर रूट आपके पास है 4 + √9 + √k, दिस इज द डेटा। अब हमारे पास कुछ डेटा गिवन है और डेटा कंप्यूटेशन के लिए कि y की 256 पर वैल्यू π/2 आती है। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस डेटा कि x को हमें 256 रखना है, तो यहाँ से y की वैल्यू π/2 बन जाएगी। सो इट इज 1 + sin π/2 की वैल्यू 1 आती है। अब आप देखते जाइए क्या क्या डेटा बनेगा, यहाँ 4 है, यहाँ अंडर रूट है, यहाँ 9 है, 256 का अंडर रूट ले लीजिए 16 आता है, और बताइए यहाँ आ गया 3 अपने पास, 16 + 9 इज
25 का रूट लेंगे तो 5 आएगा, यहाँ से 4 आता है, यहाँ से 5 आता है, और ये वैल्यू बनती है k। यहाँ पर आपके पास देखेंगे तो 9 है, 9 का रूट लेंगे तो 3 बनेगा, और ये रूट k है। डेटा निकल के आ गया कि रूट k की वैल्यू 1 है, यानी k का वैल्यू अपने पास से 1 जनरेट हो गया है। अब के एक्सप्रेशन क्या बना, इस डेटा को देख लीजिए। 1 + 2 sin y अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस रूट एक्स, मल्टीप्लाई में है k की वैल्यू 1, जरूरत नहीं है। पूछा है x की वैल्यू 49 रखिए, फिर y कितना बनेगा, वो हम चाहते हैं कि वो अल्फा बने। 2 sin अल्फा निकाल के बताइए। तो x की वैल्यू 49 हम रखना चाहते हैं, तो y की वैल्यू अल्फा आती है, तो 1 + 2 sin अल्फा, ये 4 है, यहाँ अंडर रूट है 9 है, रूट 49 अगर आप रखेंगे तो आपके पास से 7 बनेगा। डेटा और बना दीजिए, 9 और 7 आपके पास से 16 होता है, 16 का रूट लेंगे तो 4 बनेगा। 8 आपके पास से बन गया है, दिस इज 2√2, दिस इज 2√2। मेरे पास डेटा है 2 sin अल्फा की वैल्यू मैं लिखूंगा 2√2 - 1 एंड द डेटा शुड बी sin अल्फा is 2 sin अल्फा। ये शायद पूछा है हमसे, यू डोंट रिक्वायर फर्दर। 2 sin अल्फा इज 2√2 - 1, सो 2 sin अल्फा इज 2√2 - 1, दिस इज द फर्स्ट आंसर। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू मार्क इट एज 1। ठीक है, तो क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हम ही से होती है? जी नहीं, पेपर सेटर से भी हो जाती है। देखो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स से बड़ा कोई नहीं है। तो यहाँ पर ये सिंपल मैथमेटिक्स से मल्टीप्लिकेशन जो था कि x अंदर जाके मल्टीप्लाई गड़बड़ हो गया, इसकी वजह से क्वेश्चन बोनस हुआ। पर इसलिए फिर भी मैं चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस अच्छे से करें। तो यहाँ पर इस डेटा को बस चेंज करके लिख दीजिए रूट ऑफ x + 9x। जो बुकलेट मैंने यहाँ पर दी है उसके अंदर मैंने ऑलरेडी इसको मॉडिफाई कर दिया है, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी से यहाँ से चलती रहे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाइए और एक बात यहाँ से सीखिए भी सही, कैलकुलेशन इज वेरी इसेंशियल फॉर एवरी मैथमेटिशियन, एवरी इंजीनियर। वहाँ अगर गड़बड़ हो गया तो जो डेटा, जो रिजल्ट्स आते हैं वो सब गड़बड़ हो जाते हैं। तो वी शुड वर्क ऑलवेज ऑन आवर कैलकुलेशन। इसी तरीके से मैथ्स पढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे स्कोर लाते रहिए और अपने डर है जो मैथमेटिक्स है उसको भगाते रहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो पूछा गया है जेईई में 2026 में। यहाँ पर ये डेटा लिखा हुआ है, x पॉजिटिव है, फिर डेटा दिया हुआ है। थोड़ा रीराइटिंग करते हैं तो x⁴ dy लिखा है, यहाँ पर 4x³ y dx है, और आपके पास है 2 sin x dx लिखा हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि वो एक इंटीग्रेशन के लिए हमारे लिए आसान बात बन जाए। इस तरीके से टर्म्स को रीअरेंज करना पड़ता है। देखा जाए तो इसको dy/dx बनाकर हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। dy/dx से अकेला y दिख रहा है, ये सामने चला जाएगा, लेकिन उसका बेसिक एसेंस समझिए। फिर वहां पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। उसका मतलब ये होता है कि ताकि इसको इंटीग्रेट करने का प्रोसेस आसान रहे। वही चीज अगर हम थोड़ा यहाँ पर गौर से देखें तो देखो sin x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी ये दोनों टर्म्स हमारे पास आपस में क्लब होना चाहिए, क्योंकि बीच में प्लस है, दो टर्म्स हैं तो ये प्रोडक्ट रूल को फॉलो करना चाहिए। यहाँ y है, यहाँ x⁴ है। थोड़ा अगर आप ध्यान से देखें तो ये x⁴ टाइम्स y, ये दो टर्म्स में ले रहा हूँ, क्या ये इन्हीं दोनों का डिफरेंशिएशन है? x⁴ को सेम रखा, y का डेरिवेटिव dy, प्लस y को सेम रखेंगे तो x⁴ का डेरिवेटिव 4x³ dx ये बन जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं दोनों टर्म्स को हम क्लब करके ये लिख सकते हैं। यही प्रोसेस आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से बनाना चाहो उससे भी सेम आएगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन का प्रोसेस चलेगा, जिससे जल्दी आपका सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। वही मेथड, वही प्रोसेस अच्छा है। sin x का इंटीग्रेशन -cos x, ये डेटा अपने पास से बन रहा है। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर कुछ डेटा गिवन है कि y ऑफ π/2 है, तो y का डेटा आपके पास से आ गया है 2 cos x प्लस c, 2 cos x प्लस c डिवाइडेड बाय x⁴। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। अब हम चाहते क्या है वो देखिए, y की वैल्यू π/2 पर 0 है, तो ये आपके पास से cos π/2 आ गया है, ये c है, यहाँ पर आपके पास से π/2 का पावर 4 है। सो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ c एज 0, c की वैल्यू 0 आती है। फिर अब y की वैल्यू π/4 पर निकालना चाहते हैं, डेटा निकालिए π/3 पर,
सो 2 cos π/3, c तो 0 है, यहाँ हमारे पास से π/3 का पावर 4 बनता है। तो ये π/4 है, y ऑफ π/3 आपके पास बनेगा और यहाँ से 2 टाइम्स 3/4 बन जाता है। और एक cos 60 डिग्री भी लिखा हुआ है जिसकी वैल्यू हाफ आती है। तो 2 cos 60 और 3/4, यहाँ से आपके पास है 3/4। द फाइनल आंसर विच वी आर गेटिंग इज 81। तो 81 इसका आंसर आएगा जिसको हम मार्क कर देंगे। सो वी आर गोइंग टू मार्क ए इज द आंसर। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही बना सकते हो, लेकिन ये कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली मैनिपुलेट करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मेथड सीखते हुए चलिए जिससे आपके टाइम की सेविंग होती रहे। चलिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हमने है उसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको रीराइट कर लेते हैं कि क्या डेटा लिखा हुआ है। x² - 4 है, यहाँ पर है dy/dx, ये -2xy आता है। बाकी इस पूरे डेटा को हम सामने की साइड ले चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये dy/dx लिखा जाएगा -2x अपॉन x² - 4 है एंड दिस इज y, -2x है और 4 - x² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x² - 4 है। ये माइनस से इसको काट देंगे, 4 - x² है, 2x आपके पास से आता है और 4 - x² फिर से बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप देखेंगे तो वो 2x अपॉन x² - 4 dx बनता है। दिस इज द p। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा गया है तो ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, x² - 4 e टू द पावर लॉग है, यहाँ है x² - 4 -4 जी। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। आई होप आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे से तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि यही दी मोस्ट टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि dy/dx से y के साथ p लिखा होता है, e टू द पावर px इंटीग्रेशन करते हैं, सामने q होता है, ये वो फैक्टर है। इस फैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन का प्रोसेस आसान हो जाता है। तो y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन x² - 4, ये मल्टीप्लाई में जाएगा आपके पास से 4 - x², 1 अपॉन x² - 4 dx। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हैं आपके पास से देखेंगे तो ये कैंसिल है, एक माइनस का साइन भी है। हमारे पास यहाँ पर 2x dx बनता है, जो डेटा बनेगा -x² + c। ये इंटीग्रेशन हो गया। तो अल्टीमेटली हम कहाँ पहुँच रहे हैं? हम पहुँच रहे हैं y अपॉन x² - 4 इज इक्वल टू c - x²। c - x², ये डेटा क्या हमें कुछ पता है? यस। ये कौन से पॉइंट से पास होता है? पॉइंट है आपके पास से 3,5 इसको सेटिस्फाई करता है, 3,15। तो x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 15 है। चलिए देखते हैं, 15 है, 9 - 4 है, आपके पास से 5 आएगा, 3 बचेगा, x - 9 बचेगा आपके पास से, c का वैल्यू 12 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ से y आ गया है, x² - 4 आता है, यहाँ से 12 - x² बनता है। चाहिए हमें क्या? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात हो रही है, थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12x², 4x का स्क्वायर 48 है और -x का पावर 4 है। ये डेटा आपके पास y बनेगा -x⁴ प्लस 16x² - 48। डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं dy/dx, जहाँ से पता चलेगा हमें मैक्सिमा या मिनिमा के बारे में। ये 32x और ये 0 बनता है। सो द dy/dx आपके पास से -4x है, यहाँ पर x² और 8 आता है। एक बार चेक कर ले, फैक्टराइज करें। -4x से x - 2√2 आपके पास लिखा गया है और यहाँ से भी x + 2√2 आपके पास से बनेगा डेटा। -2√2, 0 और 2√2। 2√2 से बड़ा नंबर सोचिए आप, 3 सोचिए। 3 आप रख के देखेंगे तो आपके पास से नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नंबर्स आपके पास से बनेंगे। और f' का साइन अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया, वहीं से पता चलता है कि मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स कौन से हैं। प्लस से माइनस जा रहे हैं तो ये इंक्रीज से डिक्रीज जाएगा, माइनस से प्लस जाएगा, डिक्रीज से इंक्रीज है और ये इंक्रीज से डिक्रीज है। तो ये है हमारे पास लोकल मैक्सिमा की बात की जा रही है
ध्यान दीजिए x की वैल्यू पॉजिटिव 2 से ग्रेटर बोला है, तो 2 से ग्रेटर है तो ये वो पॉइंट है, दिस इज द लोकल मैक्सिमा जिसकी बात हम कर रहे हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये पॉइंट निकल के आ गया। फिर पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f, इस पर हमें फंक्शन का लोकल मैक्सिमा का वैल्यू निकालना है। तो जब x का वैल्यू 2√2 है तो x स्क्वायर की वैल्यू 8 है, ये आपके पास से पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का। तो यहां पर हमें y निकाल के बताना है। y का एक्सप्रेशन अपने पास ये रहा, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ y, x स्क्वायर माइनस 4 और आता है 12 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डेटा आप यहां पर रखिए, तो यहां से 8 माइनस 4 आता है, 12 माइनस 8 आता है, यहां से 4 आएगा, ये भी 4 बनेगा, 16 हमारे पास से आंसर बन जाएगा। सो वी आर गोइंग टू मार्क दिस एज 16। तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करवाई, करवाया, फिर उसके लोकल मैक्सिमा के पॉइंट पर x की वैल्यू नहीं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन पूछा। मतलब टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा आपको सबके अंदर, है ना, और टाइम टेकिंग है, लेकिन इतना श्योरिटी है कि अगर आपने इसमें स्पीड मेंटेन कर ली, क्योंकि एग्जाम जेईई मेन का स्पीड का ही है, तो फिर आपके मार्क्स कोई नहीं ले जा सकता। और इस 4 मार्क्स से तो आपके ये मान के चलिए बहुत जो रैंक अभी आ रही होगी उससे काफ़ी बेटर पोजीशन में आप पहुंच जाओगे। और ऐसे 5-6 क्वेश्चन अगर मैथमेटिक्स में कर लिए तो आपकी जो ड्रास्टिकली जो रैंक्स हैं खतरनाक तरीके से इंप्रूव हो जाएगी, परसेंटाइल इंप्रूव हो जाएगी। बस सीखते रहिए, ऐसे मैं आपको सिखाता रहूँगा, ठीक है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। यहाँ पर एक इक्वेशन हमारे सामने हमें दिख रही है, जिसको ये सेटिस्फाई करता है, और ये बोला है कि y इक्वल टू एफ एक्स इज अ स्टैंडर्ड पैराबोला। ये बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है। स्टैंडर्ड पैराबोला हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, या फिर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है, ध्यान रखेंगे कौन सा वाला है। और 2 पॉइंट से पास करने की बात कर रहे हैं, बीटा और अल्फा में पावर्स का रिलेशन पूछा गया है। जो डेटा यहाँ पर है, आप अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ 0 से लेके 36 है एफ ऑफ आपके पास tx अपॉन 36 और ये dt है, 4 अल्फा एफ ऑफ एक्स है, ये डेटा आपके पास। यहाँ t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, लेकिन x यहाँ पर भी लिखा हुआ है। या तो हम मॉडिफाइड जो अपने पास एक्सटेंडेड लेबनीज रूल है उसको यूटिलाइज करें, या फिर इसको सिंप्लीफाई करने के पहले इस वाले डेटा को कुछ पुट कर देते हैं। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट tx बाय 36 एज एन वैल्यू y। आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो t के रिस्पेक्ट में करना है, तो x बाय 36 तो कॉफिशिएंट की तरह ही रहेंगे, यहाँ dt बन जाएगा और ये dy बन जाएगा। तो जब मुझे dt के बारे में लिखना है तो मैं लिखूंगा 36 बाई एक्स टाइम्स dy। ये हम यूटिलाइज करेंगे। इंटीग्रेशन पर गए, लिमिट्स का भी ध्यान रखिए, जब t की वैल्यू 0 होगी तब क्या क्या लिमिट्स बनेंगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि लिमिट्स t पर है। when t is 0 y is 0, when t is 36 y is tx। 36 की जगह फिर आपके पास से x बन जाएगा, 36 रखोगे कट जाएगा, x आ जाएगा। सो लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी इसके अकॉर्डिंग। अब ये सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर प्रोसेस करते हैं कि अब ये क्या बना, लोअर लिमिट 0 ही है, यहाँ पर x आता है, ये बन गया आपके पास से f ऑफ y, dt आपके पास से लिखा गया है 36 बाई एक्स आता है, dy आता है, यहाँ आपके पास से है 4 अल्फा एफ ऑफ एक्स। प्रोसेस करने के 0 से x आता है, एफ ऑफ y dy है, 36 बाई एक्स से x आगे ले आएंगे, 4 अल्फा एक्स एफ एक्स डिवाइडेड बाय 36, ये डेटा बन गया। बाकी सब वेरिएबल ये y के रिस्पेक्ट में है, सामने ले जाएंगे, ये डेटा बन जाएगा। और सिंप्लीफाई करोगे तो डेटा बनता है अल्फा एक्स एफ एक्स डिवाइडेड बाय 9। दिस इज द रिजल्ट। अब ये हमारे पास होने के बाद, क्योंकि अब वेरिएबल्स आगे हैं और कोई वेरिएबल यहाँ है नहीं, नाउ वी कैन डिफरेंशिएट इट, नाउ वी कैन डिफरेंशिएट इट। यहां से डेटा आपके पास से एफ ऑफ एक्स आता है, दिस इज 1 माइनस 0 इज इक्वल टू, यहां डेटा देखिएगा अल्फा बाय 9 है, x का डेरिवेटिव 1 आता है, यहाँ x आता है, और ये डेटा आपके पास से f डैश x बन जाता है f ऑफ x माइनस 1, और ये यहाँ से अल्फा बाय 9 है,
x का डेरिवेटिव 1 है और x टाइम्स एफ डैश x बनता है। ये डेटा अपने पास बना। सिंप्लीफिकेशन के लिए और आगे बढ़ते हैं। सो 1 माइनस अल्फा बाय 9 बनेगा आपके पास से, ये भी अल्फा बाय 9 आता है, यहाँ पर एफ डैश एक्स भी आपके पास से जनरेट होगा। ठीक है, बनाई बात। एफ एक्स एक साइड है, एफ डैश एक्स दूसरी साइड है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए फिर प्रोसेस फॉलो करते हैं। 9 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये डी एक्स बाई एक्स बनेगा और यहाँ पर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हम बना देते हैं, दोनों साइड डी एक्स, और इसको इंटीग्रेशन की तरफ लेकर चलते हैं। क्या मैंने ठीक लिखा है डेटा? देखो आप, 9 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा आपने लिखा, यहाँ पर डी एक्स बाय एक्स आ जाएगा, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लिखा हुआ है। चलिए इंटीग्रेट करें तो ये तो एक कांस्टेंट की तरह ही रहेगा। 9 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, यहाँ से आपके पास से लॉग एक्स बनेगा, ये आपके पास से लॉग एफ एक्स है, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हम सी की जगह लॉग के ही ले लेते हैं। ठीक है, सभी जगह लॉग लिखा हुआ है, तो देखिएगा आप यहाँ पर लॉग है x टू द पावर 9 माइनस अल्फा अपॉन 9 इज लॉग ऑफ एफ एक्स टाइम्स के। एंटी लॉग लेते हैं, k टाइम्स एफ एक्स का डेटा आपके पास से x टू द पावर 9 बाई अल्फा माइनस 1 आता है। यहाँ पर आप जानते हैं कि y ही एफ एक्स है, तो मेरे पास से 1 बाई के बन रहा है और x टू दी पावर है 9 बाई अल्फा माइनस 1। जैसा बोला गया है कि ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो बस यहाँ पर कैच आता है कि y इक्वल टू है, अगर ये x की पावर होगी तो y इक्वल टू फिर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तभी स्टैंडर्ड पैराबोला बनेगा। क्यूब बनेगा तो स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं होता है। x की पावर 1 रही तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, हाफ या कोई और पावर बनेगी तो पैराबोला नहीं बनेगा। पैराबोला तभी बनेगा जब इसकी पावर स्क्वायर बनेगी। तो 9 बाई अल्फा माइनस 1 हैज टू बी 2, तो आपके पास से 9 बाई अल्फा का वैल्यू 3 आता है, हमारे पास अल्फा की वैल्यू 3 निकल के आती है। सो अल्फा इज 3, आपके पास से अब कर्व निकल के आ गया है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई के। ये हमारे पास से पैराबोला है, दिया है आपके पास से, अल्फा निकाल चुके हैं हम। 2,1 से पास होता है, तो दिस इट पासेस थ्रू द पॉइंट 2,1, तो ये 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ k है। सो द वैल्यू ऑफ k इज 4। तो आपके पास से डेटा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, यानी आपके पास से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। एक पॉइंट और है जो समझाया गया है, -4 बीटा, -4 बीटा, ये भी बात हम निकाल लेते हैं। ये बनेगा -4 का स्क्वायर जो कि 16 है, और यहाँ पर है 4 बीटा, बीटा की वैल्यू आपके पास से आई 4। अल्फा आ चुका है, बीटा आ चुका है, स्टैंडर्ड पैराबोला की कंडीशन यूटिलाइज कर ली है, पॉइंट से पास होता है वो यूटिलाइज कर लिया है। लास्ट में आते आते डेटा पूछा है कि बीटा की पावर अल्फा बना के दिखाइए। सो नाउ द बीटा पावर अल्फा, 4 पावर अल्फा इज क्यूब, सो वी आर हैविंग 64 एज आवर फाइनल आंसर। 64 हम इसका आंसर मार्क करेंगे। इट्स अ गुड क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करवा के स्टैंडर्ड पैराबोला, सोचो वो स्टूडेंट जो कॉनिक सेक्शन छोड़ के गया हो और उसे स्टैंडर्ड पैराबोला भी छोड़ के गया हो, डिफरेंशियल इक्वेशन उसको अच्छे से आता हो, वो यहाँ आके फंस जाएगा। तो दिस इज अ वेरी क्रूशियल थिंग। ये जो लाइन लिखी गई है कि स्टैंडर्ड पैराबोला है, इट्स वेरी गुड कॉन्सेप्ट। सो आई एम मार्किंग दिस कैसे डबल स्टार। बस प्रैक्टिस करनी है, छोटी छोटी बातें जो इंटरमिक्सिंग है चैप्टर्स की, वो अगर हमारे पास हमें मालूम है तो सवाल आपके बन ही जाएंगे, और ज़रूर बनेंगे। और लास्ट तक सॉल्व कीजिए, आंसर तक। मार्क्स तभी मिलेंगे जब हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए एक ज़बरदस्त सवाल सॉल्व करते हैं, जो देखने में ऐसा लगता है कि क्वेश्चन लिमिट पर पूछा गया है। 2 वेरिएबल है, t है जो अप्रोच करता है x की तरफ, और फिर यहाँ पर हमें एक डेटा निकालने को बोला गया है। ठीक है, चलिए प्रोसीड करते हैं। जो ये लिमिट है, अगर हम इसका फॉर्म सबसे पहले चेक करें, t की जगह x रखने पर ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स यानी 0 क्रिएट होता है। तो ये सबसे पहले बन रहा है 0/0 वाला फॉर्म। सो नाउ यूजिंग एलोपिटल रूल, जो अपना LH रूल होता है वो हम यूटिलाइज करेंगे। और LH रूल के अंदर एक खास बात है, जिस वेरिएबल पर लिमिट लगी होती है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है। तो यहाँ पर वो काम t पर किया गया है, तो हम एलोपिटल यूटिलाइज जब करने जाएंगे तो आपके पास से t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। t स्क्वायर का आपके पास से डेटा बनेगा 2t, यहां से रहेगा yx,
यहाँ एक्स स्क्वायर ही रहेगा और यहाँ y का डेरिवेटिव बन जाएगा। x का डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव -1। ये डेटा अपने पास बना। अब आप लिमिट लगा दीजिए तो यहाँ से 2x yx माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश एक्स बनता है, अपॉन में -1 है, सामने 3 है। रीअरेंजमेंट ज़रूर किया जा सकता है। वाई डैश आपके पास है, 2x है, डिवाइड बाई dx है, सामने 3 लिखा गया है। इसी टर्म को हम डिवाइड बाई dx डिफरेंशियल इक्वेशन वाले फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे पास से डेटा बना। तो आप देखेंगे कि एक लिमिट को सॉल्व करने पर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। क्या बनकर आया है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम यहां पर निकालेंगे जो बनेगा e टू दी पावर y का कोफिशिएंट यानी p है -2/x dx। ये डेटा बनेगा e पावर -2 log x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास से आता है e टू दी पावर log x पावर -2, e और log कट जाएगा, 1/x² आपके पास से डेटा बनेगा 1/x²। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1/x², ये डेटा बना दिया। अब आइए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सो y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, सो 3x पावर 4 dx आपके पास से बनेगा, 3 यहाँ पर आएगा, x पावर -4 dx आपके पास से डेटा बनता है, x पावर -3 अपॉन -3 प्लस c -1/x³ आपके पास से आएगा। ये डेटा आपके पास से बना। y का डेटा हम बनाएंगे, ये डेटा हमने बना दिया। ये बनी बात। अब आप बताइए क्या पूछा गया है? y1 की वैल्यू 2 है। आ जाइए, y1 का वैल्यू 2 है, इसका मतलब समझाइए कि x होगा 1 तो y का वैल्यू 2 आता है, ये 2 आता है। c आपके पास है, 1 की वैल्यू यहां भी 1 है, c का वैल्यू 3 आपके पास से बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमें 2y2 निकालना है, तो यहीं पर हम x की वैल्यू 2 रख लेते हैं। तो आपके पास से ये बनेगा y2, ये c है और ये आता है 2 का स्क्वायर 1/2। ये बना y2, c का वैल्यू आप रखेंगे 4 और 3 12 आता है, यहां से आता है 23/2। सो 2 टाइम्स y2 का वैल्यू अगर आप निकाल के देखेंगे, वी आर गेटिंग दिस एज 23। तो 23 आप मार्क करके देखिए, सेकंड इज द आंसर। तो एक क्वेश्चन जो लिमिट के ऊपर दिख रहा है, जाके आगे जाके कनेक्ट होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, फिर वो सॉल्व होता है, फिर पॉइंट्स की कंडीशन है। आई विल मार्क दिस एज अ गुड क्वेश्चन जब शुरुआत आप लिमिट से करते हैं और आगे जाके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर कनेक्ट कर जाते हैं। तो टॉप क्लास क्वेश्चन है। एग्जाम में स्पीड मेंटेन करनी है अच्छे से। इन सभी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं होना चाहिए जो पहली बार आप देखें कि ये कौन सा मेथड आ गया है ना। यही जेईई मेन की प्रिपरेशन होती है और एडवांस में भी सिमिलरली सेम ही बातें हैं। कॉन्सेप्ट फिक्स्ड है, एप्लीकेशन की बात हो रही है, तो इसके लिए स्पीड मेंटेन करिए, अच्छे से अच्छे सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मैं आपके साथ हुई से आपकी जेईई प्रिपरेशन के अंदर। चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन पर है। क्लियरली गिवन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो यहाँ पर री राइटिंग करते हैं पहले इसकी। डिवाइड बाई dx आपके पास है, साइन 2y को हमने लिख लिया 2y 2 sin y cos y। यहाँ हमारे पास है x³ 2 - x³ भी लिखा हुआ है और यहाँ पर है डेटा cos स्क्वायर y। ठीक है, कोशिश करते हैं इसको इससे डिवाइड करने के लिए। तो आपके पास x आ जाएगा अपॉन में cos स्क्वायर y डिवाइड बाई dx। cos से आप डिवाइड करोगे ना तो एक cos तो कट जाएगा और एक cos बचेगा आपके पास से। यहाँ पर है x³ और 2 - x³ भी आपके पास से बनेगा। ये है sec स्क्वायर y, ये आता है डिवाइड बाई dx माइनस, इस डेटा को पहचानिए, ये डेटा आता है 2 tan y 1/x आता है, ये है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है 2 टाइम्स x पावर क्यूब। दिस इज द डेटा जो हमें दिख रहा है। ये जो है डायरेक्टली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, बट दिस इज रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूट करके देखें कि चलिए पुट करके देखते हैं कि tan y का डेटा अगर हमने t रखा
तो रिजल्ट के बाद हमारे पास बनेगा सेक स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी, ये वाला डेटा आपके पास से 1 बन जाएगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। या अगर x के रेस्पेक्ट में लिखना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड बाई डी एक्स और ये सामने बनेगा आपके पास है डी टी बाई डी एक्स। अब जहां जहां हम रिप्लेस कर सकते हैं उस अकॉर्डिंग बात करें, सेक स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स, यही डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास से बन जाएगी डी टी बाई डी एक्स, ठीक। tan y का वैल्यू t है तो ये मेरे पास डेटा बनेगा 2/x टाइम्स t, 2 tan y की वैल्यू t है तो जो डेटा हमारे पास बनेगा, तो देखिए 2/x है, tan y की वैल्यू t बन गई, सामने आपके पास डेटा लिखा गया है x स्क्वायर 2 माइनस एक्स क्यूब आता है, ये डेटा आपके पास है, ठीक है। चलिए बनाते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। अब आ गया हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास से 2/x dx बनता है, ये बनेगा log x, e पावर x पावर -2 है जो 1/x स्क्वायर डेटा बना देगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपके पास से, यहां से डेटा बनाते हैं तो ये बनेगा आपके पास से t टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/x स्क्वायर, ये यहां मल्टीप्लाई होगा और इंटीग्रेशन के हिसाब से बनेगा 2 माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है। ये डेटा हमने बना दिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास से -2/x आता है, -2 log x आता है, पावर पे चला गया, ई और log चला गया, 1/x स्क्वायर आता है, ठीक है। ये डेटा आपके पास है। t अपने पास उधार का है, t कहां पर है, t इज tan y, ये आएगा आपके पास से tan y अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 2x बनता है, यहां से x पावर 4/4 प्लस c आपके पास से डेटा बन जाएगा, ठीक है। और कोई डेटा अगर हम यहां पर बनाना चाहें तो बात करते हैं उसके बारे में। हमें tan y की वैल्यू निकालनी है कि क्या डेटा बनेगा। यहां पर हमें एक डेटा और यहां पर गिवन होगा, y2 इज इक्वल टू x है, यहां पर कुछ करेक्शन है, लेट मी चेक क्या डेटा है जी। यहां पर y2 की वैल्यू 0 है, सो देयर इज स्मॉल करेक्शन हियर, y2 इज 0, और फिर हमसे बोला है कि इसका डेटा निकालिए, तो यानी x की वैल्यू 2 रखने पर y 0 आता है। सो इफ x इज इक्वल टू 2, y इज कमिंग एज 0, ये इसका मीनिंग है। तो वी आर गेटिंग 0, 4, 2 पावर 4 16 बनता है, द वैल्यू ऑफ c इज 0, ठीक है। आइए सिंप्लीफाई करते हैं, tan y अपॉन एक्स स्क्वायर बनता है 2x माइनस एक्स पावर 4/4 आपके पास है। डेटा बनाइए, tan y आपके पास है 2x पावर क्यूब बनता है, x पावर 6/4 आपके पास से लिखा हुआ है। हम जो चाहते हैं वो समझिए, tan ऑफ y ऑफ 1 पूछा है, तो यहां पर आप पुट कर दीजिए x इक्वल टू 1, तो आपके पास से डेटा बनेगा tan ऑफ y ऑफ 1 7/4 एज द फाइनल आंसर, 7/4, ठीक है। तो 7/4 इज सेकंड, वी आर गोइंग टू मार्क दिस एज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। बनाया। ये क्या है, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डायरेक्ट नहीं है, ये रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इट्स अ गुड क्वेश्चन जिसमें एक सब्स्टिट्यूशन किया, उसके बाद फिर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमको ध्यान रखना है जिसमें एक सब्स्टिट्यूशन पहले होगा, उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला प्रोसेस पूरा चालू हो जाता है। सो गुड क्वेश्चन, प्रैक्टिस करिए, ऐसे कोई भी नए कॉन्सेप्ट आपके जेईई मेन के पेपर में बिल्कुल नहीं आते। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जहां पर देखा जाए तो हमें एक फंक्शन से रिलेटेड एक डेटा दिया हुआ है, एक रिलेशन इक्वेशन है, जहां पर इंटीग्रेशन भी इन्वॉल्व है, जिसमें भी 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, x भी है और t भी है। वहीं पर एक और फंक्शन है g जो f के ऊपर डिपेंडेंट है, f+2 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी पहला वाला फंक्शन पहले कंप्यूट होना जरूरी है, उसके बाद जाके जब ये फंक्शन आएगा उसका हमसे मैक्सिमा मिनिमा इन्वॉल्व करवाया जा रहा है, मतलब AOD के ऊपर भी फिर आगे जाकर ये बेस्ड है। लेकिन अगर देखा जाए तो बाद वाला चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, या यहाँ पर जब हम देखते हैं क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा तो उस चैप्टर के अंदर एक काउंट होगा, ठीक है। यहाँ पहुंचने के बाद हम उस डेटा को सबसे पहले लिखने लगे कि fx से अपने पास है 1 - 2x
इसमें से अगर हम देखें तो e पावर x को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में नहीं t के रेस्पेक्ट में चल रहा है। तो दिस इज व्हाट वी कैन राइट, e पावर x आउटसाइड आ जाएगा और ये डेटा हम बना सकते हैं। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन है, चाहो तो हम इसको ऐसे ही डिफरेंशिएट कर दें। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। आपके पास से f डैश x आता है, ये 0 है, ये -2 है। e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही रहेगा। आगे पहुंचते हैं, ये है e पावर x और लेबनीज रूल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये बनता है e पावर -x, fx, x का डेरिवेटिव 1 है और ये है 0। ठीक है, अब आप थोड़ा इसको एनालाइज कीजिए तो शायद हम एक दूसरे को पहचान पाए कि क्या लिखा जाएगा। दिस इज कंडीशन नंबर 1। देखिए ये जो डेटा है यहाँ हमें फिर से नजर आ रहा है, तो ये डेटा यहाँ भी लिखा गया है, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो f डैश x इज इक्वल टू -2, ये जो डेटा है यहाँ से क्या लिखा जा सकता है आप देख लीजिए, fx -1 प्लस 2x ये लिख सकते हैं, प्लस e पावर x से e पावर -x कैंसिल है और यहाँ से fx आता है। सो लेट्स सी क्या डेटा अपने पास से बन रहा है। सो वी आर हैविंग f डैश x इज इक्वल टू 2fx और प्लस 2x -3, ये डेटा अपने पास से है। अब ये बन चुका है, अगर हम y को fx लेते हैं तो आप समझ पाएंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ जा रहा है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, और इसको मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, dy बाई dx इज इक्वल टू -2y इज इक्वल टू 2x -3, एंड विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले जा सकते हैं। तो क्वेश्चन बन गया है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का, y के आगे कोफिशिएंट -2 है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर यहाँ पर निकाला जाएगा वो e टू द पावर -2 dx बनेगा, जिसका कोफिशिएंट -2 है। तो ये डेटा आपके पास है e टू द पावर -2x। अब इसका इंटीग्रेशन आपको याद होगा तो बनता है y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सामने e टू द पावर -2x और 2x -3 लिखा हुआ है। बाय पार्ट्स अप्लाई करना है, इस कंसिडरिंग दिस एज अ फर्स्ट, दिस एज अ सेकंड फंक्शन, y e पावर -2x आता है, e पावर -2x बाय -2, first function 2x -3, there is a minus sign, e power -2x by -2 और इसका डेरिवेटिव आपके पास है 2 - 0 dx बनेगा। y e पावर -2x और यहाँ से थोड़ा डेटा देख लेते हैं, 3 - 2x by 2 e टू दी पावर -2x, माइनस माइनस सब जगह से अगर देखें 2 से 2 कैंसिल है, ये प्लस बन रहा है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, ये डेटा आपके पास और बनता है। जितना हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बना देते हैं। y है e टू दी पावर -2x, ये 2 ऊपर भी बनेगा आपके पास से। सो कितना ये डेटा बनता है थोड़ा उसको देख लेते हैं। एलसीएम 2 बन जाएगा, यहाँ आपके पास से 1 बनेगा, 1 यहाँ से कैंसिल होगा तो आपके पास से 2 - 2x e पावर -2x प्लस c। सो y is coming as y minus x c e power 2x, ये डेटा आपके पास आता है। दिस इज द fx, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये डेटा बनता है। कुछ और दिया है क्या हमें यहाँ पर, कुछ और एनी इंफॉर्मेशन? देखो ये गिवन है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, कुछ भी रख सकते हैं। अब मुझे कांस्टेंट ऑफ c चाहिए तो मैं इस इक्वेशन के अंदर x इक्वल टू 0 रख सकता हूँ। तो मैं पुट करता हूँ x इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन। इस गिवन इक्वेशन के अंदर मैंने x इक्वल टू 0 रखा। x इक्वल टू 0 रखने जाते हैं तो डेटा बनता है f ऑफ 0 1 - 0 और इंटीग्रेशन 0 से 0 बनेगा, वो 0 ही होता है। तो f ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो f ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 - 0 प्लस c e पावर 0, वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ c इज 0। c ही 0 आ गया है, तो जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है वो खत्म हो चुका है, यानी fx 1 - x है। fx आ चुका है 1 - x, ये पूरा एनालिसिस हो गया। अभी भी एग्जामिनर मार्क्स नहीं देना चाहते, अभी वो एओडी की तरफ ले जाना चाहते हैं। इसको कहते हैं लेंथ ईयर प्रॉब्लम, जब 2 सवाल आपके मिक्स करवा दिए हैं ताकि टाइम बच स्टूडेंट को ज़्यादा लगे। अब है gx पर बात, हम पहुंचे यहाँ पर gx, इंटीग्रेशन है 0 to x, यहाँ पर डेटा लिखा है ft + 2
एफ टी प्लस 2 पावर 15 है, t माइनस 4 है, t माइनस 4 6 आता है, t माइनस 4 पावर 6 आता है, t प्लस 12 टाइम्स dt बन जाता है, t प्लस 12 पावर dt बन जाता है। p एंड q आर रिस्पेक्टिवली पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा की बात हो रहा है। फंक्शन आप देखें एफ ऑफ इक्वल टू 0 है तो एफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स बनेगा। सो एफ ऑफ टी हमारे पास से 1 माइनस टी डेटा बनता है। अब यही अगर हम देखना चाहें तो ये g ऑफ x है, 0 टू x लिखा गया है। ये अगर आप रखेंगे 1 माइनस टी यहाँ पर, सो आई एम गेटिंग 3 माइनस टी पावर 15, ये 6 है, t प्लस 12 पावर 17 dt। अब हम इसके मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास है 3 माइनस एक्स पावर 15, x माइनस 4 पावर 6 और यह है x प्लस 12 पावर 17, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट 0 का 0। कौन कौन से पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं? -12, 3 एंड 4 ये डेटा है। -12, 3 एंड 4 आपके पास से डेटा है। 4 से बड़ा नंबर रख लेते हैं 5, प्लस यहाँ देखोगे तो माइनस दिखता है क्योंकि -2 बचेगा, पावर 15 है ऑड, इससे नेगेटिव साइन। 4 लिखा हुआ है यहाँ पर, इवन पावर आपके पास है तो साइन चेंज नहीं होगा, रिटेन करेगा। 3 इसकी वजह से आता है, यहाँ ऑड पावर से तो यहाँ रहेगा प्लस। -12 आपके पास लिखा गया है तो यहाँ पर अगर हम 17 पावर को देखें ये ऑड है, साइन चेंज। ठीक है, जी डैश एक्स का एनालिसिस कर लिया। बस यही तो होता है किसी भी फंक्शन का एनालिसिस करना, कब बढ़ता है कब घटता है, डेरिवेटिव निकालिए बात पता चल जाती है। तो यहाँ पर ये मिनिमा है, दिस इज अ मिनिमा, दिस इज अ मैक्सिमा, दिस इज नो एक्सट्रीमा। यहाँ पर ना मैक्सिमा है ना मिनिमा, इट इज नो एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा होने के लिए उसका एफ डैश एक्स का यानी उसके डेरिवेटिव का मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए साइन चेंज होना जरूरी है, यहाँ नहीं है। तो ये डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज करेगा, सो इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यहां प्लस से माइनस से इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद फिर डिक्रीज करेगा माइनस, तो देखो कैसा डायग्राम बना, लोकल मैक्सिमा। तो इस प्लस माइनस से ही बात समझ में आ जाती है कि क्या लिखना है। अब आए सवाल के लिए, क्या पूछा गया है? P रिप्रेजेंट्स पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड Q इज द लोकल मैक्सिमा। फिर P प्लस Q का मॉड पूछा है। तो पहले वाला मिनिमा है, तो मिनिमा ये रहा, P का वैल्यू -12 है और मैक्सिमा आपके पास है ये है। P प्लस Q का मॉड आप निकालेंगे तो -9 आता है। 9 इज योर फाइनल आंसर। 9 इसका बढ़िया आंसर बन जाएगा। तो ये सवाल कैसा बना? अच्छा सवाल है, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। आई विल मार्क दिस एज अ गुड प्रॉब्लम। जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, जिनकी स्पीड होगी, एग्जाम ही स्पीड का है जेई में, जिसकी स्पीड है, प्रैक्टिस है, रूटीन कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस है, वो क्रैक कर देता है। बात यह है, तो प्रैक्टिस हो। जो बच्चे सोच के बैठे हैं कि नहीं केमिस्ट्री से टाइम मिलेगा, फिजिक्स से टाइम मिलेगा, तो बचा हुआ सवाल में टाइम मैथ्स पे लगा दूंगा, अगर वो दोनों पेपर टफ आ गए तो फिर तो आपको मैथ्स के लिए कभी टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिए कि हर कॉन्सेप्ट को आप अपने दिल से अटेम्प्ट करें, फोकस्ड होकर ट्राई करें और जितनी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है उसको दीजिए, तभी जाके आपको दोस्ती उससे होगी उस पर्टिकुलर चैप्टर से। कई बच्चे इसको देख के सोचते हैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और एओडी मिक्स है, नहीं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट हुआ है। ठीक है, स्मार्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। वापस से कुछ दिनों बाद आपसे सवाल नहीं हुआ, फिर से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा 15 दिन बाद। Definitely your marks and your concept will improve in mathematics. So dear students, कैसे आप लोग सभी? एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जेई मेन का क्वेश्चन है और डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो कि बहुत स्कोरिंग टॉपिक माना जाता है उसके ऊपर है। आइए, क्या लिखा गया है ध्यान से पढ़िए। रीराइट करते हैं जो गिवन इक्वेशन है। सो रीराइटिंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास डेटा बनता है x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉट एक्स डी एक्स आपके पास से डेटा बनेगा। अब आप देखिए, तो ये आप चाहो तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से बना सकते हो, वरना ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ बात जा रही है। ये प्रोसेस अगर आप देखें, दिस इज डी ऑफ वाई बाई एक्स और यहाँ पर ये कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बनेगा, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन।
फर्स्ट वाला पार्ट y बाई एक्स बन जाएगा और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी बनता है। दिस इज द इक्वेशन। पूछा है y ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू पाई बाय 2 है, जिसका मतलब है कि x अगर पाई बाय 2 होगा तो y भी पाई बाय 2 बनेगा। y ऑफ पाई बाय 2 पाई बाय 2 है। यहाँ डेटा रखिए, y पाई बाय 2, x पाई बाय 2 1 आता है, इक्वल टू लॉग साइन पाई बाय 2 1, लॉग 1 की वैल्यू 0 है और c का वैल्यू 1 आता है निकल के। ठीक है, c का वैल्यू 1 निकल के आता है। तो डेटा अगर हम देखें यहां से तो बन रहा है y इज इक्वल टू एक्स से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 प्लस लॉग साइन एक्स, ये एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, c की वैल्यू 1 है तो x टाइम्स लॉग साइन एक्स प्लस 1। अब कुछ डेटा हमें कंप्यूट करने, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। जो बोला है वही निकाल देते हैं डायरेक्टली। y ऑफ पाई बाय 6 टाइम्स माइनस 8 टाइम्स y ऑफ पाई बाय 4, तो 6 टाइम्स कर दीजिए। आपके पास से पहले पाई बाय 6 आप लिखेंगे, 1 प्लस लॉग ऑफ साइन पाई बाय 6 की वैल्यू हाफ आती है, फिर 8 करना है, पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई रहेगा, 1 प्लस लॉग है साइन 45 पर 1 बाय रूट 2 डेटा बनता है, 6 से 6 चला जाएगा, आपके पास से पाई बनेगा और ये 6 लॉग हाफ आपके पास से बनेगा, ये कैंसिल होगा, आपके पास 2 पाई बनेगा, 8 आएगा, फिर यहाँ पर पाई भी मल्टीप्लाइड रहेगा और ln हाफ पावर हाफ, रूट 2 है मतलब 2 पावर हाफ है। चलिए सिंप्लीफाई करके कोशिश करते हैं बनाने की, क्या डेटा हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो ये तो देखो सिंप्लीफाई है, 6 से 6 जा चुका है। लेट मी रीचेक इट। तो यहाँ पर आपके पास से सिर्फ पाई ही बचेगा, दिस इज व्हाट पाई, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ ये 2 पाई बनेगा। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है किसी भी पॉइंट पर, वरना फिर कुछ भी सीखने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम आंसर तक नहीं पहुंचे तो फिर कोई मीनिंग नहीं आता है। ठीक है, पाई आपके पास बना और यहाँ आपके पास से डेटा है और ये माइनस आपके पास से 2 पाई, माइनस 2 पाई भी आपके पास से डेटा बनेगा। ठीक है, तो पाई है, ये 2 पाई है, सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस पाई बनता है, पाई आपके पास लिखा गया है, ये है लॉग ऑफ हाफ, 2 आपके पास कॉमन है और ये पावर आगे आ जाएगी, आपके पास लॉग ऑफ हाफ फिर से लिखा गया है, एक ही बार लॉग है, 2 से 2 चला गया और ये दोनों भी कैंसिल हो गए हैं। अल्टीमेटली द आंसर इज माइनस पाई। तो वी आर गोइंग टू मार्क माइनस पाई एज द फाइनल आंसर, माइनस पाई। ठीक है, स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन है, प्रैक्टिस की बात है, इनको सॉल्व करते रहिए और अपना स्कोर जेईई मेन के अंदर अच्छा करते रहिए।